यो भाई लोग, हंटर हंटर तुम आज का थंबनेल और टाइटल देख के सरप्राइज हो गए कि भाई वन पंच मैन डेली डालने वाले थे ना। अब सी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी कि भाई हंटर हंटर की जो वीडियो थी, हंटर हंटर की मांगा आफ्टर एनीमे जो एक्सप्लेनेशन था उसकी वीडियो डालो प्लीज। बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो इसलिए आज मैं हंटर हंटर की वीडियो डालने वाला हूं। और इस वीडियो में आफ्टर एनीमे तुम्हें पूरी हंटर हंटर की मांगा देखने को मिल जाएगी एक ही वीडियो के अंदर। इस एनीमे की जो मांगा है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट मांगास में से एक है। सबसे पहले तो वो समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या होता रहता है उसमें, और सेकेंडली जो वर्ल्ड है हंटर हंटर का वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी तक तो हमने कुछ भी उसका एक्सप्लोर तक नहीं किया है। हंटर हंटर के जो ऑथर हैं, जो मांगा का है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए कंसिस्टेंट उसके चैप्टर्स नहीं आए। अगर वो रेगुलर वीकली चैप्टर्स आते तो इसका वर्ल्ड तुम सुनकर हैरान हो जाओगे, वन पीस से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ी मांगा बन जाती है इसकी। खैर, इसके पैच में चैप्टर्स आते हैं, लाइक 10 चैप्टर एक साथ आ गए काफी टाइम बाद। तो आफ्टर एनीमे, जहां एनीमे हंटर हंटर खत्म हुआ था कि गॉन अपने फादर जिंग फ्रीक से मिलता है, उसके बाद का पूरा मांगा मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि इस वीडियो में भी बहुत सारी कमियां हैं। एक तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, दूसरी चीज मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं इसमें। जो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी होनी चाहिए थी वही विद टाइम तुम धीरे धीरे सीखते हो। अभी मेरा एक्सप्लेनेशन जाहिर सी बात है पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और अभी भी बेस्ट नहीं है। मैं अभी भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं अपने एक्सप्लेनेशन को। तो ये थोड़ी पुरानी वीडियो, तो इसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, लेकिन जितना मेरे से हो पाया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने पूरी कोशिश करी है, लाइक काइंड ऑफ स्टोरी को सम अप करने की। और सबसे ज्यादा हंटर हंटर की मांगा में कंफ्यूजन होता है कैरेक्टर्स को लेकर, कि नए नए कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं डार्क कॉन्टिनेंट आर्क के अंदर। तो एक से समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, कहां से क्या स्टोरी जा रही है, कहां से क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देखते हो एक बार दो बार नॉर्मल स्पीड पर, लाइक 1x पर, अगर जरूरत पड़े तो 0.85x पर भी देख लेना क्योंकि बहुत सारे ही कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा करते हो तो स्टोरी ज्यादा समझ में आएगी। और इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं, जितना मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है, इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत जल्द ही आने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लेना और तब वो चैप्टर आते हैं, और तब तक हमारा वन पंच मैन की भी मांगा खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट हम कागोराबाची स्टार्ट कर चुके होंगे तब तक। तो अगर मेरे को नीड लगेगी मैं कुछ वीडियोस और डाल दूंगा हंटर हंटर की इस काइंड ऑफ स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए, छोटी छोटी वीडियोस में, 20-25 मिनट की वीडियोस में, जिससे थोड़ा मैं सम अप कर पाऊं, जिससे तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाओ तुम कि हाँ हंटर हंटर के डार्क कॉन्टिनेंट में ये छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं साइड बाय साइड। तो ये एक तरीके से वार्निंग काइंड ऑफ दी है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, और मैंने पहले बता दिया कि ये एकदम बेस्ट वीडियो नहीं है एक्सप्लेनेशन में, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। इतने सारे लोगों ने बोला था तो मैंने डाल रहा हूं ये वीडियो को। तो मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठो और पूरी वीडियो एंजॉय करो। तो एनीमे के बाद ना डार्क कॉन्टिनेंट आर्क आती है, सक्सेशन आर्क आती है, और हिसुका के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, फैंटम ट्रूप के साथ बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा रिकैप मारते हैं जो लास्ट आर्क में हुआ था। तो सीरीज में लास्ट आर्क दिखाया जाता है कि 13 चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा होता है। आइजक नेटेरो की जब डेथ हो जाती है उसके बाद जोडियक्स एक साथ आते हैं हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में डिस्कस करने के लिए कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा, और हमें लूका जोल्डिक का छोटा सा इंट्रो दिया जाता है जो गॉन को हील करता है। और हिसुका इलेक्शन में जाता है एक ब्लैंक बैलेट को लेके अपना वोट डाल ले, और वही पेरिस्टन इलेक्शन को जीत जाता है, और वो चीटा को वाइस चेयरमैन अपॉइंट कर देता है और इमीडिएटली रिजाइन कर देता है। और गॉन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचता है वर्ल्ड ट्री को क्लाइम करके, और वहां पहली बार अच्छा खासा डिस्कशन करता है वो अपने पापा के साथ। और यही इसी डिस्कशन में हमें पता चलता है जितना भी वर्ल्ड हमें अभी तक पता था ना हंटर हंटर का, वो बहुत छुटकू सा, वो इतना सा पोर्शन है पूरी अर्थ का, और उस प्लेस के अलावा बहुत लार्ज कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जहां पे बहुत ही ज्यादा कम बंदे गए, और वहीं से काइमेरा एंड्स आए थे। ये पॉइंट याद रखना। और फिर एंड में हमें कुरापिका को दिखाया जाता है जिसने काफी सारे स्कारलेट आइज को कलेक्ट कर लिया होता है। तो अब हमारा छोटा सा रिकैप हो गया, आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन आर्क। क्वीन जोडियक के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है इमरजेंसी बोलता हुआ, क्योंकि चीटो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही होती है, और बाकी के जोडियक सोच रहे होते हैं ये वाइस चेयरमैनशिप से अपना रिजाइन दे रही होगी। और बीन एक वीडियो शो करता है जिसमें काकिन एम्पायर एक बर्डन ले रहा है अपने ऊपर और उसे डार्क कॉन्टिनेंट में जाना है। और डार्क कॉन्टिनेंट ऐसी प्लेस है जहां पे अलग अलग तरीके की ह्यूमैनिटीज एग्जिस्ट करती है, और उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मैजिकल बीस्ट। और जो भी ह्यूमन, जिस भी बंदे ने वहां पे जाने की कोशिश करी है अभी तक, वो मारा ही है। और अभी प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ने ट्रीटी साइन कर रखी है कि कोई भी बंदा डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं जाएगा, और वो भी 200 साल से। और ये जो बंदा है काकिन एम्पायर से, ये काकिन एम्पायर किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता, और उन्हें जाना ही है डार्क कॉन्टिनेंट में। और चीटो बताती है 30 साल पहले ही ये काकिन एक न्यू नेशन बना है, और उसी की वजह से जो पहले 200 साल पहले ट्रीटी हुई थी ना कि कोई भी डार्क कॉन्टिनेंट में नहीं जाएगा, वो ट्रीटी इन पे लागू नहीं होती। और बीन बोलता है ये तो कुछ नहीं है, रियल जो डेंजरस चीज है वो ये है। फिर वो वीडियो देखते हैं जिसमें काकिन एम्परर एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि लीड करेगा इस एक्सपेडिशन को, और वो कौन होता है? नेट्रो का सन। हाँ, वही वो बुड्ढा जो चेयरमैन था उसी का बेटा, जो कि है बियॉन्ड नेट्रो। और सारे लोग वहां बैठे हुए सरप्राइज हो जाते हैं कि उस बुड्ढे का बेटा भी है एक
पब्लिक और जो भी बंदा न्यू वर्ल्ड को देखना चाहता है वो हमारी प्रेशियस फैमिली का पार्ट है। तो चलो हम न्यू वर्ल्ड में चलते हैं, ये हमारा बियॉन्ड नेट्रो बोल रहा होता है और वो आगे बोलता है मैं तुम्हें जरूर वहां पे ले जाऊंगा। और बीन बोलता है जो चेयरमैन थे वो 2 डीवीडी छोड़ के गया है और चेयरमैन ने बोला था अगर कोई भी बंदा पब्लिक में से अपने आप को मेरा चाइल्ड बोलता है तो ये डीवीडी को Zodiac 12 को दिखा देना। फिर चीटो अपनी अनाउंसमेंट देती है और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में सब लोग पागल हो रखे होते हैं कि भाई एक्सपीडिशन होगा डार्क कॉन्टिनेंट का और जो लीगल वर्क है डार्क कॉन्टिनेंट में जाने का उसको हमारा ये बियॉन्ड नेट्रो इग्नोर ही कर देता है बिल्कुल। वो अपने 10 फॉलोअर्स को स्पीच देता है और उनमें पेरिस्टोन भी था, हाँ, जिसने अपनी चेयरमैनशिप से रिजाइन दिया था। और V5 को नया मिशन दिया जाता है, उन्हें हंट करना है बियॉन्ड नेट्रो को। और आईपीए का जो डायरेक्टर है और उसका डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टाइनर रोल को डिस्कस कर रहे होते हैं कि V5 का रोल क्या रहेगा जो आगे आने वाली डार्क कॉन्टिनेंट जर्नी है उसमें। और फिर डायरेक्टर स्टाइनर को बताता है कि लास्ट टाइम जब लोग गए थे पता क्या हुआ था वहां। वो उसे एक बुक देता है जिस बुक का टाइटल होता है जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड, जिस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन थी काफी 100 साल पहले के ट्रेवल की। और फिर वो स्टाइनर को बताता है कि इस बुक का सारा कंटेंट मेमोराइज करो पहले। फिर जोसन एक ह्यूमनॉइड क्रीचर ग्लास के सामने एक साथ स्लैम करता है और स्टाइनर को एकदम घूर रहा होता है और वही बंदा बचा हुआ है सिर्फ जो हंटर्स एक्सपेडिशन में गए थे ना डार्क कॉन्टिनेंट में उनमें से। और अब ये बंदा इम्यून टू डेथ है। और हमारे ज़ोडिएक्स डीवीडी देख रहे होते हैं जिसमें नेट्रो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसका बेटा पहले भी एक बार डार्क कॉन्टिनेंट में जा चुका है और वो तब आया अपने साथ काफी सारे थ्रेट्स लेके आया। और नेट्रो ये चाहता है कि हंटर एसोसिएशन डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करे उसके बेटे से पहले। और फिर ज़ोडिएक्स आपस में डिस्कस करते हैं इस मैटर को और सजेस्ट करते हैं कि हमारा जिंग इतना क्रेजी है जो जा सकता है वहां सीरियसली। और फिर बीन को कॉल आता है बियॉन्ड नेट्रो से और फिर हमारा बियॉन्ड नेट्रो ज़ोडिएक के सामने आ जाता है और उन्हें बोलता है कि वो V5 से बोल दें कि ज़ोडिएक्स ने उसे कैप्चर कर लिया। और तभी स्टैनर पढ़ रहा होता है 5 ऐसे थ्रेट्स जो कि डार्क कॉन्टिनेंट से आए यहाँ पे। पहला वेपन ब्रायन, फिर डिजायर ऑफ कोडिपेंडेंस और फिर 2 टिल्ड स्नेक हेलबेल, नेक्स्ट ह्यूमन फीडिंग बीस्ट पापू और फिर इमोर्टल सिकनेस जो कि है ज़ोबे डिसीज। और फिर चीटो इंटेरोगेट करती है बियॉन्ड नेट्रो को जिसमें हमारा नेट्रो बोलता है अभी तक 149 वॉयजेस किए गए डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ और उनमें से सिर्फ 28 सर्वाइवर्स बचे हैं। लेकिन बिना गाइड्स की एड के मैनकाइंड ने आज तक सक्सेसफुली एक भी वॉयज नहीं किया है। और इवन जो 28 सर्वाइवर्स बचे थे उन 28 में से सिर्फ 3 बंदे वापस लाइफ में नॉर्मल हो पाए और गाइड्स को गेटकीपर बोला जाता है। और फिर स्टैनर ये सजेस्ट करता है कि उन्हें काकिन एम्पायर को ज्वाइन करना चाहिए और उन्हें V6 बनाना चाहिए। और फिर इंटेरोगेशन में बियॉन्ड ऑफर करता है कि वो किंग ऑफ काकिन को एकदम हिस्टोरिकल फिगर बना देगा अगर काकिन एम्पायर उसे डार्क कॉन्टिनेंट जाने देता है, समझ रहे हो। और फिर ज़ोडिएक्स रेजिस्टेंस दिखाते हैं और फिर थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो बियॉन्ड के साथ जाएंगे उसके डार्क कॉन्टिनेंट के एक्सपेडिशन पे। हाँ, लेकिन बियॉन्ड अंडर अरेस्ट ही रहेगा और वो पता नहीं क्यों इस बात को सुन के खुश हो रहा होता है। और किसी अलग ही जगह पे एक ब्लैक व्हेल ट्रांसपोर्ट शिप अपीयर होती है। ये शिप 2 लाख लोगों को कैरी कर सकती है और आगे आने वाली ईयर्स में कॉकिन एम्परर 1 मिलियन लोगों को भेजेगा डार्क कॉन्टिनेंट में। पागल है पता नहीं। फिर हमारे जिंग भाई साहब पहुंचते हैं वही हमारे बियॉन्ड स्टार कॉन्टिनेंट के एक्सपेडिशन टीम में और बोलता है मुझे भी थोड़ा फन करना है। और फिर जिंग बोलता है पेरिस्टन के पास 5000 कैमरा है उसके डिस्पोजल पे और जिंग उसका प्लेमेट बन सकता है। और फिर चीटो लियोरियो को इनवाइट करती है ज़ोडिएक्स के अंदर। ओहो, रीचिंग सम हाइट्स। स्टार्टिंग में तो थोड़ा वो स्केप्टिकल होता है कि उसे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो ये सोचता है कि क्या कुरापे का भी ज्वाइन कर सकता है। और फिर पेरिस्टन बोलता है चीटा रिक्रूट करेगी हंटर एग्जाम के थ्रू इस एक्सपेडिशन के लिए। और जिंग सोच रहा होता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। पेरिस्टन बोलता है अपने आप को कि मैं नंबर 2 और फिर जिंग भी अपने आप को नंबर 2 बोलता है कि मैं भी नंबर 2। और वहां पे जितने भी लोग होते हैं सबको बोल देता है कि मैं तुम सबको चैलेंज करता हूं, किसी को भी अगर टेस्ट करना है मुझे तो कर लो। फिर हमें मीजा की नई एबिलिटी दिखाई जाती है जो कि होती है क्रॉस गेम, जिसकी वजह से वो लोगों की मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन कर सकता है कार्ड्स को यूज करके। फिर वो बंदा कुरापेका से मिलता है और उसे बताता है 4th प्रिंस जो है काकिन एम्पायर का उस बंदे के पास बहुत सारी स्कारलेट आइज है। और फिर कुरापेका भी ज़ोडिएक्स को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उस बंदे का मेन मकसद ही स्कारलेट आइज। फिर 2 बंदे डिसाइड करते हैं कि वो जिंग से फाइट करेंगे लेकिन फिर जिंग ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी पेमेंट को डबल कर दूंगा ताकि वो नंबर 2 रह पाए। पता नहीं इसे क्या ऑब्सेशन है नंबर 2 पे। और फिर हमें पता चलता है कि पेरिस्टन को भी पैसे नहीं मिले हैं बियॉन्ड से उसके मिशन के लिए। फिर हमारा म्यूसे वॉर्न करता है कुरापेका को कि उस प्रिंस की एक डार्कर साइड है और सीरियसली जब तुम्हें पता चलेगी ना तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। और किसी और जगह हमारा गॉन अपनी नैन को एक्सेस नहीं कर पा रहा होता है। और फिर जिंग बताता है डार्क कॉन्टिनेंट के 5 थ्रेट्स हैं जो कि कैमरा एंड से काफी ज्यादा पावरफुल है और हंटर एसोसिएशन ने अलायंस बनाई है बियॉन्ड नेट्रो के साथ उसकी एक्सपेडिशन में डार्क कॉन्टिनेंट के लिए। और नेट्रो के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसके एक्सपेडिशन पे उसे कंपनी दी थी हॉर्सड्रॉवर ने और जिग ज़ोल्डिक ने और वहां पे बियॉन्ड ना जाए इसीलिए नेट्रो ने बैन लगाया था कि उस कॉन्टिनेंट पे कोई नहीं जाएगा। और जो बंदा गिंग से पैसे लेता है वो बंदा वापस आता है और वो उस पैसे से अपनी छोटी बहन को बचाता है हॉस्पिटल से, जिसकी वजह से गिंग सेकंड हो जाता है। फिर जीन एक्सप्लेन करता है कि एक बंदे ने एक्सप्लोर किया वो कॉन्टिनेंट और उसने एक जनरल मेंटेन करी है और उस जनरल का नाम ईस्ट और वेस्ट पे रखा गया है लेकिन जो वेस्ट जनरल है वो अभी तक नहीं मिली। और गिंग ये बोलता है शायद से वेस्ट पार्ट अभी भी लिखा जा रहा है। और क्या नाम लेता है वो? डॉन फ्रीक्स। और फिर हमारा गॉन जिंग से बात करता है और उसे बताता है कि वो अब नैन यूज नहीं कर पा रहा और जिंग बोलता है कि वो लकी है कि उसने उससे ज्यादा कुछ और नहीं खोया और उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो वापस जाए और कोई एक चीज ढूंढे। और फिर गॉन ये सुन के वेल आइलैंड पे चला जाता है वापस और फिर मीटो से मिलता है और अपनी ग्रैंड मदर से। फिर बियॉन्ड की टीम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिंग की मनी को रिफ्यूज कर दिया और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने एक्सेप्ट किया उसके नंबर 2 स्पॉट के साथ। और हमारे ये पेरिस्टन उनमें से जिन्होंने उसका नंबर 2 स्पॉट एक्सेप्ट कर लिया। फिर जिंग डिटरमिन करता है कि ये हमारी टीम एक्सपर्ट टेम्प हंटर से बनी होनी चाहिए। टेम्प हंटर्स वो होते हैं जिनकी गवर्नमेंटल जॉब होती है। फिर पेरिस्टन कन्फेस करता है कि जिंग की ये प्रोसेस बिल्कुल उसकी जैसी है जिसकी वजह से वो जिंग को और भी ज्यादा हेट करता है। और एक अलग ही जगह हमें 4th प्रिंस ऑफ काकिन दिखाया जाता है एक बाथरूम में और चारों तरफ खून ही खून होता है और वो डिमांड कर
कर रहा होता है अनदर पेयर ऑफ वुमेन की। फिर चीटो बियॉन्ड से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर वो कोई भी रूल को ब्रेक करता है तो वो एंटायर लाइफ जेल में रहेगा, और जिसको सुन के वो एक्सेप्ट कर लेता है। और मीजा सोच रहा होता है हमारा कुरापिका उस प्रिंस का क्या करेगा स्कारलेट आइज को वापस लेने के बाद। कुरापिका घंटा कुछ नहीं सोच रहा, उसे बस स्कारलेट आइज वापस चाहिए, और वो सोच रहा होता है उस प्रिंस का थोड़ा बहुत तो दिल चेंज ही होगा उस मैटर में। और कुरापिका को कोड नेम दिया जाता है रेड, और लियोरियो को कोड नेम दिया जाता है बोर का। हाँ, उसने मुक्का मारा था हमारी जिंग को भरी कॉन्फ्रेंस में। और जो डेंजर रैंक है 5 कैलेमिटीज का डार्क कॉन्टिनेंट में, वो है B+, जो कि उन काइमेरा एंड से काफी ऊपर है, जिन्होंने इतनी तबाही मचाई थी। काइमेरा एंड्स B रैंक के थे बस। लियोरियो सोच रहा होता है कि वो उनसे लड़ भी पाएंगे और नेट्रो के सन को भी रोक पाएंगे। और फिर कुरापिका बोलता है कि बियॉन्ड के और भी एलाइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो ये बोलता है पेरिशन साइसोस का एलाई है। और फिर मीजा सीक्रेटली बोलता है कुरापिका को कि वो भी एग्री करता है कि हाँ स्पाई तो है ज़ोडिएक्स के अंदर कोई ना कोई। फिर ज़ोडिएक्स को 4 अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। साइंस डिवीजन जिसमें चीडल, जेल और लियोरियो होते हैं। फिर इंटेलिजेंस डिवीजन जिसमें मीजाई, पायन, साचो और कुरापिका होते हैं। फिर नेक्स्ट डिफेंस जिसमें बोबाई, सायू और कांसाई होते हैं। और नेक्स्ट फ्लोरल जिसमें होते हैं चक और गिंटा। इस मीटिंग के 1 महीने बाद जिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है एक नई एबिलिटी जिसमें वो अपनी बॉडी में से वर्ड्स निकालने लगता है, और एक एंशिएंट वोकैबुलरी चैलेंज हारने के बाद जिंग से करली भी एक्सेप्ट कर लेता है उसकी पोजीशन एज नंबर 2। और फिर पेरिस्टन बोलता है कि उनके सारे साइड असैसिन्स फेल कर चुके हैं हंटर एग्जाम को, क्योंकि कुरापिका ने काफी अच्छे एफर्ट्स डाले स्क्रीनिंग पर। और फिर पेरिस्टन बोलता है बियॉन्ड नेटरो एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा जैसे ही वो न्यू कॉन्टिनेंट पे पहुंचेंगे। और जिन असैसिन्स ने फेल किया है हंटर एग्जाम, वो लोग चाहते हैं या तो जिंग या फिर पेरिस्टन लीव कर दे टीम को। और फिर वो दोनों अपने ऑप्शंस को प्रपोज करते हैं, या तो वो सारे ही छोड़ देंगे या फिर सारे ही मर जाएंगे। और जो मुहूर का असैसिन होता है वो अटैक कर देता है। और फिर वहां से भागने के बाद जिंग वही लियोरियो को पंच जो उसने कॉन्फ्रेंस में मारा था, वही सेम पंच यूज करता है उन सबको ऑब्लिटरेट करने के लिए, जिसे देख के हमें पता चलता है अगर जिंग कभी भी किसी भी अटैक से हिट हुआ वो उसे इमिटेट कर सकता है। फिर वो पल्सेस ऑफ ऑरा यूज करता है बाकी के जो 2 बचे हुए उनकी लोकेशन को पता करने के लिए, और फिर उनको भी उड़ा देता है। और किंग सोचता है कि ये अटैक पेरिस्टन ने किया है, उसकी एबिलिटीज को पता कर रहा होता है वो। फिर मोहर जिंग को एक गोलम दिखाता है जो कि वेपन्स को उड़ा सकता है, और वो ओरा बुलेट्स यूज करता है। और फिर मोहर जिंग को बताता है कि उसको ये प्रैक्टिस लग रही है, उसे पैसा देना क्योंकि उसे नंबर 2 आना है, ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल है और उसे अमेंड्स चाहिए। और किंग ऑफर देता है कि वो डोनेट करेगा नोएल फाउंडेशन में, जो कि ये फाउंडेशन उन फैमिलीज को हेल्प करती है जिन फैमिली से सोल्जर आए और वो मर गए। और इवन अगर जिंग को अपना ग्रैंड चाइल्ड का भी अकाउंट बनवाना है उसे भी सोल्जर कंसीडर कर लिया जाएगा, और फिर वो भी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं कर सकता ग्रैंडफादर के अकाउंट से, समझ रहे। और फिर मोहर एग्री कर जाता है पैसे लेने के लिए फाउंडेशन से, और एक्सेप्ट कर लेता है जिंग के रोल को एज नंबर 2। और मोहर सारे के सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करने लगता है। और जिंग ने जैसे कि अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए डोनेट कर लिया है, वो उससे ऑर्डर लेने लग गया है। और फिर पेरिस्टन कांग्रेचुलेट करता है जिंग को कि तुम नंबर 2 बन गए। और फिर 289 हंटर एग्जाम में कुरापिका अपनी डाउजिंग चेन यूज करता है, जिससे कि वो एप्लीकेंट्स के आंसर में पता कर पाए कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, ये देखने के लिए कि वो बियॉन्ड के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसकी टेक्निक से पता चल सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है नहीं, लेकिन सिर्फ तब तक उनकी मेमोरी में है। अगर वो अपनी मेमोरी ही इरेज कर दें तब नहीं पता चलेगा। फिर वही प्रिंस अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है बेंजामिन से, और फिर बेंजामिन बोलता है एक बंदा जिस बंदे ने सर्वाइव किया उस वेज को, उसी को किंग बना दिया जाएगा, और फिर हम 2 थ्रोन के लिए फाइट करेंगे। और फिर उस प्रिंस को पता चलता है कि उसके 5 बॉडीगार्ड ने हंटर एग्जाम को पास कर लिया है, और बेंजामिन और टाइसन्स के बॉडीगार्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था हंटर एसोसिएशन एग्जाम के अंदर। और जो एक और प्रिंस है लुइस सुब्रू, उसके बॉडीगार्ड फेल हो गए सारे। और फिर मिजे बताता है कि सारे के सारे ज़ोडिएक्स को अलग अलग फ्रैक्शंस में कर दिया गया है, और एक फ्रैक्शन के बंदे को दूसरे फ्रैक्शन के बंदे की नैन एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी टीम एक स्पेशल टीम के अंदर आती है उस फ्रैक्शन के, वो विलिंगली एक दूसरे को अपनी नैन एबिलिटीज बता सकता है, जिससे कि कोऑपरेशन में आसानी हो। फिर मिजे बताता है सारे के सारे ज़ोडिएक्स को कि एक स्पाई है हमारे बीच में, और फिर वो उन सभी को अपनी नैन एबिलिटी शो कर देता है जो कि क्रॉस गेम है, जिसको यूज करके वो पता कर पाए कि कौन है भाई ट्रेटर। और हमारा कुरापिका मॉनिटर पे ये सब होता हुआ देख रहा होता है, और उसे पता चल जाता है कि सायू ट्रेटर है। और जैसे ये ट्रेटर के बारे में पता चल जाता है, इसी के साथ ही हमारे ये डार्क कॉन्टिनेंट के एक्सपेडिशन आर्क खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट उसके बाद आती है सक्सेशन आर्क। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में बताया जाता है कि किंग्स रूम में सक्सेशन सिर्फ 14 प्रिंसेस तक ही लिमिटेड है, और उसका सक्सेशन तभी शुरू हो जाएगा तब वो ब्लैक वेल, याद है ना, वही उसका डिपार्चर का हॉर्न का साउंड आएगा, और अगर कोई भी कैंडिडेट साउंड की हॉर्न से पहले ही मर जाता है तो ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर 14 प्रिंसेस को दिखाया जाता है, और उनमें से कुछ तो अभी भी बच्चे ही हैं, और उनके रॉयल ब्लड को सी अर्न में प्लेस किया गया है, जो उन्हें एक गार्डियन सीक्रेट बीस्ट प्रोवाइड करता है। हाँ, लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है किंग्स का गार्डियन सीक्रेट बीस्ट, और हाँ बहुत ज्यादा वल्गर लगता है वो देखने में। और फिर 8 अगस्त को, आज से 35 दिन बाद, वो बड़ी सी वेल डिपार्चर करेगी। फिर मीसाई बियॉन्ड से पूछता है कि कौन है ज़ोडिएक में बियॉन्ड का बंदा। फिर मीसाई को पता चलता है कि बियॉन्ड को कुछ भी नहीं मालूम है सायू के बारे में, और वो ये सोचता है कि पेरिस्टन इंचार्ज है, और जो सायू है उसके साथ मिला हुआ है, जो कि बियॉन्ड को रेस्क्यू करेगा। और उनकी एक पहली मीटिंग में उसे पता चला था कि सायू 3 मंकीज को समन कर सकता है, जिससे वो लोगों को उनकी आंखों के सामने से उठा सकता है, सुन के या फिर बोल के। फिर मीसाई और कुरापिका ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि उन दोनों को एनिमीज को पता नहीं चलने देना है ना, कि उन्हें पहले ही भलक लग जाए, और वो दोनों सायू को रिस्ट्रेन करके रखेंगे, तब वो न्यू कॉन्टिनेंट में पहुंचने वाले होंगे तभी। फिर वो दोनों सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे कैसे बैकलैश मिल सकता है उनकी सीक्रेट अलायंस से, क्योंकि उन्हें सायू को कैप्चर करना है। फिर उन्हें पता चलता है कि जैसन, जो कि काकिन प्रिंसेस है, वो बॉडीगार्ड ढूंढ रही है, कम से कम 6। इसका मतलब जो उन्होंने रिड्यूस किया इतने टाइम से हंटर एग्जाम में, वही सारे स्पाइस, वही सारे लोग उस शिप में रहेंगे उस टाइम पे। और प्रिंसेस जो है हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं अपने बॉडीगार्ड के लिए। तो कुरापिका और लिशबाशो, बिस्किट, हांजो, आइजुनाविया और मेलेडी वो ये प्लान करते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे हर प्रिंसेस की सिक्योरिटी डिटेल्स को। फिर कुरापिका बहुत ज्यादा ऑफेंड कर देता है बिस्किट को, फिर उसके बाद उस पर बटर भी लगाता है, ये बोल के कि तुम तो प्रिंसेस हो।
फिर कुरापिका फॉर्मल रिक्वेस्ट पे देखता है और उन्हें नैरो करता चला जाता है 2 बंदे तक, एक जिसने हाईएस्ट कंपनसेशन रखा है और एक जिसने अपने कंपनसेशन को चेंज करने से मना कर दिया है। और उन दोनों में से एटलीस्ट एक प्रिंस हार्किनबर्ग है, वो एक ऑनर स्टूडेंट है जिसकी एक बैड रिलेशनशिप है अपनी मदर के साथ और सिस्टर्स के साथ। वो ब्लैक शीप है फैमिली का और उसे बस प्रिंस रीडनिच ही एक्सेप्ट करता है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करता है रॉयल्स को और उस बंदे ने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया है जिससे कि वो असैसिनेशन से बच सके। और फिर कुरापिका एक बंदे से एक्सेप्ट कर लेता है रिक्वेस्ट जिसपे वो सोचता है कि यही हार्किनबर्ग होगा, जिससे कि वो और क्लोज जा पाए रीडनिच के। फिर और लोग भी सिलेक्शन करते हैं अपना अपना, फिर वहां से वो निकल जाते हैं। फिर कुरापिका एक होटल में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट उस प्रिंस की मदर से आई है और वो प्रिंस है वोबल। फिर ओइटो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जो मदर होती है वो इंटेंशनली मिस आउट करती है जिससे कि वो कुरापिका को ये सोचवा सके कि कुरापिका प्रिंस हार्किनबर्ग के लिए बिड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन पुट करी थी उसने बिडिंग साइट पे, वो इंटेंशनली वेग डाली गई थी जिससे कि लोग पिन पॉइंट ना कर पाए अलग अलग पोटेंशियल टारगेट्स को। और हार्किनबर्ग चाहता है कि वो रॉयल फैमिलीज की गवर्नमेंट को चेंज कर दे उसकी रूट से ही। इसका मतलब क्या, वो चारों तरफ से असैसिन्स आ रहे हैं उसके सिर के लिए। अब तो भाई तुम रॉयल फैमिली की गवर्नमेंट को चेंज करना चाहोगे तो ऑब्वियसली होगा। और बहुत सारे असैसिन्स उसके बॉडीगार्ड के रूप में भी आ सकते हैं और यही ओएटो के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि इसे यूज करके वो अपने बच्चे को सेव कर सकती है। जैसे जैसे वो क्लोज जा रही है हार्किनबर्ग के, ये ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन हो जाएगी। फिर वो बताती है कि ये जर्नी एक सर्वाइवल मैच है और ये तब तक चलेगा तब तक सिर्फ एक ही प्रिंस रहेगा। और एक बच्चा जो ये सोचता है और वो 1% भी डाउट नहीं करता कि वो किंग होगा, यही सही तरीका है कि वो एक एक्चुअल प्रिंस है। ओएटो ये सोच रही है कि वो अपने बच्चे को सेफ्टी देगी हार्किनबर्ग को ब्लैकमेल करके। और ब्लैकमेल कैसे करेगी? सक्सेशन वॉर की डिटेल्स से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक स्कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये पब्लिक में आ जाए तो। और अगर कुरापिका उनको शिप से नीचे उतरवा सकता है वो उसको 10 टाइम्स पे करेगी ओरिजिनल अमाउंट का। और अगर वो उसे मना कर देता है तो वो उसे पैसे देगी जिससे कि वो शांत रहे, अपना मुंह बंद रखे। फिर कुरापिका एग्री कर जाता है कुछ कंडीशंस से और वो प्रिंस वोबल को अपने हाथों में पकड़ता है। अजनबी बॉडीगार्ड बनता है 6th प्रिंस टाइसन का, बिस्किट 13th प्रिंस की, मरियम बाशो 7th प्रिंस, लजरस मेलेडी 10th प्रिंस का, फिर काचो हांजो 12th प्रिंस का। अब आता है इस वीडियो का एकदम तड़कता भड़कता पार्ट, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट होने वाली है। तो हेवन सरीरा में 2 फ्लोर मास्टर्स की बैटल हो रही होती है और वो दोनों कौन है? क्रोलो और हिसोका। और क्रोलो सीधा बोलता है कि ये फाइट टू द डेथ करते हैं और हिसोका बोलता है हाँ ठीक है और हम किसी भी तरीके की वेपन्स को यूज कर सकते हैं और उसकी परमिशन मिल जाती है। और फिर क्रोलो अपनी बुक निकालता है और हिसोका अपने कार्ड्स को रेडी करता है और क्रोलो एक ब्लैक एंटीना फेंक के मारता है जज की नेक पे और हिसोका को एक छोटा सा फोन दिखाता है। और फिर हिसोका नोटिस करता है एक और एंटीना, क्योंकि रेफरी हिसोका की तरफ लंच कर रहा होता है और वो भी नॉर्मली एकदम पूरे विशेष इंटेंट से। फिर हिसोका सोचता है कि क्रोलो स्टिक करना चाहता है एंटीना के साथ दूसरे एंटीना से और वो इस जज को यूज कर रहा है इस डिस्ट्रैक्शन। फिर हिसोका सोचता है कि क्रोलो कितने सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है एक साथ। फिर हिसोका अपनी बंजी गम यूज करता है जिससे कि वो जज को अटैक कर सके, जिससे कि वो उस जज को क्रोलो की तरफ फेंकता है। फिर क्रोलो डॉज करता है उसे और फिर जज के पीछे आराम से वेट करने लगता है जिससे कि वो हिसोका को स्टिक कर सके। स्टिक हिसोका फिर हिसोका जज की गर्दन को स्लाइस कर देता है एक कार्ड को यूज करके, लेकिन जज की चेस्ट एक्सप्लोड हो जाती है। फिर हिसोका वहां से बैकअप करके सीलिंग की तरफ जाता है, सन एंड मून। वो अपने हाथ से सील को फिक्स करता है और जैसे ही वो टच करते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। फिर एक इंस्टेंट में क्रोलो जो उसने रेफरी पे सील लगाई थी उसे अफेक्ट करता है और फिर वो बोलता है अगर रेफरी उसे प्रेस कर देगा 3 से 5 सेकंड तक वो लिटरली सब कुछ को ब्लास्ट कर देता है पूरे पूरे अरीना में। ये एबिलिटी करीब करीब मीटियोर सिटी जैसी नहीं है। और क्रोलो के पास एक बुक मार्क है जो है डबल फेस, जिससे वो एक एबिलिटी यूज कर सकता है जो भी उसके बुक के पेज पे है। इवन अगर उसकी बुक क्लोज्ड है वो एक पेज पे बुकमार्क बना सकता है और ओपन कर सकता है दूसरे पे। और इस तरीके को यूज करके वो बंदा 2 अलग अलग एबिलिटीज को एक साथ यूज कर सकता है। 2 नहीं भाई, अगर तुम टेक्निकली देखो ये बंदा 4 एबिलिटी यूज कर रहा है इस टाइम पे। बुकमार्क वो दोनों स्टोरन एबिलिटीज जो वो यूज कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुक और बुकमार्क उसके हैं। क्रोलो ने खुद ने ही अपने दिमाग से इस टेक्निक को बनाया जिससे कि वो 2 डिफरेंट एबिलिटीज को एक साथ यूज कर सके और वो सामने वाले से लड़ रहा है बिना बुक को एक हाथ में होल्ड किए। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब उसके दोनों हाथ फ्री हो गए ना। और वो 3 और एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है हिसोका से, जो कि उसके लिए रिकॉर्ड है किसी एक बंदे को मारने के लिए। फिर क्रोलो एक्यूमुलेट करता है अपनी एबिलिटीज को जिससे कि वो जीत सके और वो यही करता है हिसोका के साथ। क्रोलो यूज करता है ऑर्डर स्टैम्प जिससे कि वो पपेट्स को यूज कर सकता है, क्योंकि ब्लैक वॉइस सिर्फ 2 बंदों को मैनिपुलेट कर सकती है एक साथ, लेकिन वो ऑर्डर स्टैम्प से बहुत सारे बंदों को कंट्रोल कर सकता है एक साथ, लेकिन वो उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स नहीं दे सकता। फिर वो गैलरी फेक यूज करता है जिससे कि वो जज का एक कॉपी बना देता है और उसके साथ वो यूज करता है ऑर्डर स्टैम्प जिससे कि वो उन्हें कंट्रोल करे। और ऑब्वियसली क्रोलो बहुत ही स्किल्ड हंटर है, तो क्रोलो के पास बहुत सारी स्किल्स है जो उसने मास्टर कर रखी है और उन्हें अपना भी बना रखा है ऑब्वियसली। फिर हिसोका डिकैपिटेट कर देता है फेक को। फिर क्रोलो रिवील करता है एक कन्वर्ट हैंड ट्रांसफर स्टूडेंट जिससे कि क्रोलो लिटरली अपीयरेंस को स्वैप कर सकता है किसी के भी साथ। फिर वो बंदा स्टेट करता है कि कोई बंदा अगर कभी मरता है उनकी एबिलिटीज उसके बुक से डिसअपियर हो जाती है, लेकिन एक एबिलिटी जो उसके पास अभी करंटली है वो एबिलिटी एक मरे हुए बंदे की है और ऑब्वियसली वो मर चुका है तो उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। फिर क्रोलो इन्फॉर्म करता है हिसोका को कि तब सन और मून ये दोनों सील अफिक्स होती हैं किसी पे, इनको कभी भी कोई बंदा रिमूव नहीं कर सकता। इसका मतलब उनकी एबिलिटी इंटैक्ट ही रहेगी। उससे मतलब नहीं है क्रोलो के पास उसका बुकमार्क है उसके पेज पे नहीं। फिर क्रोलो ब्लैक वॉइस को लेके आता है और हिसोका भी अपनी बंजी गम को एक्टिवेट कर देता है। फिर क्रोलो किसी एक बंदे को कंट्रोल करता है जिससे कि वो उसके पैथ को ब्लॉक कर सके। फिर हिसोका उसे हराता है, फिर एक और बंदा सामने आ जाता है उसके। फिर इसी ऑर्डर में यही चीज चलती रहती है। क्रोलो ब्लैक वॉइस यूज करता है, फिर वो बुकमार्क यूज करता है उसकी एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फिर वो कन्वर्ट हैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, फिर उसी को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी और बंदे में, फिर बुकमार्क को कन्वर्ट हैंड्स पे मूव कर देता है और फिर वो
बुक को क्लोज कर देता है और छुप जाता है। फिर वहां पे जितने भी लोग होते हैं पूरा का पूरा क्राउड पैनिक में चला जाता है। फिर हिसुका को रियलाइज होता है कि वहीं छुपा हुआ है क्रोलो, अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहा है। फिर एक साथ ही 30 पपेट्स हिसुका की तरफ फेंक के मारता है क्रोलो। फिर हिसुका बंजी गम यूज करता है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये सारे के सारे पपेट्स रुकने का नाम ही नहीं लेते। फिर क्रोलो उसके पीछे आ जाता है और बहुत अच्छा खासा मारता है हिसुका को। और इतना पावरफुल अटैक के बाद हिसुका बोलता है हाउ मैग्निफिसेंट। फिर हिसुका सारे के सारे लोगों से लड़ रहा होता है। फिर क्रोलो हिसुका को ढूंढ के उसकी गर्दन पे लात मारता है। हिसुका कोशिश करता है कि वो उससे बच पाए और हिसुका एक मूवमेंट ढूंढ पाए, लेकिन क्रोलो चांस ही नहीं देता उसे। फिर क्रोलो ऊपर से आता है और जैसे हिसुका बंजी गम यूज करता है क्रोलो की तरफ बहुत सारे सर फेंक के मारता है। हाँ, मैंने देख लिया कि तुमने पूरी की पूरी मूव सेटअप करी है, मुझे पता था। फिर जैसे ही दूसरा सर उसके टारगेट पे जाके लगता है, फिर हिसुका वही सर यूज करता है क्रोलो की लेफ्ट साइड में मारने के लिए। फिर ये दोनों रीसेट करते हैं अपने आप को। फिर हिसुका सबके सिर तोड़ रहा होता है और सारे के सारे फेक बंदों के सिर निकाल निकाल के रख रहा होता है, जिससे कि वो मेन टारगेट को अटैक कर पाए। फिर क्रोलो फिर से क्राउड में छुप जाता है और फिर हिसुका सारे के सारे फेक बंदों को मार ही देता है एक्सेप्ट एक। फिर क्रोलो डिस्पेल कर देता है अपने स्टेम को और फिर से हिसुका को चेज किया जाता है। फिर हिसुका फिर से और बहुत सारे सर को काटता है और फिर उसे ना एक चीज रियलाइज होती है कि क्या पता क्रोलो की बुक ओपन है और ब्लैक वॉइस उसके क्लोथिंग में। फिर हिसुका बंजी गम यूज करता है बहुत सारे बंदों को उड़ाने के लिए और क्रोलो की तरफ फेंकता है उन्हें, और वो लिटरली सर के सर बहुत सारे बंदों को फेंक के मारता है क्रोलो की तरफ। और वो क्रोलो के लेग को पकड़ लेता है अपनी बंजी गम से। वो उसको बहुत बुरी तरीके से स्मैश करके मारता है। उसे लगता है वो क्रोलो है, उसे मार ही देता है, इतना बुरा स्मैश मारता है उसका। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि क्रोलो ने फिर से उसका पागल बना दिया। क्रोलो ने डिस्गाइज कर दिया अपने आप को एक मेंबर की तरह बनके। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी देर से गलत जा रहा है और वो ऑडियंस जिनके पास सील थी वो डिसअपीयर नहीं होते। और इस सब ट्रिकरी के बीच में क्रोलो ये चीज असर्टेन कर लेता है कि हिसुका कैसे इंटरप्रेट करेगा इस एक्सप्लेनेशन को। फिर हिसुका को रियलाइज होता है कि जो रियल ऑर्डर है वो पहले वाला नहीं था, वो ये है कि क्रोलो एक्टिवेट कर रहा है गैलरी फेक को, फिर अफिक्स कर रहा है बुक मार्क को और बुक को क्लोज कर दे रहा है, फिर मास प्रोड्यूस करता है कॉपीज को, फिर एक्टिवेट करता है सन और मून को और अफिक्स करता है सन सील को कॉपीज पर, फिर अपनी एबिलिटी को रिलीज कर देता है और एक्टिवेट कर देता है ऑर्डर स्टैम्प को। फिर फाइनली एंड में वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो ब्रेक करें हिसुका को और रेस्क्यू क्रू ऑब्वियसली आने वाला है और क्रोलो बहुत ही जल्द इस फाइट को खत्म करने वाला है। और सारे के सारी ऑडियंस ऑब्वियसली पागल हो जाते हैं ये चीज देख के, सब निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं वहां से। लेकिन हमारा हिसुका किसी से कम पागल थोड़ी है, वो उनमें से बहुत सारे लोगों को बंजी गम में ग्रैब कर लेता है, उन सबको घुमाता है बंजी गम से और ऑडियंस के बीच में क्रोलो ब्लैक वॉइस देता है एक अननोन पर्सन को और उसे कमांड्स देता है। और हिसुका बहुत सारे सेवर्ड हेड्स को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। फिर क्रोलो बोलता है नाउ, और जो हिसुका ने एक सर पकड़ रखा था ना अपने हाथ में, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हिसुका की चारों उंगली उड़ जाती है लेफ्ट हैंड की। क्रोलो ने एक फुल पावर्ड बॉम्ब अटैच कर रखा था एक बॉडी में और उस पे एक प्लस साइन बना दिया था और एक पपेट का उसने माइनस साइन बना रखा था जिससे कि वो टच करेगा उसे। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि आई हैव द फ्रीडम टू एनालाइज और सामने वाले टैक्टिक्स को अपार्ट कर देता है। और फिर वो बोलता है अब ये डू और डाई बन चुका है। हिसुका एक बंदे का सर निकालता है और वो खुद एक वॉल से जाके चिपक जाता है बंजी गम को यूज करके, और जो लोगों की भीड़ है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। वो एकदम पागलों की तरह डैश मारता है, लेकिन उसे ज्यादा देर नहीं लगती उसके पाथ को ब्लॉक ऑफ करने के लिए। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हिसुका स्टेडियम की दूसरी तरफ ही जाके गिरता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे वो बंजी गम यूज करे और सीलिंग से जाके लग जाए जिससे कि वो बच पाए। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका राइट पैर जा चुका है। फिर क्रोलो और भी बंदों को उसकी तरफ भेज रहा होता है और हिसुका बोलता है ये क्या है, क्या मैं मरने वाला हूँ? और हिसुका बोलता है चलो अगर मैं मरने ही वाला हूँ। फिर एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर बहुत सारे फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स आते हैं उस एरिना में। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है इस इंसिडेंट में और ऐसा लगता है कि हिसुका मर चुका है उनके बीच में। और फिर स्पाइडर के मेंबर देख रहे होते हैं हिसुका की जली हुई पूरी की पूरी मरी हुई बॉडी को, और ये पता चलता है कि हिसुका के मरने का कारण था सफोकेशन। क्या हिसुका मर गया? हाँ मर गया हिसुका, क्योंकि तब एक्सप्लोजन हुआ था, वो गिरा, उसके ऊपर बहुत सारे लोग गिरे, एक बहुत बड़ी वॉल गिरी। लेकिन माची सोचती है चलो मरी गया तो इसे पैच कर देते हैं, और जो और बंदे होते हैं स्पाइडर के वो वहां से चले जाते हैं और उसे पैच करते हुए माची बोलती है ये मेरा थैंक यू है क्योंकि तुमने बॉस की नैन एक्सोर्सिज्म को वापस लाने में बहुत मदद की। और माची जैसे ही थोड़ी क्लोज जाती है उसे एक नैन और स्मेल होने लगता है कॉप्स में से, मरी हुई लाश में से, और वो अपने दिमाग में सोच रही होती है ये नैन जो मरने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फिर एक हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस बंदे ने ना रबर नैन यूज किया था जिससे कि वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा सके, और फिर थोड़े टाइम बाद वो उन्हें एक्सपेंड कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है उन्हें वापस से। फिर हिसुका की आंखें खुलती हैं रियल टाइम में और फिर वो बहुत लंबी सांस लेता है और बोलता है यो माची, और माची उसे बोलती है शांति से बैठो जिससे कि माची उसे स्टिच अप कर सके। लेकिन हिसुका उसे मना कर देता है, लेकिन उसकी जगह वो बंजी गम यूज करता है जिससे वो अपने फेस को रिकंस्ट्रक्ट करता है और अपने मिसिंग बॉडी पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है। फिर माची सोचती है मैं यहाँ से निकल ही जाती हूँ, मेरा कुछ काम ही नहीं है तो। लेकिन हिसुका उसकी बॉडी को मैनिपुलेट करता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है, और हिसुका उससे बोलता है कि वो और लोगों को बोलते हैं कि हिसुका अब नहीं रुकने वाला, अब तक वो सारे के सारे एक एक बंदे को स्पाइडर के जान से नहीं मार देगा, और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो क्यों ना तुम अपने आप को मुझसे फ्री कर लेती हो, ट्राई करती हो। फिर क्रोलो को पता चलता है कि काकेन और रॉयल फैमिली बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेजर न्यू कॉन्टिनेंट लेके जा रहे हैं जो हमारे क्रोलो को स्टील करना है। और फिर वो सोचने लगता है कि कोटापी कहाँ है, लेकिन वो है कहाँ, हमारा हिसुका उसकी तरफ एक सेवर्ड हेड, एक कटा हुआ सर फेंक के मारता है और उस बंदे को नॉकडाउन कर देता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है उसे। और हिसुका बोलता है 10 और बचे हैं बस। अब हिसुका का सर घूम चुका है, अब वो एक एक स्पाइडर को हंट डाउन करेगा। ऑब्वियसली देखो तो थोड़े टाइम पहले मरते मरते बचा है वो, और इसी के साथ ही हिसुका वर्सेस क्रोलो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सारे के सारे जो वॉयेजर्स होते हैं जो डार्क कॉन्टिनेंट के लिए जाने वाले होते हैं वो काकेन में पहुंचते हैं और ब्लैक वेल के सामने खड़े होते हैं। फिर वो जाइंट वेल के अंदर जाने लगते हैं और वो जाते हैं टीयर बेस्ड स्ट्रक्चर में। जैसे फर्स्ट ईयर में काकेन फैमिली के लोग
V5 के पॉलिटिशियंस, मतलब बड़े बड़े ऊंचे पद के लोग। और सेकंड टियर में कोई बंदा अगर इतना रिच है जो जा रहा है, या फिर कोई सेलिब्रिटी, वो सेकंड टियर में। और टियर 3, 4, 5 में जनरल पैसेंजर्स जा रहे हैं। और ये जाइंट ब्लैक व्हेल जो करीब 2 लाख पैसेंजर्स को ले जा सकती है एक बार में। और सेम यही ब्लैक व्हेल हमारा मेन एरिया रहेगा जहां पे सक्सेशन कॉन्टेस्ट होगा। फिर वो सेट सेल करती है डार्क कॉन्टिनेंट के लिए डिपार्चर सेरेमनी के बाद, जिस सेरेमनी में किंग, प्रिंसेस, क्वींस ये सारे होते हैं। तो हम इन सारे प्रिंसेस के बारे में जानते हैं पहले, जितने भी 14 प्रिंसेस हैं जो कि सक्सेशन कॉन्टेस्ट में इन्वॉल्व है। जो फर्स्ट प्रिंस है काकेन एम्पायर का और एल्डेस्ट सन भी है, वो है बेंजामिन। ये बंदा काफी ज्यादा अग्रेसिव है और इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और इसका बॉडी साइज काफी बड़ा सा है, बहुत मस्कुलर है। और इवन तो हमें ये फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है ना, वो उस टाइम पे एक रियल लायन के साथ रेसलिंग कर रहा होता है। और सेकंड प्रिंस है कमिला, ये एल्डेस्ट फीमेल है, उसकी सभी 14 सिबलिंग्स में उसके बड़े बड़े बाल है और उसके सारी की सारी अपीयरेंसेस में हम उसे काफी सारी फैंसी ड्रेस को पहनते हुए देखेंगे। और दिखने में तो ये तुम्हें काफी एलिगेंट लग रही होगी, मतलब काफी वेल मैनर्ड। ये रियलिटी में एकदम हार्टलेस है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है किसे मार रही है, इवन अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को भी। और थर्ड प्रिंस है ये छोटा सा बॉल्ड मैन है, काइंड ऑफ चाइनीज मॉन्क जैसा। ये बंदा एक डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल है जो जेनरोसिटी दिखाता है, टॉलरेंस भी दिखाता है दूसरों के लिए। ये बंदा वैसा है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है तब तक उसकी एकदम नेसेसिटी, एकदम जरूरत ना पड़ जाए। और फोर्थ प्रिंस वही जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, जिसने एक टाइम पे बहुत सारी स्कारलेट आइज को ऑब्टेन किया था, वही आइज जो कुरापिका की क्लैन की है। और ये वही आइज है जिनको कुरापिका ढूंढ नहीं पा रहा था। और अगर तुम पर्सनैलिटी वाइज बात करो तो सबसे घटिया से घटिया बंदा है ये। उसे मजा आता है लोगों को मारने में और उन लोगों की बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने में। और इवन तभी न्यूज सुनता है कि अब सक्सेशन वॉर होने वाली है, अपने सिबलिंग्स को मार सकते हो, उसे ना बहुत अच्छा महसूस होने लगता है कि अब मैं अपने भाई बहनों को मारूंगा। तो उसकी नजर में वो सारे के सारे ट्रैश हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंस ट्यूबेपा, ये बंदी एक साइंटिस्ट है और वो काफी पेशेंट भी है और उसके अंदर काफी टॉलरेंस भी है। वो वैल्यू करती है ह्यूमिलिटी को, मॉडेस्टी को। और वही बोलती है कि बेंजामिन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और वही जो मॉन्क है वो काफी एक्सेसिव लग्जरी में चूर रहता है। और इवन उस बंदी ने क्रिटिसाइज कर रखा है कमेला को उसकी ग्रीड के लिए। और जो और बाकी के प्रिंसेस हैं उनके कंपैरिजन में ये बंदी हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है। भाई सीधा सीधा कन्फ्रंट कर रही है वो हर बंदे को और उसको ऐसा लग रहा है कि वही जीतेगी सक्सेशन कॉन्टेस्ट, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसे। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंस जो कि टाइसन है, ये एक राउंड फेस्ड वुमेन है जिसका सर बहुत ज्यादा बड़ा है और उसे सुंदर सुंदर लड़कों की कंपनी में रहना अच्छा लगता है। और उसने ना यही क्राइटेरिया अपनाया अपने बॉडीगार्ड्स को रखने के लिए। और तब उसने अपने बॉडीगार्ड्स को असाइन किया, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहती है उनके लिए। और इसी ने रिफ्यूज किया था कि हंटर एसोसिएशन उन्हें स्क्रीन ना करे। और हमें पता चलता है कि वो सक्सेशन कॉन्टेस्ट में है, उसके बावजूद वो वायलेंस के खिलाफ है और वो ये सोचती है प्यार से, लव से दुनिया में काफी ज्यादा बदलाव लाया जा सकता है। सेवेंथ प्रिंस लजरस, ये पतली सी लंबी सी नाक का बंदा है और इसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कम पता है, लेकिन हमें पता है उसका जो बड़ा भाई है सिडेंड्रिक, वही स्कारलेट आइज वाला, वो उसे मोरन बुलाता है। और हमें ये बात और पता चलती है कि वो उसके अंदर काफी कंपैशन है क्योंकि उसे एक हेल्दी ड्रग क्लीन लीफ यूज करनी है जिससे कि बाकी के और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो उन्हें बचा सके। नेक्स्ट एट्थ प्रिंस एसेल, ये बंदा काफी बड़ा वुमनाइजर है और हम उसे ज्यादातर जितने भी पैनल्स में देखेंगे चारों तरफ उसके लड़कियां ही रहेंगी। ये बहुत ज्यादा लस्टी है और उसके अंदर काफी ज्यादा ग्लटनी है। और इस बंदे ने रिफ्यूज भी किया कि मुझे नहीं पार्ट लेना है सक्सेशन कॉन्टेस्ट क्योंकि उससे अच्छा वो पार्टीज में एंजॉय कर लेगा। नेक्स्ट नाइन्थ प्रिंस हाकेनबर्ग, और ये काफी पैसिफिस्ट बंदा है और इस बंदे का भी कोई इंटेंशन नहीं है पार्टिसिपेट करना है सक्सेशन वॉर में क्योंकि उसे ये काकेन एम्पायर का ताज एकदम ब्लड शेड करके नहीं जीतना। वो रॉयल फैमिली के जितने भी तरीके हैं उनको अपोज करता है। नेक्स्ट 10th प्रिंस काचो, ये ट्विन है 11th प्रिंस के साथ, फुगेत्सु के साथ। और हमें पता चलता है कि ये बंदी बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है और काइंड ऑफ जो स्पॉइल्ड बंदे होते हैं ना अमीर लोगों के, वो सारे ट्रेड्स इसमें। और बाकी के जो और बंदे थे जिन्होंने काफी ने बोला था कि नहीं ब्लड शेड नहीं करना, इसे तो ब्लड शेड ही करना अच्छा लगता है और इसे भी और मजा आएगा अपने ओन ब्लड को मारने में। लेकिन सिर्फ एक बंदी को वो सेफ रखना चाहती है, अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में, भाई फुगेत्सु जो कि 11th प्रिंस है काकेन एम्पायर की। और फुगेत्सु काफी ज्यादा शाय है और काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो अपनी ट्विन सिस्टर से तो बहुत ज्यादा काइंड है। और फुगेत्सु भी अपोज करती है सक्सेशन कॉन्टेस्ट को। नेक्स्ट 12th प्रिंस है मोमोजे, और जितना हमें दिखता है वो काफी ज्यादा जेंटल और काम लड़की सी दिखती है और मैक्सिमम टाइम वो फॉरगिविंग रहती है अपनी मदर के प्रति और अपने भाई के लिए भी बहुत ज्यादा ऐसा सोचती रहती है, मैरियम के लिए, क्योंकि उसे पता है मैरियम किंग नहीं बन सकता। नेक्स्ट है 13 प्रिंस मैरियम, और एक काफी छोटा बंदा है और इसका एक पेट है हैमस्टर, उसी के साथ खेलता रहता है मैक्सिमम टाइम और वीडियो गेम्स खेलता रहता है। और ऑब्वियसली बच्चे की क्या नेगेटिव फीलिंग्स रहेंगी दूसरे के प्रति। नेक्स्ट 14 प्रिंस वॉबल, ये सबसे छोटा प्रिंस है सारे के सारे 14 प्रिंसों में और ये बंदी लिटरली एक इन्फेंट है और इसी बंदी को सेव करने के लिए कुरापिका को असाइन किया गया एज अ बॉडीगार्ड। और फिर ब्लैक व्हेल 1 न्यू कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगती है और ये सक्सेशन कॉन्टेस्ट इसे शेड्यूल किया गया है कि तब तक ब्लैक व्हेल न्यू कॉन्टिनेंट में नहीं पहुंच जाती और तब सिर्फ एक ही प्रिंस बचेगा जिंदा, तभी उस सक्सेशन का कंक्लूजन आ जाएगा और उसी को किंग का ताज पहना दिया जाएगा काकेन एम्पायर का। देखो ये जो सक्सेशन कॉन्टेस्ट है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर देखा जाए तो, और ये काफी अलग है जो डेथ मैच हुआ था ना हिसोका और क्रोलो का उससे। तो अगर कोई भी प्रिंस एलिमिनेट करता है उसके कंपेटिटर को तो उन्हें वो एकदम डिस्क्रीट मैनर में करना पड़ेगा। तो देखो जैसा हमें ऑलरेडी पता है सारे के सारे प्रिंसेस के पास एक गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है जो उन्हें दिया गया था सीडन सेरेमनी से। वो बीस्ट एक तरीके से नैन बीस्ट है जो कि पैरासाइट की तरीके से काम करते हैं और उनका काम है असिस्ट करना और बचाना उनके असाइंड प्रिंस को और उनके यूजर को। और हमें सक्सेशन कॉन्टेस्ट के ऑनसेट पर ये बात पता चलती है कि 14 में से एक भी प्रिंस को नहीं पता है नैन एबिलिटीज के बारे में, तो उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे अपने नैन बीस्ट को। और यही नैन बीस्ट है जो कि मेन वेपन है उनके, जिन्हें वो यूटिलाइज कर सकते हैं इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट में। और ये चीज ऑब्वियसली कोई सीक्रेट नहीं
नहीं है, जो फोर्थ प्रिंस है वही वैसी दरिंदा, कि उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा जीते ये सक्सेशन कॉन्टेस्ट को। वो लिटरली हर पॉइंट पे ये प्रूव करता है कि वो बंदा बहुत जीनियस है। तब उसे मियर एग्जिस्टेंस पता चलता है नैन का, तो उसने नैन के कोर कॉन्सेप्ट कुछ दिनों में ही सीख लिए, और जितने टाइम तक ये सक्सेशन कॉन्टेस्ट चलता है ये बंदा और भी बहुत ज्यादा पावर गेन करने लगता है। इस बंदे के अंदर ही एक इनेट एबिलिटी है जिससे ये बंदा कल्टिवेट कर सकता है बहुत बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ नैन ऑरा को, और ये बंदा लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इतना ज्यादा वेल रिफाइंड होता है अपनी नैन एबिलिटी में कि उस बंदे ने मैनिफेस्ट किया था एक दूसरा ही नैन बीस्ट, और उसको पता भी नहीं होता कि उसने काम किया है। और शडाई ने ये बात प्रूव भी करता है कि वो एक नैन स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो एक एबिलिटी को डेवलप करता है जो कि पैरेलल फ्यूचर। तब शडाई ने एंगेज होता है ज़ेसू में, इसी एबिलिटी को यूज करके वो बंदा थोड़े मोमेंटरली के लिए ये बंदा फ्यूचर ही देख लेता है। ऑब्जर्वेशन हाकी हाँ तो ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा फॉर्मेडेबल है इस पूरे कॉन्टेस्ट में। जैसे मैंने बोला कि उसने बहुत सारी न्यू एबिलिटीज को गेन किया और नैन को बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली सीखता जा रहा है एट अ इनक्रेडिबल स्पीड। फिर बाद में कुरापे का ये डिसाइड करता है कि वो नैन एबिलिटी सिखाएगा बॉडीगार्ड्स को, जो कि और प्रिंसेस के बॉडीगार्ड हैं, जो उसके टर्म्स से एग्री करेंगे, क्योंकि कुरापेका को बैलेंस आउट करना है इस प्लेइंग फील्ड को। क्योंकि जैसे अभी सिनेरियो है, ऐसे तो जो बंदा पावरफुल है वो वीक बंदे को बहुत इजीली मार देगा, तो ये फेयर गेम कहां हुआ। फिर सिक्स्थ प्रिंस जो टाइसन है और सेकंड प्रिंस कमेला, वो दोनों ही रिफ्यूज कर देते हैं कुरापेका के इस ऑफर को, और वो सारे प्रिंसेस जो कुरापेका के टर्म्स के साथ एग्री करते हैं वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स भेजते हैं, और ये सारे ही बॉडीगार्ड्स के अपने अपने मोटिव्स और डिजायर्स हैं। और ऑब्वियसली ये बहुत इजी चीज है कि तुम इस स्टोरी में ही खो जाओ, और ये स्टोरी तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी। जैसा मेरे को एक बंदे का भी कमेंट आया था कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है एक टाइम बाद स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी में ना बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आते जाते हैं, और ये भी नहीं थोड़ा गैप लग रहा है, एक झटके से आते हैं, लगातार आते ही जा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे बॉडीगार्ड्स का अपना एक अलग ही अल्टरनेटिव मोटिव है, और उन बॉडीगार्ड्स में से कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑलरेडी पता होता है कि वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नैन को। और जो एक सर्टेन बात है वो ये है कि तुम किसी एक भी बॉडीगार्ड को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड तो वो वही काम करेंगे ना जो उनके प्रिंस के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल चीज हो, और ऑब्वियसली वो किसी भी हद तक जाएंगे जिससे कि वो उनके प्रिंस का बेनिफिट हो और उनका प्रिंस जीते। जैसे प्रिंस डायनेक, हाकिनबर्ग और बेंजामिन, इन तीनों ने ही अपनी नैन एबिलिटी बना ली है, ये तीनों अपनी नैन एबिलिटी सीख गए। और जो सेकंड प्रिंस कमेला है, इस बंदी ने एक पोस्टमार्टम नैन पावर बनाई है, ये उसकी एबिलिटी तब एक्टिवेट होगी तब कमेला मर जाएगी। एक जाइंट, एक बहुत बड़ा नैन बीस्ट अपीयर होगा और उसके पेरेंट्स होगी काइंड ऑफ कैट जैसी, और वो किलर के पीछे आएगा और वो उस किलर को, उस बंदे को जिसने कमेला को मारा है, वो उसे अपनी हथेली में क्रश कर देगा और वो उनसे उनकी लाइफ फोर्स ही निकाल लेगा। फिर कैट उस लाइफ फोर्स को कमेला के अंदर डाल देगा, जिससे कमेला लिटरली रेजरेक्ट ही हो जाएगी। ये एबिलिटी की वजह से कमेला को तुम लिटरली मार ही नहीं सकते। और फिर जैसे चैप्टर 390 रिलीज होता है तब तक ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने अपने यूनिक एबिलिटीज को मास्टर किया है अभी तक नैन एबिलिटी की या फिर नहीं, और इवन उन्हें पता भी है कि वो इस पावर को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। और पूरे 14 प्रिंसेस में से हमें ये पता चलता है कि 3 प्रिंसेस मर चुके हैं। फर्स्ट जो मरता है वो है मोमोजे, सेकंड काचो, और तीसरा जो मरता है वो है साबे साबे। और जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि क्रोलो को भी इंटरेस्ट है कि उसे भी चढ़ना है ब्लैक व्हेल 1 में, जिससे कि वो स्टील कर सके, चुरा सके वैल्यूएबल्स को काकेन फैमिली की। और हमें ऑलरेडी पता है कि अभी करंट फैंटम ट्रूप के सारे मेंबर्स वो सभी ऑलरेडी ब्लैक व्हेल 1 पर है, इंक्लूडिंग क्रोलो। और नहीं, ये भी पता चल जाता है कि हिसोका भी बोर्ड कर चुका है शिप पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस टीयर पर है। और हमें ये भी पता है कि हिसोका ने अलूमी को हायर किया है जिससे कि वो सारे के सारे फैंटम ट्रूप्स को ढूंढ के मार सके। अब आते हैं लास्ट 10 चैप्टर्स पर जो हमारे टोगाशी सेंसे ने रिलीज करे थे 2 साल पहले। तो प्रिंस जांगली एक बहुत ही अजीब सा, एक बहुत ही डिफरेंट, एक अलग ही फिनोमेना ऑब्जर्व करता है अपने गार्डियन स्पिरिट बीस्ट कॉइन पर, जो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ही मिस्टीरियसली अपना नंबर चेंज ही कर लेता है 1 से 10 पे, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये चीज देख के। फिर जांगली बात करता है ऑन यू द जू, वही फैमिली बॉस, और वो ये भी एडमिट करता है कि उसे इतना ज्यादा कुछ नहीं पता गार्डियन स्पिरिट बीस्ट के बारे में, और इवन उसे नैन के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो ज़ैंगली के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और फिर जियो फैमिली प्लान बना रही होती है कि वो कैसे हिसोका को हराएगी, और साथ के साथ ही वो फैंटम ट्रूप को एक्सेस दे देगी जिससे कि वो टियर 4 पे आ पाए ब्लैक व्हेल के, और वो उन्हें लाके उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। और फिर हेनरी ओनो के ऑर्डर पर स्ट्रेटेजाइज करने लगती है कि वो कैसे हेले फैमिली को हैंडल करेगी और उनके लीडर को, जो कि है मरीना पेरुडो। और फिर हेनरी टीम अप करती है लिंच और जाकरू के साथ, जिससे वो हंट करेंगे हेली मेंबर को, जो कि है 3rd टियर पे। और उनके सामने ना एक बहुत ही अजीब सा एक बर्गर जॉइंट अपीयर होता है और वो 2 सोल्जर्स को हरा देते हैं, और वो ये चीज रिवील करता है कि हेलीज अपने आप को डिस्गाइज कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं एज सिविलियंस। फिर हेनरी यूटिलाइज करती है अपनी नैन एबिलिटी जिसका नाम है बायो हजार्ड, जिससे वो उनकी गन्स को स्नेक्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और जैसे जैसे ये वॉर माफिया फैमिलीज के बीच में बढ़ती जाती है, हिसोका को ढूंढने के लिए सारे के सारे लोग पागल हो रहे होते हैं, इधर से उधर घूम रहे होते हैं, और हेनरी, लिंच और जाकरो वो जाकरो की पावर को यूज करते हैं जिससे कि वो ब्लड ट्रेसेस को ट्रैक कर सकें। और उन्हें एक फीमेल मिलती है जो कि हेली मेंबर होती है, और वो उससे पूछताछ करके इनसाइट्स ले लेते हैं कि उसके ग्रुप की मूवमेंट्स कहां हो रही हैं। और फिर उन्हें 3 हेली मेंबर्स स्पॉट कर लेते हैं, और वो बस हेनरी को वहीं मार ही देते हैं। पडाइल अटैक ही करता है हेनरी पे, लेकिन हेनरी काउंटर करती है अपनी पावर को यूज करके, उसके आर्म्स के चारों तरफ हैंडकफ्स बना देती है जो कि पिजन से बने होते हैं। और पेडल की ऑलरेडी वेपनाइज्ड एबिलिटी होती है, हेनरी उसी को मार देती है उसके खुद के वेपन को उसके खुद के अगेंस्ट यूज करके। और फिर जो हेली मेंबर्स बचते हैं वो सब रिट्रीट कर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं जैसे उन्हें पता चल जाती है कि हेनरी की स्ट्रेंथ कितनी है। और जैसे ही ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगती है, फिर हिसोका आता है और लिंच और जाकरो के साथ
फाइट करता है। हिसोका बहुत इजीली लिंच को बहुत ज्यादा ओवरपावर कर देता है और जाकरो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो पहली बार विटनेस कर रहा होता है हिसोका की इतनी ज्यादा फियरसम पावर को। और तब चा फैमिली अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर रही होती है कि हिसोका कहां पे छिपा हुआ है और जो माफिया वॉर अभी चल रही है उसे अपने एडवांटेज में यूज करके कैसे वो हिसोका को मारते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं। फिर चैप्टर 391 में हमें और भी ज्यादा केओस दिखता है जिसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्शंस दिखते हैं जहां पे लड़ाइयां हो रही होती हैं और वो लड़ाइयां हो रही है जिससे कि वो कंट्रोल कर पाए ब्लैक व्हेल को। और बहुत सारे लोग टियर 3 पे इकट्ठा होने लगते हैं हेनरी की बैटल के बाद और बहुत सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं लेकिन वो फाइट नहीं करने लगते और बजाय लड़ने के वो हेनरी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हेली का हाइड आउट कहां पे है और उसके बदले में उन्हें घूस चाहिए और हेनरी भी एग्री कर जाती है इस डील के लिए। फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है एक हिडन रूम को जो कि हेली फैमिली को बिलोंग करता है। और फिर मीशा जो कि एक डिसीज्ड मेंबर है जियू फैमिली की, वो फिर से आती है एज अ पोस्टमार्टम नैन एबिलिटी। वो एक्टिवेट करती है और डिस्पोज करती है पैट्स की बॉडी को। फिर से हाईलाइट होती है पावर ऑफ नैन एबिलिटी कि उस माफिया में नॉर्मल लोग नहीं लड़ रहे, कितने ज्यादा पावरफुल लोग भी लड़ रहे हैं। और फिर जाकुरो और लिन फिर से हिसोका के साथ लड़ रहे होते हैं लेकिन इस बार और भी ज्यादा कॉशन लेकर। हिसोका नॉर्मली काम सा घूम रहा होता है जिससे जाकुरो और लिंच को पता ही नहीं चलता कि वो आगे कौन सा स्टेप करें। फिर हेनरी हिसोका के साथ मिलती है एक सिनेमा थिएटर में और वो उसे एक डील देती है जिससे वो इस माफिया वॉर से बाहर रहे और उसके बदले में उसे सेफ्टी रखनी पड़ेगी वीआईपी रूम की। और हिसोका बीइंग हिसोका प्रेफर करता है कि ऐसे केओस होना चाहिए और वो ये चीज क्लियर कर देता है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो किसी भी फैक्शन के साथ जाए। और तब ये हो रहा होता है कैनी चा फैमिली से और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रही होती है हेली की हाइड आउट की, लेकिन उसे सच कोई सीधी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उल्टी सीधी मिलती है और उसका एक सोल्जर मिस्टीरियसली डिसअपीयर भी हो जाता है। फिर चैप्टर 393 में नोबुनागा आता है वही फैंटम ट्रूप का और वो मिल रहा होता है लुमिनी से जो कि हेली मेंबर है और वो बंदा प्रपोज करता है कि अलायंस रखते हैं हम जिससे कि वो डिस्ट्रॉय कर सकें सारी की सारी माफिया को और इवन काकेन की रॉयल फैमिली को। ज्यादा बड़े सपने देख रहे हैं। फिर नोबुनागा रिफ्यूज करता है उसके ऑफर को और इवन उसे मार ही देता है और उसे बोलता है कि उसका प्लान एकदम इरेशनल है। फिर फैंटम ट्रूप अपनी जो हंट चल रही है उन्हें हिसोका को मारना है वो जारी रखते हैं। फिर सारे के सारे हेली मेंबर्स रीग्रुप होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि लुइनी मर गए और वो कैसे अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं उनकी नैन एबिलिटीज को यूज करके जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ऐसे नहीं मरेंगे जैसे वो मरा है। और ये जो लेवलिंग सिस्टम है ना जिसकी ये बात कर रहे हैं वो लिंक करता है उनके लीडर मरीना से और यही सिस्टम उनकी पावर्स को गवर्न करता है। और फिर कहीं और हमें दिखाया जाता है हेनरी की कन्फ्रंटेशन हो रही होती है हिसोका के साथ और वहीं कैनी का ब्रोकर एक और डील रखता है एक करप्ट सोल्जर से जिससे कि वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके हेलीज के हाइड आउट का। और वो जैसे ही अटेम्प्ट करते हैं अपना जिससे वो इन्फिल्ट्रेट करें उनके हाइड आउट को और फिर वो सोल्जर डिसअपीयर हो जाता है सेम उसी तरीके से जैसा मैंने पहले बोला था। और इससे हमें ये पता चलता है कि हेली फैमिली कोई ना कोई एक तरीके की टेक्निक यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल डिफेंसिव पावर्स को यूज कर रहे हैं। फिर हेनरी और कैनी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये सोल्जर्स की डिसअपीयरेंस कैसे हो रही है भाई। फिर वो एक रूम में जाते हैं 3101 में और उसमें ना उन्हें काफी सस्पिशियस सा एक ओल्ड मैन मिलता है और जैसे उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा प्रॉपर ट्रिकरी यूज कर रहा है उनके सामने हेनरी चाकू उसा देता है और वो वैनिश हो जाता है। और ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म करती है कि हेलीज टेलीपोर्टेशन यूज कर रहे हैं या फिर कोई और सीक्रेट नैन एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं जिससे कि वो डिटेक्शन से बच सके। और तभी हेली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑपरेशंस जारी रखते हैं और बिली एक वाटर डिविएशन टास्क कर रहा होता है जिससे कि वो पता कर सके कि उसका नैन टाइप क्या है। और ये चीज रिवील करती है एक स्ट्रेटेजिक नेचर उनके पूरे ग्रुप का। और उनका जो लीडर है मरीना उसे पता है कि उसका हाइड आउट बहुत जल्दी डिस्कवर कर लिया जाएगा और वो प्लान करती है कि वो मैनिपुलेट करेगी प्रिंस रैडनिक के सोल सोल्जर्स को जिससे कि वो मेंटेन रख सके सारी सिचुएशंस पर उसकी नैन एबिलिटी और उसकी रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देती है सारी की सारी माफिया में और इवन रॉयल फैमिली। और कहीं और फोर्थ प्रिंस के सोल्जर्स ये स्पेकुलेट करते हैं कि नैन का बहुत बड़ा रोल है इस पूरी की पूरी माफिया बैटल में और वो ये चीज और सोचने लगते हैं कि जैसे जैसे वायलेंस बढ़ रहा है इस चीज से रॉयल आर्मी का टेंशन भी इधर आएगा और इवन हंटर एसोसिएशन का भी। और अगर वो भी आ जाएंगे और उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो फिर तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा इस ऑनगोइंग सक्सेशन वॉर को। हाँ तो भाई मैं वापस आ चुका हूँ, ये है अगला दिन। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम सारी मांगा खत्म कर देंगे चाहे कितने भी साल लग जाए बनाने में। तो हम चैप्टर 395 की बात कर रहे थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे नोबुनागा, फैंक्स और फेटान हेली फैमिली के हाइड आउट में। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक किसका है? फैंटम ट्रूप के एकदम स्टार्टिंग के डेज का, मीटिया सिटी की। जैसे अभी प्रेजेंट डे में फैंटम ट्रूप एग्जामिन कर रही है रूम 31002 को और वहां सोच रहे होते हैं कि क्या क्या ट्रैप्स बिछाए होंगे सामने वालों ने। और नोबुनागा अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं उनके इस फैंटम ट्रूप में और हेली फैमिली में, क्योंकि ये दोनों ही हेली फैमिली भी और फैंटम ट्रूप भी एकदम कबाड़ खाने से डंप यार्ड से उठ के आए हैं जहां प्रॉपर वायलेंस ही होता रहता था बस। फिर हमें फैंटम ट्रूप के फ्लैशबैक में उनका ओरिजिन पता चलता है इस ग्रुप का, जिसमें हमें यंग क्रोलो दिखता है, ओइन दिखता है और इवन अदर फीचर मेंबर्स भी दिखते हैं फैंटम ट्रूप के। तब वो एकदम बच्चे थे और वो कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे थे उस हार्श एकदम लॉलेस मीटियर सिटी को। और ये पूरा ग्रुप एक पास आ जाता है, क्लोज हो जाता है एक दूसरे के। तब वो अपनी म्यूचुअल लीड्स पे पहुंच जाते हैं कि वो स्कैवेंज करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एक दूसरे को इस इतने घटिया एनवायरनमेंट में। फिर हमें देखता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होता है क्रोलो में, पाकुनोडा में एंड इवन ओवेगिन में। और यही दिखा रहा हूं उन लोगों की टाइट निट रिलेशनशिप जो उनकी धीरे धीरे टाइम के साथ बनती जाती है और हमें बाद में फैंटम ट्रूप में भी वो चीज देखने को मिलती है। और फिर चैप्टर 395 एंड होता है बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से, जहां पे फैंटम ट्रूप का ग्रुप प्लान कर रहा होता है कि हम एक मूवी को डब करेंगे। फिर 396 में फैंटम ट्रूप के स्टार्टिंग के डेज और भी ज्यादा हमें दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रुप
का पैशन क्या है, तब वो क्रिएट हो रहा था और इवन तब वो परफॉर्म कर रहे थे, डब कंटेंट बना रहे थे। और क्रोलो लीडरशिप रोल ले लेता है क्योंकि वो गाइड कर रहा होता है अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को कि कैसे कैसे हम डबिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे। और वो डब कर रहे हैं पावर क्लीनर्स इस शो के लिए, जो कि लोकल चर्च में होता है। और उस टाइम पे ग्रुप में क्रोलो था, पाकुनोडा था, उवुगिन था, शेलनॉक था और शरासा थी। और सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस डबिंग प्रोजेक्ट में कि कोई वॉइस एक्टिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन वर्क कर रहा है। और फिर स्क्रीनिंग के टाइम पे क्रोलो सबको इंप्रेस करके रख देता है क्योंकि उस बंदे के पास एकदम सीमलेस एबिलिटी थी जिससे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में स्विच हो सकता था और उनकी वॉइसेस में भी डिफरेंशिएशन कर सकता था। और तभी वो अपने आप को प्रूव करता है कि भाई वो बंदा लीडर है इस ग्रुप का। और फिर थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन फिर भी क्रोलो जीत जाता है हमारा। और वो इस चीज से ना बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, जैसे उनका प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहा है। फिर ये सारा का सारा ग्रुप मिलकर और बड़े बड़े सपने देखने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली अब वो सोच रहे हैं ना कि उनकी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंसेज होंगी वो इससे भी और भी ज्यादा बड़ी बड़ी रहेंगी। और ये चैप्टर रिवील करता है जहां से फैंटम ट्रूप धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ था, क्योंकि इस चैप्टर में ना अब वो अपने आप को रेफर करने लगे एज अ ट्रूप। और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि हम अपने ट्रूप में और भी मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे। और फिर फाइनल मूवमेंट्स में शरासा अकेली चली जाती है वेंचर्स पे और टेप लेने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हिंट्स मिल रहे हैं कि आगे कोई ट्रेजेडी होने वाली है। और ऑब्वियसली अच्छे दिन लंबे नहीं टिकते, हम सबको पता है। फिर पूरा पूरा ग्रुप टूट जाता है। तब उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि शरासा खो चुकी है, मिल ही नहीं रही। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस होने लगता है, तब वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। और क्रोलो अपने अंदर बहुत बड़ा गिल्ट ये सोचने लगता है कि मैंने उसे अलाउ कर दिया कि जिससे वो अकेली चली जाए। और वही बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो ऑर्गेनाइज करता है एक सर्च पार्टी जिससे वो ढूंढे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ना बहुत बड़ी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है। तब वो अपोलोजाइज कर रहा है कि उनकी नेक्स्ट स्क्रीनिंग कैंसिल हो रही है क्योंकि उनकी ट्रूप की एक मेंबर शरासा वो खो चुकी है, वो मिल नहीं रही। फिर उविगिन, क्रोलो और बंदे जो ढूंढ रहे थे उन्हें शरासा का एक हार्ट शेप्ड पाउच मिलता है ऊगा फॉरेस्ट के पास में। और उनके दिमाग में जो वर्स्ट फियर था वो उनके अब आंखों के सामने है। भाई उनके सामने अब उसकी बॉडी पड़ी हुई है मरी हुई और एक गार्बेज बैग में, और वो भी एक ट्री से लटकी हुई। सारे लोगों का दिमाग फट जाता है वहां पे, सब पागल से ही हो जाते हैं वो चीज देख के। और उविगिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, एकदम एनरेजमेंट में चला जाता है वो। और वो पूछ रहा होता है क्रोलो से कि जो उसकी बॉडी के साथ नोट मिला है हमें खा हुआ है। और क्रोलो बोल रहा होता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। और वो उसे बोलता है कि तुम खुद से पढ़ना सीखो और उसके बाद उसे पढ़ लेना। और पूरे के पूरे ग्रुप में शांति छाई हुई रहती है। भाई उनका मेंबर था और उसकी मौत हुई और इस हालत में। और माची और पाकुनोडा इन दोनों का तो और भी ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है। तब वो ये चीज सोचने लगते हैं, रियलाइज कर रहे होते हैं कि उसने कितना सफर किया होगा। और उसके फ्यूनरल पे मिस रैंको, एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर, वो प्रिजर्व करती है शरासा की बॉडी को एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके। और शरासा की डेथ को देख के और इस चीज से मोटिवेट होकर कि उसका कैसे मर्डर किया लोगों ने, क्रोलो बोलता है कि मैं उसकी डेथ को अवेंज जरूर करूंगा। और फिर वो ओवगिन को एक डिटेल्ड प्लान बताता है कि अगले 3 साल में वो पूरा एक सिस्टम बनाएंगे मीडिया सिटी में जो क्रिमिनल्स को लॉ करेगा, क्रिमिनल जैसे वो बंदे जिन्होंने शरासा को मारा, जिससे वो अपना रिवेंज भी ले पाएंगे। फिर क्रोलो ना अपने दिमाग में कंपेयर करने लगता है जो ये क्राइम सीन था वो एक तरीके की थिएट्रिकल परफॉर्मेंस टाइप थी। फिर अजीब बताता है कि वो किलर वापस उसी स्टेज पे आएगा जो स्टेज वो बना रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो रॉ इमोशंस से इतना ज्यादा मोटिवेट होकर ओविन को भी ये चीज चाहिए भाई कि हमें इमीडिएट रिवेंज चाहिए। लेकिन क्रोलो का कन्विक्शन और विजन फॉर फ्यूचर ओविन को कन्विंस कर लेता है जिससे कि वो थोड़ा पेशेंस में रहे। और चैप्टर 397 एंड होता है जिसमें क्रोलो एकदम फॉर्मली टेक करता है ये टाइटल लीडर ऑफ ट्रूप और उसका रोल, और फुली कमिट करता है अपने प्लान के साथ, भाई नहीं करेंगे ही करेंगे। और क्रोलो सीधे सीधे ये बोल देता है कि वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देगा इस चीज को लेकर, जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड उनके नाम से डरेगा। और आज ही प्रॉमिस करता है ये चीज कि कोई और मीटे सिटी के अलावा सब सफर करेंगे, जैसे हमारी सारसा ने सफर किया है सेम इसी तरीके से सफर करवाएंगे हम। फिर चैप्टर 398 के स्टार्टिंग में नोबुनागा, फिंक्स और फेटन प्रेशर कर रहे होते हैं एक माफिया मेंबर को जिससे कि वो एक रूम में एंटर करे, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि उस रूम में बहुत ज्यादा ट्रैप्स हैं और वो सारे ट्रैप्स हेली फैमिली ने लगाए। और फिर ट्रूप डिबेट कर रहा होता है कि कैसे उन्होंने ट्रैप्स लगाए होंगे और वो कैसे वर्क कर रहे होंगे। और उन सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि क्या वो इमिशन यूज कर रहे हैं, कंजरिंग यूज कर रहे हैं या फिर स्पेशलाइजेशन यूज कर रहे हैं नए एबिलिटीज में। और वो ये डिस्कवर भी कर लेते हैं जैसे ही ट्रैप एक्टिवेट होता है, जैसे ही कोई एक बंदा उस रूम से बाहर आएगा फ्रंट डोर से, और फिर वो उस माफिया मेंबर को फोर्स करते हैं कि वो जा भाई अंदर जा तू। और माफिया मेंबर एकदम वैनिश हो जाता है एक साथ। इस चीज से उनके दिमाग में और भी ज्यादा चीजें चलने लगती हैं कि भाई सारे के सारे ट्रैप्स कंटिन्यूअस एक्टिवेशन में। और फिंक्स बोलता है कि ये सारे के सारे ट्रैप्स एक तरीके से लैंडमाइन टाइप है और ये सभी ना सिर्फ एक लिमिटेड कंडीशंस में ही सेटअप किए जा सकता है और उन्हें कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए वो एक और माफिया मेंबर को भेज देते हैं उसी डोर से, जिससे कि वो कंफर्म कर पाए कि ये ट्रैप ट्रिगर हो रहा है रिपीटेडली। और हेनरी और केनी जियो फैमिली के ट्रूप के पास आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो भी फैंटम ट्रूप को मदद करेंगे जिससे फैंटम ट्रूप अवॉइड कर पाए ट्रैप को, और इवन जिससे वो लोकेट कर पाए हेली फैमिली के हाइड आउट को। फिर हेनरी हमें अपनी एबिलिटी दिखाता है जो कि होती है वो बंदा लिटरली ऑब्जेक्ट्स को लिविंग क्रीचर्स में बदल सकता है। जैसे वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ट्रांसमीटर को एक ऑयस्टर में, जिससे अगर वो सोलो भी होता है तो वो इवेड कर सकता है उन डिटेक्शंस को। तब वो सर्च कर रहे हैं और ये चीज को प्रूव करने के लिए हेनरी उस ऑयस्टर को सोलो ही कर जाता है खुद से, जिससे कि वो डीकॉय बन पाए। फिर जैसे ही हेनरी एक्टिवेट करता है उस ट्रैप को और वो टेलीपोर्ट होता है हेली का हाइड आउट में, नोबुनागा भी वहां पे पहुंच जाता है फिर। और उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि उनका हाइड आउट प्रोटेक्टेड है एक नैन बैरियर से, जिससे वो सिंपल वॉल्स को कट करके नहीं जा सकते वहां। और वो जैसे जैसे और एक्सप्लोर करते हैं उस हाइड आउट को, वो ये चीज सोचते हैं कि अभी तो और भी ज्यादा ट्रैप्स और एनिमीज पड़ेंगे हमारे आगे रास्ते में, और वो रेडी हो रहे होते हैं कि भाई अच्छी खासी बैटल होने वाली है आगे। फिर उन्हें मिलता है रिसेंटली एक अबेंडेड लॉन्ड्री रूम, जिसे देख के नोबुनागा ये सोचता है
कि आसपास के सिविलियंस उनको ना यूज किया होगा हेली फैमिली ने, जिससे कि वो हेली फैमिली को अलर्ट कर पाए इंट्रूडर्स के बारे में। और वो एक और डोर ओपन करते हैं और उनके सामने बहुत सारे हेली मेंबर्स आ जाते हैं, जिनमें एक टेराबेलम भी होता है और सूफ्ले और पेरियोड, जिन्हें लिटरली फर्क भी नहीं पड़ता कि वो लोग आए, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे। मतलब कि वो ऐसे कटे जैसे वो उन्हें मार ही देंगे इजीली। फिर हेनरी एक नाइफ फेंक के मारता है टेराबेलम की तरफ, लेकिन उसकी एबिलिटी स्वीट हेल को ही डैमेज कर देती है और जो भी डैमेज उसे हुआ होता है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर देता है उस पास पड़ी ड्रिंक में। फिर और भी ज्यादा वहां टेंशन बढ़ जाती है। तब योकुटानी, जो कि हेलिस का लॉयर है, वो यूज करता है कॉन्जरेशन एबिलिटी, जो कि है बैटल ऑफ विट्स, LSDF। ये बहुत सारे इनविंसिबल पपेट्स को समन कर देता है जो सामने खड़े इंट्रूडर्स को रिस्ट्रेन करेंगे उनके क्राइम्स के अकॉर्डिंग। फिर नोबुनागा और हेनरी, इन पे चार्ज लगता है कि उन्होंने ट्रेसपासिंग करी है और इवन उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर भी किया है, जो कि पपेट्स के लिए एक हाईएस्ट अलर्ट लेवल है। फिर पपेट्स रिस्ट्रेन करते हैं नोबुनागा को और उसकी कटाना भी ले लेते हैं उससे और उसे टेलीपोर्ट ही कर देते हैं हाइड आउट से बहुत दूर। और हेनरी वापस से लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाता है और वो ट्रांसमीटर को छुपा देता है जिससे हेलीज उसे डिटेक्ट न कर पाए। फिर हम देखते हैं नोबुनागा को, उस बंदे को वापस से टेलीपोर्ट कर दिया गया रूम 3101 में और वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक करता है ट्रैप्स पे, ड्यूअल पर्पस पे, क्योंकि वो ना दोनों तरीके से काम कर रहा है, टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी है और इवन एक सीक्रेट पैसेज वे भी है। और फिर हेनरी भी वापस से आ जाता है नोबुनागा के पास और उसे बताता है कि जो ट्रांसमीटर है वो उसे उस प्लेस पे रखा है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने एफर्ट्स को डिवाइड कर लेंगे, जिससे हेनरी गैदर करेगा हाइड आउट की लोकेशंस को और ये फैंटम ट्रूप्स अपनी सर्च को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि वो उस ट्रांसमीटर को ढूंढ पाए। और फिर थर्ड ईयर पे विंग्स ऑफ एटर्न वो कंटिन्यू ट्रैक कर रहे होते हैं कि ट्रांसमीटर है कहां, और वो ये चीज सस्पेक्ट करते हैं कि हेली का हाइड आउट या तो उनके जस्ट ऊपर है या जस्ट उनके नीचे है। फिर उनके पास नोबुनागा भी आ जाता है जो बहुत ज्यादा कंसर्न होता है मरीना के लिए, जो कि बॉस है हेली फैमिली की, और वो बोलता है कि वो बंदी शायद से अपर टीयर्स पर है। और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं टीयर 4 में ब्लैक वेल के, और फेटान को ये चीज दिखती है कि उसका सिग्नल बहुत वीक होने लग रहा है, जो कि ये चीज कंफर्म कर रहा है कि उनका हाइड आउट टीयर 4 पे नहीं है, टीयर 2 पे है। फिर नोबुनागा बोलता है कि यार बड़े ही चालू लोग हैं हेली फैमिली वाले, दिखने में नॉर्मल तो ये अमेचर लोग लग रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर हमें नेक्स्ट पैनल में प्रिंस टाइसन दिखाया जाता है कि उसकी बुक ऑफ लव, उसका एक कामिक इन्फ्लुएंस है जो भी उस बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बंदी कंसीडर कर रही है ना कि वो शेयर करेगी इस चीज को अपने किंग के साथ, जिससे वो एंड कर सके सक्सेशन वॉर को। और कहीं और इस शिप पे उसकी गार्डियन बीस्ट स्पिरिट, जिसने उसकी फॉर्म ले लिया उसकी डेथ के बाद, वो रीअश्योर करता है मेलोडी को कि उसका सैक्रिफाइस वॉलंटरी था, और काचो का जो बीस्ट था वो डिक्लेयर करता है कि फिगेत्सु को ही किंग बनना चाहिए और उसकी डेथ को सीक्रेट रखा जाए उसकी सिस्टर से, जिससे कि वो उसके इमोशनल ब्रेकडाउन को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन मेलोडी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसके खुद के अंदर बहुत सारी गिल्ट की फीलिंग्स जाग रही हैं, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि अब 5 प्रिंसेस ने रिक्वेस्ट किया है उसकी प्रेजेंस के लिए, क्योंकि वो 5 प्रिंस सोच रहे हैं कि वो एकदम प्रॉपर पोटेंशियल असैसिन है अभी, क्योंकि उस बंदी की म्यूजिकल एबिलिटीज है। और फिर वो इन्वेस्टिगेटर जो मेलोडी के साथ काम कर रहा है, वो बंदा भी इवन सजेस्ट करता है कि वो पॉइजन को यूज करे अपनी परफॉर्मेंसेस में, और मेलोडी ऑब्वियसली अभी अनश्योर है कि वो किस पे ट्रस्ट करे किस पे नहीं करे। वो नेविगेट कर रही होती है इस पूरे डेंजरस लैंडस्केप को, और उसके साथ ही सेम टाइम पर वो ट्राई कर रही है कि वो फुगेत्सु और अपने आप को बचा पाए। और तभी फुगेत्सु काचो को बताती है कि उसने भी एक न्यू एबिलिटी अनलॉक करी है जो उसे इनेबल करती है, जिससे वो अपनी नैन पावर्स को और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर सकती है। लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशनिंग जैसे जैसे वर्स हो रही है उसका हैवी टोल पड़ रहा है उस पर। फिर मेलोडी बाद में फुगेत्सु से भी मिलती है और उसे ना बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा सेंस होता है, और उस पूरे ऑरा में एकदम इविल स्पिरिट्स उसे महसूस हो रहे होते हैं। ये और भी ज्यादा कंसर्न्स को बढ़ा देता है फुगेत्सु के बारे में और उसकी न्यू फाउंड पावर्स के बारे में। और फिर चैप्टर के एंड में मेलोडी और बाकी के लोग, कुरापे का भी होता है वहां पे, वो एक प्लान बना रहे होते हैं जिससे वो डील कर पाए जिन डेंजर्स को वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है ये चीज कि ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हुई हैं ये सब डिसेप्शन है, और तुम कितने भी केयरफुल नेगोशिएशंस कर लो वो सब क्रिटिकल रहेंगी, जिससे वो सर्वाइव कर पाए सक्सेशन वॉर को। और फिर चैप्टर 400 एंड होता है हमारा, जहां पे कुरापे का एग्री कर रहा होता है इस बात से, जिससे वो साथ में काम करेगा प्रिंस टोबैका के। आई नो हंटर की मांगा बहुत ज्यादा हार्ड टू प्रोसेस है, तो इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देख लेना मेरे भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा पहले से ही। तो जो प्रिंसेस हैं काकेन एम्पायर के, वो सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, तब तक वो डार्क कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे उससे पहले। और हाँ, डार्क कॉन्टिनेंट एक और पागल वाली जगह है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 401 की, और जैसा तुम्हें पता है वो डार्क कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, उसके ट्रैवल टोटल 2 महीने में कंप्लीट होगा, और गार्ड को बुलाया जाता है। फेरी काव जो फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन के साथ काम करता है, वो ऑलरेडी सोच रहा होता है कि लॉन्गी उसके पास आएगा, जिससे वो ड्रास्टिक मेजर्स ले सके 14th प्रिंस के अगेंस्ट। और मैं तुम्हें बता दूं 14th ही यंगेस्ट प्रिंस है, वही प्रिंस वोबल, और वही अंडर सर्वेलेंस है कुरापेका के, जिससे कुरापेका उसकी मदद कर पाए। ऑब्वियसली बच्चा है वो भाई, और कुरापेका नैन डिवीजन यूज करता है ये पता करने के लिए कि लॉन्गी का कोई मैलिशियस इंटेंट तो नहीं है। लॉन्गी लिटरली अपने मुंह से बोल देता है कि वो नैन यूज कर सकता है। फिर लॉन्गी अपनी एबिलिटी दिखाता है, नैन को यूज करके एक फ्लोटिंग पेपर बनाता है उनके सामने, और लॉन्गी की एबिलिटी है ट्रांसपेरेंट वर्ड्स, जो कि एक मैनिपुलेशन टाइप है, जो कि अगर बंदा साइन करता है एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट को, उसे या तो बफ या फिर डिबफ मिलेगा कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो तुम सिग्नेचर कर रहे हो ना उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो बाय चॉइस होना चाहिए, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। और तुम सोच रहे हो कि लॉन्गी समझा क्यों रहा है अपनी एबिलिटी को, क्योंकि
क्योंकि ये चाहते हैं कि कुरापिका एग्री करे 5th प्रिंस के साथ कॉन्टेक्ट में आने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गी ने अभी तक टोबैपा को नहीं बताया ये सब, मतलब इस नैन एबिलिटी के बारे में, या फिर ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इनका, या फिर उनका रियल मोटिव, रियल गोल क्या है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुरापिका साइन करने से पहले थोड़ा झिझकता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में बार बार यही सोच रहा है कि टोबैपा को तो पता ही नहीं है और ऑलरेडी कुरापिका के पास अपना खुद का प्रिंस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर कुरापिका तुरंत अपना नैन एग्जिबिट करता है और एक गन निकालता है। सोच रहे हो कुरापिका लॉन्गी को यही मारने वाला है, क्योंकि कुरापिका को ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा मिसलीडिंग लग रहा होता है। तुम खुद सोचो ना, लॉन्गी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है जो ट्रांसपेरेंट वर्ड्स है, जिसे देख के ऑब्वियसली लॉन्गी थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि जो ट्रांसपेरेंट वर्ड्स का इफेक्ट है मेरे नैन एबिलिटी में, इस इफेक्ट की मदद से तुम झूठ भी नहीं बोल सकते हो एक दूसरे से। तो अपेरेंटली जो ये लॉन्गी बोल रहा है ना, ये सारी बातें सच है। उन्हें बस एक पीसफुल डील करनी है कुरापिका के बीच में और टोबैपा के बीच में, और इवन वो कुरापिका को एक्स्ट्रा पावर देंगे उस एग्रीमेंट के चलते। ऑब्वियसली अगर कुरापिका उसे साइन करेगा तभी। और कुरापिका थोड़ा शांत होता है, लेकिन गन अभी भी उसने पॉइंट कर रखी है लॉन्गी की तरफ, और कुरापिका सोच रहा होता है कि इसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि इसका रियल मोटिव, रियल गोल है क्या। और फिर वो बताती है, हाँ बताती है, वो लड़की है, ये पहली बार हमें पता चल रहा है। और अभी तुम्हारा दिमाग एकदम फटने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ, कि ये लड़की बियॉन्ड नेट्रो की डॉटर है, समझे, आइजैक नेट्रो की पोती। अब ऑब्वियसली वो सुनने के बाद भी कुरापिका गन नीचे नहीं कर रहा अपनी। और फिर लॉन्गी बताती है कि आज से 30 साल पहले बियॉन्ड नेट्रो, जो कि हमारे आइजैक नेट्रो का बेटा है, वो एक एलीट सोल्जर को कन्विंस करता है काकेन एम्पायर से, जिससे वो अरेंज कर सके एक फेक मैरिज को। और फिर उसके बाद बियॉन्ड बिजी हो जाता है और उसके जो किड्स होते हैं उन्हें वो भेज देता है जो अडॉप्टिंग फैमिलीज होती हैं उनके पास, जिससे कि वो रेज कर सके उसके बच्चों को। और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है रॉयल आर्मी स्कूल के अंदर, जिससे कि हर एक प्रिंस के पास एक बंदा हो, वही उन सारे प्रिंसेस के लिए जो काकेन फैमिली के हैं। और लॉन्गी को ये रियलाइज होता है कि बियॉन्ड का ही प्लान था, क्योंकि उसका नैन मैच ही नहीं करता है जो नैन उसके फादर का है, और उसने अपने सारे सिबलिंग्स को देखा है सेम गार्ड के रोल्स पर, जैसे ये एक प्रिंस को सर्व कर रही है उसकी गार्ड है ऐसे ही। और जो इसका अडॉप्टेड फादर था उसने बताया था इसे कि ये एकदम ट्रुथ है, और जो अदर गार्ड्स हैं जिनके साथ ये रिलेटेड है, उन बाकी के गार्ड्स को हमारे इस सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है कि हम रिलेटेड भी हैं या फिर हम सिबलिंग्स हैं। और फिर लॉन्गी बताती है कि वो अपने आप को कोई स्पेशल नहीं सोचती है, लेकिन ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और स्टार्टिंग में ना जितने भी बियॉन्ड के सारे बच्चे थे उन सबको भेजा गया था डॉम्स में रहने के लिए, जिसका मतलब ये हुआ जो किड्स थे उनका कोई ज्यादा अच्छे बॉन्ड्स नहीं बने उनकी फेक फैमिलीज के साथ, और इवन पेरेंट्स आपस में ही बात करते थे बियॉन्ड के प्लान के बारे में। लेकिन ये सारी ही चीजें जो काकेन एम्पायर की नेशनल पॉलिसी है उसके बाहर बातें नहीं हो रही थी, तो मतलब सारी चीजों को कंट्रोल्ड वे में किया जा रहा था। तो इसलिए जो काकेन एम्पायर उसे पता नहीं चला था इस सारी चीजों के बारे में। लेकिन लॉन्गी अपने आप को और अपने सिबलिंग्स को डिस्क्राइब करती है एज सैक्रिफिशियल पॉन्स, मतलब वो बंदी तब से पैदा हुई है, उसे लिटरली तब से नैन एबिलिटीज पता है, जो ऑब्वियसली बेसिक नॉर्म के अंदर आता ही नहीं है। तो जो मिलिट्री स्कूल था, वहाँ की ट्रेनिंग थी, वहाँ की हार्डशिप्स थी, वो ज्यादा टफ नहीं थी लॉन्गी के लिए। लेकिन बियॉन्ड के प्लान के साथ साथ उन्हें एक कर्स भी मिला है, जिससे वो अपनी बहुत यंग एज में ही अवेकन हो गए थे। और लॉन्गी तभी रियलाइज करती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर वो बात करती है अपनी हाफ सिस्टर के साथ, जो कि है मकाहा, वही बंदी जो सेकंड प्रिंस के साथ काम करती है। उसे एक हाई पोजीशन नहीं दी गई थी एज अ गार्ड ऑब्वियसली, और जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें भी उस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एज क्लोज गार्ड काम नहीं कर रही है। तो तब उसे एक नैन यूजर चेक करता है, उन्हें अपनी बॉडीज पर एक मार्क मिलता है, एक तरीके का डार्क इफेक्ट, जो ट्रिगर होगा तब वो मरेंगे, और वो मार्क सिर्फ गियो यूज करके ही देखा जा सकता है। एंड तुम एक बार जरा देखो ये मार्क है कहाँ पे, लिटरली टंग के नीचे। और फिर कुरापिका उस मार्क को देखता है, और इसकी ना शेप ऐसी है, एक आंख बनी हुई है जिसे सर्कल कर रखा है काफी सारे लेटर्स ने। और तुम जरा देखो इसे ये लग कैसी रही है। अब तुम समझे रफली बियॉन्ड का प्लान क्या था। ये सारी जो बियॉन्ड की ऑफस्प्रिंग्स हैं, दे आर मेंट टू किल प्रिंसेस। जिस प्रिंस के लिए असाइन हुए ये उनको मारेंगे, और एटलीस्ट 10 बंदों के अंदर इतना नैन है जो वो कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो बियॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट साइकोपैथ है। तुम लिटरली भाई हम आइजन के इतने बड़े फैन है ना, एक बार अभी तुम थोड़ा स्टोरी में ना आगे बियॉन्ड देखना, तुम क्रेजी फैन होने वाले हो बियॉन्ड के। बियॉन्ड ने बाकी के बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर कर रखा है जिससे कि वो उसके प्लान के साथ इनेक्ट कर सके, जिनके पास लेस पावरफुल कर्सेस हैं। यही कर्सेस जो लंगी के अटैच्ड है, और दूसरे कर्सेस के कंपैरिजन में इस कर्स को ना तो तुम जला सकते हो, और जैसे टंग के नीचे वाले हिस्से में अगर तुम वहां की पूरी स्किन को भी काट दोगे ना तब भी वो कर्स रहेगा। ऑब्वियसली बियॉन्ड कोई ऐसी नॉर्मल सा कर्स नहीं लगा देगा जिसे इतना इजीली डिस्पैच किया जा सके। वो अपना ये इतना बड़ा जंजाल, इतना बड़ा प्लान प्रिपेयर कर रहा है पिछले 30 सालों से। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये कर्स्ड है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ये लिटरली ट्रिगरिंग बॉम्ब है। तब भी बियॉन्ड को लगेगा कि राइट टाइम आ चुका है, वो ट्रिगर दबा देगा। और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ये लोग उसे रोक सकते हैं ये काम करने से। अगर उसने सोच लिया कि वो इनकी लाइफ्स को खत्म कर देगा और कर्स एबिलिटी को स्टार्ट कर देगा, तो उसकी ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो होने ही वाला है। फिर बिल जो कुरापिका के साथ खड़ा हुआ था वो बोलता है कुरापिका से कि बहुत सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा, और हमारे यहाँ बहुत सारा टाइम जा रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ नॉर्मल चेक करने वाले थे लॉन्गी को। अब ऑब्वियसली उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है कि तुम सारी की सारी डिटेल्स पता चल जाए। और तुम एक चीज कंसीडर कर सकते हो कि मकाहा ट्रिगर नहीं हुई थी, तब वो फेल हो जाती है सेकंड प्रिंस के पास जाने में। तो जो हमारा बियॉन्ड है वो सिर्फ सारे के सारे प्रिंस के पीछे नहीं है, या फिर ऐसा हो वो सारे प्रिंसेस के पीछे नहीं है, कुछ प्रिंसेस के पीछे, या फिर कोई एक स्पेसिफिक बंदा है। अभी उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट क्या है उसका, लेकिन बियॉन्ड खत्म करना चाहता है सक्सेशन वॉर को, और वो चीज करके उसे केओस क्रिएट करना है। और जो सबसे स्कैरियस्ट पार्ट है वो ये है कि किसी भी बंदे को उसके प्लान के बारे में नहीं पता है, लिटरली किसी भी बंदे को। जिसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि बियॉन्ड स्ट्रेंथन कर सकता है
कर्स होल्डर्स को उन्हें रैंडम चांसेस देके कि वो खुद से एक्टिवेट कर लें उसे, बिकॉज इवेंचुअली अगर वो मरेंगे तो वो एक्टिवेट ही करने वाले हैं उसे। और फिर कुरापिका सोचता है कि जो फर्स्ट प्रिंस है वही एक बेस्ट चॉइस है जिससे तुम थ्रोन को एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो फर्स्ट प्रिंस को लुढ़का देगा फिर वो मार्शल लॉ ला सकता है और फिर वो इस पूरी शिप को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लॉन्गी डिसएग्री करती है क्योंकि बियॉन्ड की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, कनिंग और मॉन्स्टरस है, तो वो किसी और को पावर लेने तो नहीं देगा। जो हमें एक थ्योरी दे रहा है कि इन सारे प्रिंसों में से कोई एक प्रिंस बियॉन्ड का ही बच्चा है। मतलब सुनने में अभी तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि तुम खुद एक बार नजर डालो इन सारी कंडीशंस पे कि जो प्रिंस है वो बर्थ से एक क्वीन से होना चाहिए, इसका मतलब उसे डायरेक्ट किंग का चाइल्ड होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है भाई, जो मेरे को भी लग रही है। और कुरापिका ने अभी तक गन पकड़ी हुई है और ऑब्वियसली चेन भी है, तब ये सारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फिर बिल बोलता है कि बाहर के जो लोग हैं वो शायद सोचने लग जाएंगे कि ये लोग इतने टाइम से इस रूम के अंदर हैं, क्या चल रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्लेम डाल देंगे स्टेलमेट पे, उस एग्रीमेंट को लेकर, फिफ्थ प्रिंस को लेकर, और जिससे वो सस्पिशन को अवॉइड कर पाए। कुरापिका ये भी बोलता है कि मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को, तब वो अपनी डील को अच्छे से क्लोज कर लेंगे। और जो प्रिंस बेंजामिन की फैमिली है वो कन्विंस हो जाते हैं कि जो लॉन्गी है वही स्नेक की यूजर है और उसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इस एग्रीमेंट में जाने के लिए ही 14th प्रिंस को और 8th प्रिंस को एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा टोबेपा के साथ, जिससे नॉन वायलेंस मेंटेन रहे उनके बीच में और वो हर्ट नहीं कर सकते दूसरे पार्टी ग्रुप के मेंबर्स को, इंक्लूडिंग उनके गार्ड्स को। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है हर हफ्ते। तब तक लॉन्ग ही रूम 1014 में उस एग्जैक्ट डेजिग्नेटेड टाइम पर। इसका मतलब ये हुआ अगर इसे मार दिया जाता है या फिर ये डिले हो जाती है कुछ भी रीजन की वजह से, ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा उनको फोर्सफुली जेसू में डाल दिया जाएगा नेक्स्ट पूरे एक हफ्ते के लिए। और कुरापिका की एबिलिटीज को देखते हुए जो ट्रुथ पे रिलाई करती हैं और रियल इंटेंट सामने वाले को बताती हैं, तो कुरापिका सोचने लगता है कि उसकी एबिलिटी ने ट्रिगर कर दे उस जेसू को। लेकिन तब तक कोई डैमेज नहीं हो रहा है और कोई भी इंटेंशनल हार्म नहीं हो रहा है, वो तब तक कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। लॉन्ग ही ऑब्वियसली ऐड करती है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि वो ये ढूंढ रही है ना कि बियॉन्ड का चाइल्ड कौन है सारे के सारे प्रिंसेस में से इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट के खत्म होने से पहले। और अगर ये लोग उस बंदे को ढूंढ लेंगे विद इन टाइम पीरियड तो इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और इवन अगर ये पता चलता है कि उनमें से कोई भी नहीं है उसका बच्चा, उनमें से कोई भी रिलेटेड नहीं है, लॉन्गी ये भी कंसीडर कर रही है कि अगर टोबेपा को पता चलेगा उसके और बियॉन्ड के कनेक्शन के बारे में या फिर कर्सेस के बारे में, तो उसी पॉइंट पर ही कॉन्ट्रैक्ट नल कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर वो उसके बाद एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बना रही है कुरापिका के साथ, लेकिन इस चीज का वन टाइम यूसेज ही है, मतलब इस लॉन्गी की कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी का, क्योंकि एक तरीके से इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा ब्रोकन है और कुरापिका बस साइन करने ही वाला होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कुरापिका की जो नैन एबिलिटी उसने अभी तक एक भी झूठ नहीं पकड़ा है, ना ही कोई भी मैलिस आया लॉन्गी की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद एक और चीज है, उसका रियल मोटिव। अब हाँ, एक तरीके से उसने बोल दिया कि उसे ढूंढना है बियॉन्ड नेटवर्क का चाइल्ड उन सारे प्रिंस के बीच में, और यही उसका रियल मोटिव है। और एक तरीका ढूंढना है उसे जिससे वो इन सारे के सारे कर्सेस से बच सके, इनका क्योर ढूंढ सके। लेकिन नहीं, लॉन्ग ही को पर्सनली उस बंदे को मारना है जो भी बियॉन्ड का बच्चा निकलेगा प्रिंस के बीच में। और ऑब्वियसली ये केस बिल्कुल भी नहीं होता अगर बियॉन्ड सारी चीजें स्टार्टिंग से ट्रूथफुल बताता, या फिर तब लॉन्ग की बड़ी हो गई थी, उसे समझ आ गई थी, तब बियॉन्ड उसे बता देता उसका प्लान, क्योंकि तब तो अंडरस्टैंड कर पाती ना लॉन्ग उसके गोल को। फिर वो उस रूम से बाहर आता है एकदम शांति से, और रूम के बाहर ऑब्वियसली गार्ड्स खड़े हुए थे कंक्लूजन जानने के लिए। और फ्यूरी को एनालाइज करता है कि दोनों लॉन्गी और कुरापिका, इन दोनों के नैन में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी क्लैश होता तो इन दोनों के नैन में फ्लक्चुएशंस आते हैं। दोनों का नैन एग्जैक्टली सेम है। फिर वो ये देखता है लॉन्गी की आंखें थोड़ी बहुत नम होती हैं, जो उसके लिए और भी ज्यादा मिस्टीरियस सा हो जाता है कि ये क्या हुआ है। और कुरापिका तो एकदम ही एग्जैक्ट सेम लग रहा है उसके फिजिकल अपीयरेंस में भी और उसके नैन में भी। और फिर वो सोचने लगता है शायद एबिलिटी ऐसी होगी जो मैनिफेस्ट होती है तब राइट कंडीशंस मिलती हैं। फिर कुरापिका एडमिट करता है एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि एक तरीके से पीस ट्रीटी है टोबेपा के साथ। और कुरापिका उन्हें वो भी बताता है कि वो और लॉन्गी की साइड एक एग्रीमेंट पर नहीं आए, ना ही वो एग्रीमेंट के डिटेल्स को रिवील कर सकता है। और फिर फेरिका सोचने लगता है कि क्या सीरियसली। और फिर कुरापिका और फाइट्स जो रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड प्रिंस का, वो नेक्स्ट बात करने वाले हैं। और फुरिकावा को ऑलरेडी पता है कि वो कुरापिका के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे समझ में आ रहा होता है कि बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर वो हार गया तो उनकी साइड बहुत फीकी पड़ जाएगी, और ऑलरेडी उसके पास कोई प्रूफ है नहीं। और ये सोचते हुए वो एक जोक मारता है कि मेरे को कोई न्यू जॉब असाइनमेंट चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है बियॉन्ड, जिसको बेयरली ही दिखाया गया है काफी टाइम पीरियड से। ऑब्वियसली वो चेन से बंधा हुआ है और वो एक बुक पढ़ रहा होता है, और उसने वो बुक कंप्लीट कर ली होती है और वो सोच रहा होता है नेक्स्ट बुक मिलेगी मेरे को। लेकिन जो डिफेंस मेंबर होता है उसके पास, वही जोडियक का बंदा हमारा टाइगर, वो उससे बोल देता है भाई इतना ही है तो एक नोवेल ही लिख ले तू। जबकि टाइगर को पता था कि बियॉन्ड को वो चीज अलाउड ही नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और बियॉन्ड लिटरली वो बुक को उठा के पॉइंट करता है कि वो इस बुक से ही टाइगर को मार सकता है। अगर बियॉन्ड ने उसे मारने का सोचा तो सोच रहे हो तुम इस बंदे का। और ऑब्वियसली हमारा टाइगर शांति से सुन रहा होता है उसे। और फिर बियॉन्ड पूछता है उससे कि मुझे एक पर्सन को देखना है, क्योंकि उसे बात करनी है उससे कुछ। तो किस बंदे के लिए पूछ रहा है। ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं चैप्टर 402 की। अभी भी 10th डे ही है। ज़ैंग के रूम में दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे उसके गार्ड उससे बोल रहे होते हैं कि अगर सिर्फ वो, वॉबल और टोबेपा, तो वो दोनों लोग उसे जीतने देंगे
और वो स्टेप डाउन कर देंगे। लेकिन अभी उनके लिए अनक्लियर है कि वो काउंट किया जाएगा या फिर नहीं, अगर वो दोनों से ऐसे ही जीतने देंगे तो। और ऐसी एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर बाकी के प्रिंस समहाउ एग्जिट कर देते हैं इस कॉन्टेस्ट को, और अगर हम कंसीडर करें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज को, जैसे बेंजामिन हो जाए, श्राइडनिक या फिर वो लूजरूस, कॉटन कैंडी जो स्टिल अभी भी खड़े हुए हैं इस कॉन्टेस्ट में, तो ये तो होने नहीं वाला अभी जल्दी। फिर हमें दिखाया जाता है रूम 1005, जहां पे टोएबा बात कर रही होती है अपनी टीम के साथ कि कैसे कुरापिका ने एक्सेप्ट कर लिया उनके पीस ऑफर को और उस एग्रीमेंट को, जो देखने में ऑब्वियसली एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मतलब जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, कुरापिका रूम से बाहर आके कुछ और ही अनाउंस कर देता है, तो ये उसकी बात कर रही है। और फिर मेयोर भी सेम बात कन्वे करता है कि कुरापिका तभी फॉलो करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक क्वीन और प्रिंस वहां पर रहेंगे, तब वो विजिट करेगा। और जो थर्ड प्रिंस के सोल्जर्स हैं वो भी सेम ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो बेनिफिशियल रहे, जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी उनकी पार्टीज में। और ऑब्वियसली थर्ड प्रिंस ज़ैंगलियर, अगर तुम भूल चुके हो तो। और टोएबा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन सारी की सारी डिमांड्स को लेकर, लेकिन वो मेंशन करती है कि वो हैप्पी है कि वो वर्पल और क्वीन के साथ है। और ये बात स्ट्राइक करती है रेहान को, क्योंकि ये एग्रीमेंट एक तरीके से प्रूव कर रहा है कि अब वो बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं 14 प्रिंस के साथ, और ऑब्वियसली अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कुरापिका के साथ। और उसकी तरफ ज़ैंगले दे रहा है कॉइन्स को जैसा इंस्ट्रक्टेड है, लेकिन उस चीज से कुछ भी नहीं हो रहा है। या तो किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से हो रहा है कि कोई सर्टेन कंडीशन मीट हो चुकी है, या फिर जो राइट टारगेट है उसे अभी तक ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। डेस्पाइट इस सबके ज़ैंग आगे बताता है कि वो जिसको भी वो चीजें दे रहा है ना, वो लाता है लक। और फिर वो मेंशन करता है जो इफेक्ट है वो ट्रिगर होगा 10th डे पर। और फिर सोच लगता है शायद ना भी हो, क्योंकि उसके पास वो अभी भी है उसके पोजेशन में। और टोएबा कॉन्टेम्पलेट करने लगती है कि श्राइडनिक ने अटेंड क्यों नहीं किया था बैंक्वेट को, क्या वो इसलिए तो नहीं है कहीं श्राइडनिक टोएबा को एज अ पॉसिबल एलाई नहीं मानता है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से तो श्राइडनिक सबको ही अपनी एनिमी बना लेगा। वो भाई पूरा पागल इंसान है, मेनियाक है वो। और इसे हटा के टोएबा ये सोचने लगती है कि वो कैसे अपना फोकस हटाएगी उससे और ज़ैंगली पे लगाएगी, क्योंकि बेंजामिन ने असाइन किया है रियोन को, जिससे वो देख सके हर एक मूव को। फिर वो बोलती है कुरापिका की जो ट्रेनिंग सेशन था और उसके पीपल एम्फसाइज करते हैं कि वो कितने क्लोज हैं ज़ैंगले के, तभी वो बेंजामिन के गार्ड के आसपास रहते हैं, मतलब बेसिकली। और उसके बाद टोएबा भी साइन कर देती है एग्रीमेंट को, और एक कंडीशनल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसके पीछे उसका गार्डियन बीस्ट दिखाया जाता है, जो काइंड ऑफ बड़ा सा फ्रॉग टोड पता नहीं क्या मिक्स ब्रीड है। फिर हमें एक बेंजामिन का गार्ड दिखाया जाता है जो अपने जूते में से एक ब्लॉक निकालता है, और वो रिवील करता है कुछ छोटे छोटे टूल्स जिन्हें यूज किया जाता है असैसिनेशन के लिए। लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उन्हें अब ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पास्ट में असैसिनेशन को फेल कर चुके हैं। लेकिन इस बंदे को ऐसा लगता है कि एकदम परफेक्ट रहेंगे हैकेनबर्ग को मारने के लिए। ये टूल एक तरीके से स्टमक इश्यूज क्रिएट करता है, जो देखने से ऐसा लगेगा कि वो कंटेजियस हो, जैसे ऑब्वियसली उस बंदे को क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। और इनफैक्ट ये टूल ऑर्गन फेलियर तक कर सकता है बस आधे दिन के अंदर। और ऑब्वियसली काम तभी करेगा तब ये इनहेल होगा 30 सेकंड के अंदर, तब उसे स्प्रे किया गया एयर में। अब अगर हम कंसिडर करें कि एक लिमिटेड टाइम है इसके लिए और लिमिटेड रेंज भी है इसकी, बिकॉज एक सर्टेन एरिया में ही कर पाओगे ना तुम, और इसी वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसका यूज बहुत कम कर दिया गया था असैसिनेशंस के द्वारा। लेकिन उसके टास्क के लिए, क्योंकि उसे टेक डाउन करना है एक प्रिंस को एक क्लोज स्पेस में ऑब्वियसली, तो उसके लिए एक आइडियल सिनेरियो क्रिएट करना काफी इजी होगा। और तब वो बंदा ये सारी चीजें सोच रहा होता है। उसके बाद वो कन्विंस है पूरा कि उसे यूज करना चाहिए प्रिंस हैकेनबर्ग पर, और वो एक रिलीज मैकेनिज्म जिससे वो स्प्रे करेगा वो भी रखता है स्लीव में, और बाकी जो टूल होता है उसे वापस से जूते में लगा लेता है अपने। फिर हमें दिखाया जाता है रूम 1004। हाँ, समझ चुके होगे तुम रूम नंबर से। वो मॉन्स्टर श्राइडनिक, और श्राइडनिक ट्रेनिंग कर रहा है 11th डे पर, जिससे वो मल्टीटास्क कर पाए फिजिकल एफर्ट को और नैन यूज को। और उसके पास ना गार्ड खड़ा होता है जो उससे काफी इंप्रेस हो जाता है, जो एडमिट करता है कि ये बंदा जेसु यूज कर रहा है फ्रॉम हिज बर्थ, जो क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यही वो बंदा है जिसे प्लांट किया है बियॉन्ड ने। हाँ, सही सुन रहे हो तो, लॉन्ग ही की तरह ही। उसके अलावा जो अब श्राइडनिक कर सकता है वो एक सेम एबिलिटी है जो कोई और बंदा एक रिग्रेस स्टडी करेगा नैन पर पूरे एटलीस्ट 1 साल तक, तब जाके वो यूज कर पाएगा। वो बंदा सेम यूज कर रहा है। और वो गार्ड मेंशन करता है कि जो चीज करने में उस गार्ड को ऑलमोस्ट आधी साल लगी थी, पूरे 6 महीने, वो इस श्राइडनिक ने 1 दिन में अचीव कर लिया है। तो तुम कह सकते हो भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट लर्नर है। हाँ, सो कॉल्ड नैन जीनियस। लेकिन वो गार्ड सोचने लगता है, क्योंकि डेटा ने वार्न किया था उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब श्राइडनिक के बिहेवियर के बारे में टुवर्ड्स पॉलिटिक्स और नैन, कि वो श्राइडनिक के लिए सिर्फ एक मींस है टू फुलफिल हिज डिजायर्स। और सिर्फ ये फैक्ट कि ये बंदा एक्टिवेट कर सकता है नैन एबिलिटी को, वाइल तब वो बंदा जेसु में, ये चीज श्राइडनिक को एक आउटलायर बनाती है। इवन अगर तुम उसे कंपेयर करते हो किसी भी स्पेशलिस्ट के साथ, उसके बाद भी ये बंदा अलग है भाई। और इसे तुम ये सोच सकते हो कि एक कॉन्टैक्ट किसी के साथ, जैसे लॉन्गी जैसे बंदे के साथ, और उसका जेसु इफेक्ट उसे एक तरीके से मदद ही करेगा। फिर एक गार्ड इन्फॉर्म करता है श्राइडनिक को मेलेडी के बारे में कि कैसे उसे पकड़ के रखा हुआ है अभी, और कैसे वो लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके डिटेंशन के टाइम को। और तब वो सुनता है कि बेंजामिन ने असाइन किया एक गार्ड को मेलेडी के लिए, तो वो भी ऑर्डर कर देता है अपने गार्ड को कि वो मूव करें और बाकी के प्रिंसों को दूर रखें। शायद श्राइडनिक सोच रहा है कि वो उसकी मदद कर सकती है उसे जीतने में इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट को। लेकिन भाई तुम सोच रहे हो बंदा कर क्या रहा है अभी? श्राइडनिक जेत्सु यूज कर रहा है, ट्रेडमिल पर चल रहा है, एक पर्सन से बात भी कर रहा है, और अपना फोन भी यूज कर रहा है सेम टाइम पर। ये भाई साहब तो ओवर अचीवर निकले। और फिगेत्सु के ना एक नया मार्क आता है जो काइंड ऑफ इंसेक्ट बाइट जैसा लग रहा है उसकी कमर पर, और काचू बोलती है पहले नहीं था उसकी कमर पे, तब वो ट्राई कर रहे थे एस्केप करने का, तो ये मार्क नया है। और मेलेडी बोलती है शायद ये इंजेक्शन मार्क हो सकता है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि वो काफी कम देर के लिए बाहर थी, अगर ये नैन का होगा तो, क्योंकि अगर नैन का होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे। और जैसा कि तुम गेस कर सकते हो वो चीज में भी कंडीशंस इन्वॉल्व है कि वो कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे काम करेगा, जिस भी काम के लिए वो बना है। भाई लोग, वेलकम टू हंटर हंटर्स वर्ल्ड।
देयर आर कंडीशंस फॉर कंडीशन एंड दोस कंडीशंस आर कंडीशंस फॉर कंडीशन। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर मेलोडी बोलती है, ये बात एक्सप्लेन कर रही है कि उस दिन कितना वियर्ड ऑलमोस्ट मैनिक बिहेवियर था उसका फिगेत्सु का, और कैसे वो एंडलेसली ओपन कर रही थी डोर्स को। और अगर हम बात करें पहले की, तो वो एक ही डोर ओपन कर पाती थी एक दिन में। तो इसका मतलब यही है, वो जो मार्क है सो कॉल्ड, इट इज मेंट टू मेक कि फिगेत्सु ओवर यूज करे अपनी नैन एबिलिटी को, और ये चीज इंश्योर करने के लिए कि वो मल्टीपल डोर्स को ओपन कर रही है एट वंस। मेलोडी तुरंत ये बात समझ जाती है, ऑब्वियसली वो मेलोडी है, हाउ कैन वी फॉरगेट। फिर वो टेस्ट करना चाहती है इस थ्योरी को, और ऑब्वियसली सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो फिगेत्सु को उस मोड से बाहर लेके आ सकता है। वो वही तरीका है कि हम उसे शो कर दें उसके डोर्स, और उनमें से किसी एक डोर में उसे ट्रैप कर दें, क्योंकि वो उसके अंदर एक एडिट बिहेवियर भी कॉज कर रहा है। और अब बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि ये लोग रोकें फिगेत्सु को उसका ही नैन यूज करने से, बिकॉज ऑब्वियसली वो मर जाएगी कुछ दिनों के अंदर ही ऐसे तो। और काचो के दिमाग में एक प्लान होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है लूजरस, हाँ हमारा कॉटन कैंडी मैन। काचो सोचते है कि ये मार्क उसी बंदे ने दिया, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी बहुत ही शेमलेस तरीके से यूज करता है अपनी फैमिली को, जिससे वो स्मगल कर सके ड्रग्स को। अब वो इंसिस्ट करती है और वो बोलती है कि ये शायद उसके गार्डियन बीच का इफेक्ट हो सकता है। अब अगर ऐसी चीज है तो ये तो काफी सारी चीजों को उठा के ले आएगा ना। जैसे अगर तुम्हें याद हो रूल है कि सारे के सारे प्रिंस अटैक नहीं कर सकते एक दूसरे को, और ऑब्वियसली बीस्ट भी एक दूसरे को नहीं मार सकते। लेकिन जैसा उन्हें दिख रहा है शायद लूजर्स को पता नहीं है क्या चल रहा है, तो ये चीज कोई भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है। इवन इफ अगर वो हर्ट करता है फिर मार ही देता है फिगेत्सु को। और काचो के पास प्लान है जिससे वो लूजर्स के नैन बीस्ट को रोक सकती है, उसके अनइंटेंडेड अटैक को। और एक चीज जो फिगेत्सु पहले कर रही थी वो ये थी कि वो ना टेस्ट कर रही थी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है अपने डोर से। इसे सुनने में तुम्हें काइंड ऑफ लग रहा होगा कि कुमा की डेविल फ्रूट जैसी एबिलिटी है, बट उससे डिफरेंट है ऑब्वियसली। लेकिन एक स्पेस उसके लिए ऑब्वियसली ऑफ लिमिट्स है। स्टिल वो बंदी हर जगह जा सकती है जहां पे वो पहले जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये चीज टेस्ट नहीं करी है कि अगर उन्हें कोई और बंदा फॉलो कर सकता है। और फिर काचो स्पेसिफाई करती है कि इकलौता रेस्ट्रिक्शन वो इन्वॉल्व करता है काचो को और फिगेत्सु को कि वो पास कर रहे हैं उस डोर से, जिससे मेलोडी उस डोर के थ्रू वहां से जा सके, इन थ्योरी ऑब्वियसली। और जैसे ही प्लान डिस्कस हो रहा होता है, मेलोडी तुरंत समझ जाती है कि उन्हें और बंदों की जरूरत है, क्योंकि एक तो उन्हें कंट्रोल करना है लूजरस को उसके म्यूजिक से, लेकिन किसी एक बंदे को उसे रेस्ट्रेंट रखना पड़ेगा, मतलब फिजिकली थोड़ा मूवमेंट ना करे। लेकिन काइजर बोलते हैं गलत आइडिया, क्योंकि उनके लिए तभी अच्छा रहेगा तब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंटल लगेगा। तो हमारा वो काइजर सजेस्ट करता है कि वो अपने आप को एज अ कवर यूज करेगा, और वो उसे एज अ इन्वेस्टिगेशन के तौर पे लेगा। और जो गार्ड्स हैं उन्हें बस यही याद रहेगा कि वो किसी स्पेल के अंडर चले गए, जो ऑब्वियसली मेलोडी ने कास्ट करी होगी, और ऑब्वियसली वो बंदे पॉजिटिव आएंगे अगर उनका ड्रग टेस्ट होगा तो हमने इस पूरे सिनेरियो को ब्लेम कर देंगे कि उनको शायद हेलुसिनेशन होगा। तो ये लोग ना पूरा एक कवर स्टोरी बनाता है कि लूजरस को ड्रग ओवरडोज हो जाती है, तो वो प्लान करता है कि वो बोट से एस्केप करेगा, लेकिन वो भाई साहब मर जाते हैं हार्ट अटैक से। तब वो छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो थोड़ी देर पहले ही इन लोगों ने बोली है कि जहां भी फिगेत्सु को अपनी एबिलिटी यूज करनी है वो वही प्लेस होनी चाहिए जहां पे वो ऑलरेडी जा चुकी है, और वो डेफिनेटली अभी तक लूजरस के रूम में नहीं गई है। फिर काइजर ऑफर करता है हेल्प करने की कि वो अकंपनी करेगा। फिर काचो एक रीजन ढूंढती है जिससे फिगेत्सु मिल सकती है सारे के सारे प्रिंस से, ना कि सिर्फ लूजरस से। ऑब्वियसली अगर वो लूजरस से मिलेगी तो थोड़ा सस्पिशन जाएगा ना। तो ऐसा प्लान बनाया जाता है कि वो कन्विंस कर लेंगे सारे के सारे प्रिंस को कि काचो ने एक विल छोड़ी है सारे के सारे प्रिंस के लिए, इन केस अगर वो मर जाती है इस सक्सेशन बैटल में, जो कि वो ऑलरेडी मर चुकी है। मतलब ऑब्वियसली प्लान बना रहे हैं कि ये लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन अभी करंटली कोई भी उसकी डेथ के बारे में अवेयर नहीं है एक्सेप्ट मेलोडी और काइजर। वो इनफैक्ट इस इन्फॉर्मेशन को फिगेत्सु से भी छुपा रहे हैं जिससे वो अपसेट ना हो जाए। खैर ये उन्हें एक्सक्यूज देता है जिससे वो विजिट कर सकते हैं सारे के सारे प्रिंस को, जिससे वो लेटर दे पाए वो विल का। लेकिन ऑब्वियसली अभी भी रोड ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज, और ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि एक जस्टिस मेंबर एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को देखे, जिसपे काइजर बोलता है हाँ मैं इस पे काम करूंगा। वो बंदा तो इनफैक्ट फोर्सफुली भी काम करेगा, और वो बोलता है कि मैं तो वारंट्स तक फाइल कर दूंगा अगर मेरे को नेसेसरी लगता है तो। लेकिन मेलोडी अभी थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है उसे ट्रस्ट करने में, और ऑब्वियसली मेलोडी नहीं चाहती कि वो इन्वॉल्व हो। फिर काइजर एक्सप्लेन करता है कि उसे लगता है कि फिगेत्सु एक बेस्ट चॉइस रहेगी इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, और वो एक चेंज लेकर आएगी, क्योंकि वो बंदा ऐसा सोचता है, उसका ऐसा मानना है। ये अलाउ करेगा काचो को जिससे वो प्रोटेक्ट करे और उसके साइड रहे। मेलोडी नहीं सुन पा रही होती कोई भी चेंज उसके हार्ट में। स्टिल मेलोडी सोच रही होती है कि शायद इसे मैनिपुलेट कर रहा है कोई बंदा आउटसाइड फोर्स को यूज करके। वो अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर रही है, और तब काइजर मेंशन करता है उसे चाहिए एक पीसफुल वर्ल्ड। काइजर बोलता है कि मैं अपने हाथों को भी गंदा कर लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा इस कॉज के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो। और जैसा प्लान बनाया जाता है, सिक्योरिटी और गार्ड्स अकंपनी करते हैं फिगेत्सु को अलग अलग प्रिंस के रूम तक, जिससे वो लेटर्स दे। वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंस से, ऑब्वियसली बेंजामिन, लेकिन ऑब्वियसली उस तक पहुंचने के लिए उन्हें परमिशन लगेगी उस गार्ड की, जिससे वो बेंजामिन से बात कर पाए और उसे दे पाए लेटर। और वो एक्सप्लेन करते हैं सारी की सारी डिटेल्स कि कैसे ये मैसेज है जो कि एक विल है जो छोड़ी गई है तब काचो मर जाएगी, और ये सारे के सारे लेटर्स दिए जाएंगे इन पर्सन। और ऑब्वियसली काइजर एक हाई रैंक्ड है जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो इंश्योर करता है कि अगर कोई भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं या फिर कोई भी डेंजरस कंटेंट होता है उस मैसेज के अंदर, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन गार्ड बोलता है पहले मेरे को दो जिससे वो चेक कर पाए। लेकिन काइजर ऑब्वियसली इंसिस्ट करता है कि ये ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स हो सक्सेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो ऑब्वियसली हर किसी के लिए तो है नहीं एक्सेप्ट प्रिंस को छोड़ के। तो बेंजामिन ये बात सुन लेता है और उनसे बोलता है अंदर आओ। और जैसे ही फिगेत्सु अंदर आती है वो ऑब्वियसली कवर्ड होती है डार्क स्पिरिट से। बेंजामिन को वो काफी ऑफर लगता है देखने में, और फिगेत्सु उसे लेटर
देती है और बेंजामिन उसके लेटर को लेता है, लेकिन उसकी जो गार्डियन स्पिरिट होती है वो लेसर बीइंग्स को अटैक कर देती है जो अटैच्ड होती है फिगेत्सु के साथ। जैसे फिगेत्सु अप्रोच करती है बेंजामिन को, वो रॉन्गफुली अज्यूम कर लेता है कि शायद उसके ग्रीफ की वजह से कि वो कैसे काचो को लूज कर चुकी है, ऑब्वियसली मर चुकी है भाई वो, और ये शायद अनअवेयर है उस चीज के बारे में, ऐसा बेंजामिन सोच रहा होता है। लेकिन बेंजामिन ये भी प्रेडिक्ट कर देता है कि इसके भी 10 ही दिन बचे हैं भाई बस, और तब बेंजामिन पूरा लेटर पढ़ लेता है और उसे लगता है कि कुछ तो स्पेशल है नहीं इसमें। बेंजामिन मूस के बारे में पूछता है और क्या जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे ढूंढ लिया है, और कोई पॉइंट नहीं अगर तुम ट्राई कर रहे हो सारे के सारे प्रिंस के एरियाज को चेक करने का, क्योंकि वो तो रैप अप हो जाएगा कोर्ट और ट्रायल्स के अंदर। और बेंजामिन अभी विलिंग नहीं है कि वो सब्जेक्ट करे हर किसी को मार्शल लॉ के अंडर, समझ रहे हो। फिर काइजर को रियलाइज हो जाता है कि कुछ ज्यादा ही डेंजरस है भाई ये बंदा, भाई वो बंदा कंसिडर कर रहा है मार्शल लॉ को यूज करने का। अभी बोला वो विलिंग नहीं है, लेकिन कंसिडर किया है उसने सिर्फ एक बंदे को ढूंढने के लिए। और मार्शल लॉ एक ऐसी चीज है वो जो तभी यूज होता है तब कोई नेशनल लेवल पे कुछ चीज हो रही हो, और बाल्समी को वहाँ पे होता नहीं है, और टोबेपा और टाइसन एक्सेप्ट करते हैं लेटर्स को बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ऑब्वियसली एक ही प्रिंस बचा है, लूजरूस खुद, जो बंदा इतना आलस का मारा हुआ है वो ऐसी पड़ा हुआ है काउच पे एक तरीके से, और पीछे हाथ कर दे, ला भाई दे दो जो भी है। फिर वो रिसीव करता है फिगेत्सु से लेटर वो, और काइजर ऑब्वियसली एकदम स्ट्रेट फेस बना के खड़ा हुआ है, और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो भी एकदम सीधे खड़े होते हैं। अब उन दोनों गार्ड्स में से तुम शायद एक बंदे को रिकॉग्नाइज कर लो, वही बाशो जिसने कुरापेका के साथ काम किया था नोस्ट्राडे फैमिली में, यॉर्क न्यू आर्क के अंदर। फिर लूजरूस पूछता है कि फिगेत्सु को पता था इन लेटर्स के बारे में, और बोलता है ऑब्वियसली सारे डिफरेंट है, तो इस बंदी को नहीं पता होगा इसके बारे में कंटेंट क्या है। और अलग जो दूसरे प्रिंस थे उसे ऐसा लगता है कि उसका लेटर रिलेटेड है सक्सेशन कॉन्टेस्ट को लेकर, तो लूजरूस वो लेटर देता है ब्यूरो को, जो ऑब्वियसली काइजर की इंटेंशन नहीं थी स्टार्टिंग से। फिर छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें काइजर बोलता है कि जस्टिस ब्यूरो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को अपने डिपार्टमेंट में सेफ रखता है जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो अमंग प्रिंसेस, और ये उनमें से एक इन्फॉर्मेशन है जो उसने अलाउ करी कि वो लीक हो लूजरूस के पास। मेलेडी तुरंत सोचने लगती है क्या वो चीज काचो को पता थी, लेकिन ऑब्वियसली अब उसका पॉइंट नहीं कुछ, ये इन्फॉर्मेशन अनश्योर कर देगी उन्हें और वो ढूंढने लगेंगे उसका कॉज क्या है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, वो जो लेटर दिया गया है लूजरूस को वो ये था कि काचो को चाहिए कि श्राइडनिक थ्रोन से बहुत दूर रहे जितना पॉसिबल हो उतना। फिर लूजरूस सोचने लगता है कि काचो का डाइंग मैसेज एक दूसरे प्रिंस को मारना क्यों होगा रेदर देन उसकी बहन फिगेत्सु को बचाने में, क्योंकि उसकी बहन को बचाना तो ऑब्वियसली उसके लिए मोर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज लूजरूस के अंदर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर देती है, और वो इंटेंड करता है कि वो सारी की सारी सिचुएशन को अच्छे से वॉच करे। और जैसे अब सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं, काइजर पूछता है फिगेत्सु से कि क्या उसे रेस्ट करना है, और ऑब्वियसली भी काइजर का कनेक्शन है मेलेडी के साथ। बाशो ऑफर करता है हेल्प उन स्मेल स्पिरिट्स के अगेंस्ट जो फिगेत्सु को प्लेग कर रही है। ऑब्वियसली ये नहीं है वो सारे टाइम के लिए उन्हें हटा देगा, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए वो उसे एक चार्म देता है जिससे वो दूर रहेंगे, और अपना टास्क पूरा करने के बाद वो सोचने लगता है कि अब सारा का सारा भार अब मेलेडी पर ही है, अदरवाइज अब फिगेत्सु सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इन सारी बातों के बाद कि कैसे लूजरूस प्रॉब्लम है, काचो सडनली ये सोचने लगती है कि उन्हें एक और प्लान ढूंढना पड़ेगा, क्या पता ये उसका फॉल्ट ना हो कि फिगेत्सु वर्स पे वर्स होती जा रही है। ऑब्वियसली भाई तुम उसे टपका दो, अब उस बंदे ने कुछ किया ना हो वैसे ही, तो उसके लिए भी तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अब मेलेडी मूव नहीं कर सकती है, तब वो यूज करिए अपना इंस्ट्रूमेंट अपने टारगेट्स को कंट्रोल करने के लिए। और अब जो दूसरी प्रॉब्लम है ना वो है कि हगेनबर्ग को उसका लेटर नहीं मिला अभी, क्योंकि उसके कमरे से काफी तेज नॉइज आ रही थी जो ये इंडिकेट कर रहा था कि उसका जो गार्डियन नैन बीस्ट है उसकी वॉइस हो शायद, जिससे वो कोलैप्स हो जाता है, अनलेस वो किया गया हो एज अ डिस्ट्रैक्शन किसी और चीज की वजह से। चाहे कुछ भी उन्हें काचो का ये मैसेज उस तक पहुंचाना ही पड़ेगा जैसे वो बंदा उठेगा, क्योंकि उसका लेटर के अंदर बाकी के प्रिंसेस से हटके बॉम्ब शेल मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग उस बंदे की फैमिली को लेकर और अदर प्रिंस को लेकर, और मोर इंपोर्टेंटली वो मेंशन करता है उसके बर्थ के बारे में। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो 11th डे है, वही ब्लैक वेल पर 11th डे हो चुका है, उसकी मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं बाल्सामिको को, वो जा रहा होता है असैसिनेशन करने के लिए, उसे पूरी नॉलेज है हेल्सबर्ग की नैन एबिलिटी के बारे में। उसकी नैन एबिलिटी उसकी एलाइज को बूस्ट करती है, और उसकी मदद से वो बंदा लिटरली ट्रेड कर सकता है सोल की अपने एलाइज के साथ एक एरो से। और ऑब्वियसली उसके एलाइज अब आसपास में नहीं है उसके इस ट्रायल की वजह से, या फिर वो पेट्रोल ड्यूटी में घूम रहे थे उधर उसके गार्ड, और अभी हाइनबर्ग बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और फिर हमें पता चलता है कि जो TSK-17 है वो एकदम क्लोज रेंज में काम करती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्पर्स होती है एयर के अंदर, जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर। और बाल्सामिको इस चीज को कंसीडर कर रहा होता है कि अगर आसपास में और लोग भी रहेंगे तो ये ड्रग उन्हें भी अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई अफेक्ट हो भी जाता है तब भी ठीक है, क्योंकि बेंजामिन एट द एंड ऑफ द डे मार्शल लॉ लाने वाला है और मोस्ट पीपल उससे सेपरेट हो जाएंगे और क्वारंटीन हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये सारी हाइपोथेसिस उसके दिमाग में चल रही है। और एक और गार्ड विक्ट जो बेंजामिन के अंडर काम कर रहा है, लेकिन उसे असाइन कर रखा है हैनबर्ग के अंडर, मतलब बेसिकली है वो बेंजामिन का गार्ड, और वो फॉलो कर रहा है बाल्सामिको को। और वो बंदा हैंड साइन से कन्वे करता है उसे कि उन्हें पता है हैनबर्ग की ट्रू एबिलिटी है क्या, और तब वो ये चीज बोल रहा होता है, हैनबर्ग एरो प्रिपेयर कर रहा होता है जिससे वो फायर कर सके उसे, जिससे वो स्वैप कर सकता है सोल्स को बॉडी को किसी और के साथ, मतलब उसकी सोल किसी और की बॉडी में चली जाएगी, किसी और की बॉडी की जो सोल है वो उसकी बॉडी में आ जाएगी बेसिकली। और वो जो रंबलिंग साउंड सी आई थी ना एक साथ लास्ट चैप्टर के अंदर, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करी जाती है कि वो आ कहां से रही थी, हुआ क्या था। वो था कि एक नैन एबिलिटी एक्टिवेट करी गई है। अब देखो हैगेनबर्ग ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल कर सकता है प्रॉपर एरो की, और इनफैक्ट वो बंदा कंपनसेट कर सकता है अगर कोई भी मार्जिन ऑफ एरर हो जाता है तो। और हैगेनबर्ग एम करता है जहां पे बाल्सामिको खड़ा होता है, और बेंजामिन क्वेश्चन कर रहा होता है इतनी देर क्या लग रही है ना कि बाल्सामिको कहां है, उसने ट्रायल परफॉर्म किया नहीं किया, क्या हो रहा है, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है दोनों पार्टी के द्वारा। और वो सामने से और टाइम की डिमांड रखता है कि मेरे को भाई अभी और टाइम चाहिए, मेरी हेल्थ बहुत खराब है। अब ये सेम चीज बेंजामिन ने पहले भी सुनी है, तब फिगेत्सु ने ट्राई कर रहा था एक लेटर को डिलीवर करने के लिए, और अब यहीं से ये चैप्टर एकदम मैस होने वाला है। तो भाई मैं पहले से ही बता रहा हूँ, नथिंग टू बी अशेम्ड, मेरी ये वीडियो
वीडियो तुम 2 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, ये तुम्हारे लिए क्लास है प्रॉपर। ठीक है ये स्टडी मटेरियल है तुम्हारा। बेंजामिन के जो बंदे होते हैं वहाँ पे वो रिपोर्ट करते हैं कि इक्विपमेंट फेल कर चुका है। अब ऑब्वियसली वो उनके बीच का एक कोड था कि उन्होंने हग्गा मचा दिया है और वो लोग नहीं मार पाए जैसा उन्होंने प्लान किया था उस हिसाब से। और तभी वो सोच रहा होता है कि कहीं म्यूचुअल अटैक तो नहीं हुआ है सामने से, और इसीलिए वो जो ट्रायल की डेट होती है उसे और पुश कर दिया जाता है दोनों साइड के द्वारा। तो तब बालसामी को पहुंचता है वहां पर और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरे को प्रिंस बेंजामिन से बात करनी है फोन पर। अब यहाँ से चीजें और थोड़ी ट्रिकी हो जाएंगी। बालसामिको से बात कर रहा होता है बेंजामिन, और वो ना बहुत ही केयरफुल होता है कि सामने वाला बंदा जो है मेरे को सारी बातें पता है, कि बेंजामिन के दिमाग में वो डर है कि कहीं सामने वाला मैनिपुलेट तो नहीं हो चुका है इसलिए। और हमारा जो हैंगबर्ड था वो पास आउट हो चुका था। जैसे उसने वो एरो शूट किया था ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसने एक एरो शूट किया था, वो उसे शूट करते ही बेहोश हो गया था और उसकी बॉडी के आसपास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बॉडी में किसकी सोल है समझ रहे हो। तो बेंजामिन ये इंश्योर करने के लिए कि जो बालसामिको उससे कॉल पे बात कर रहा है वो वही है या फिर कोई और है, कोई डिस्गाइज तो नहीं है, कहीं सोल तो स्वैप नहीं हो चुकी है। बेंजामिन बोलता है कि मैं तुम्हें पोस्ट पे वापस आने नहीं दूंगा अंटिल तुम अपने असैसिनेशन को कंप्लीट नहीं कर देते। और अगर वो फेल कर जाता है इस असैसिनेशन में, बेंजामिन इनेक्ट कर देगा मार्शल लॉ को, जिससे कोई और सांप, मतलब बेसिकली जैसा सांप इसने भेजा है ना दूसरे के पास, ऐसा कोई और सांप उसके पास आके उसे ना डस ले इसलिए वो मार्शल लॉ लगा देगा तुरंत। देख रहे हो कितना शातिर है, मतलब ही इज मसल विद ब्रेन। और बेंजामिन काफी ज्यादा कॉशियस है एट दिस पॉइंट, लिटरली एक कदम फूक फूक के रख रहा है वो। और उसे पता है जो इन्फॉर्मेशन उसने बालसामिको के पास छोड़ी है वो बहुत ज्यादा हैवी है। अगर उसका फ्लो इधर उधर होता है तो सारे लोग उसकी गर्दन पकड़ेंगे। और अगर बालसामिको हैंगबर्ग होता, मतलब उसकी सोल स्वैप हो जाती और हैंगबर्ग उसकी बॉडी में होता, तो तुम खुद सोचो वो प्लॉट कर रहा है अपनी ही बॉडी को मारने के लिए, जिससे वो ट्रिक कर सके अपने फेलो प्रिंस को। ये कुछ ज्यादा खिचड़ी सुनाई नहीं दे रही है अब तुम्हें। और एक पैनल में तो ऐसा लगता है कि बालसामिको बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि ले भाई अभी मार के आता हूं मैं हैंगबर्ग को। और फिर बेंजामिन भी उस पर काफी ट्रस्ट दिखाता है और यही मिस्टेक हो सकती है उसकी। तुम खुद सोचो ना, इतनी सारी तो नैन एबिलिटीज है यहाँ पे, इतने सारे नैन बीस्ट घूम रहे हैं, तो सब मिक्सअप हो चुका है। और अगर मैं बेंजामिन की साइड की बात करूं, उसे एक और लेटर मिलता है जैसे उसे पहले मिला था, और हमें पता चलता है कि उसके गार्ड इतने ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस क्यों रहते हैं। तब फिगर से उसके साथ आ रहा था ना। और फिर हमें एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है एक क्वीन के बीच में और उस हैंगबर्ग के बीच में। उस क्वीन का इंटेंशन ये है कि वो उसे बैकअप देगी, जो काइंड ऑफ उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो स्विच कर चुका है बॉडी को और उसकी इस स्विचिंग बॉडीज को वो बैकअप करेगी। और ये क्वीन सेकंड वाली क्वीन नहीं है, ये उसकी मदर नहीं है, इसीलिए उसे कॉल करके बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं तुम्हें बैक करूंगी। उसकी मदर तो ऑब्वियसली उसे बैकअप करेगी ना। और पता है तुम्हें कौन सी क्वीन है? शी इज फर्स्ट क्वीन। हाँ, ये वही क्वीन है जिसके बेटे हैं बेंजामिन और श्राइडनिक, यही है वो। और ये मदद करना चाह रही है और बैकअप करना चाह रही है हैंगबर्ग को। ऐसा नहीं लगा एकदम बॉम्ब सा गिर गया उस स्टोरी के अंदर कि क्या हो गया एक साथ? भाई लिटरली इस छोटी सी चीज ने, तुम्हें छोटी सी लग रही होगी शायद, इस छोटी सी चीज ने रप्चर कर दिया है पूरे के पूरे सक्सेशन कॉन्टेस्ट को, पूरी हायरार्की ही ऊपर नीचे से हिला के रख दिया। और भाई ये चीज बेंजामिन के लेटर में लिखी हुई है। और तुम्हें याद है उसने ऐसे प्रिटेंड किया था ना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं मेरे लिए लेटर। तो इस लेटर की इन्फॉर्मेशन से अब हमें ये तो पता चलेगा कि फर्क पड़ता था उसे, बेंजामिन को काफी फर्क पड़ता था इस इन्फॉर्मेशन से, लेकिन वो बस इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया था उस लेटर को पढ़ के। अब हाँ, ये काचो का लेटर है, माइट बी रूमर हो सकता है, लेकिन इतना हल्के में थोड़ी लिया जा सकता है भाई ये चीज। और उसे मतलब बेंजामिन को ये चीज और भी ज्यादा बॉदर इसलिए कर रही है कि ये इन्फॉर्मेशन काचो को पता चली, उसकी टीम को नहीं। फिर हम देखते हैं बाकी के जो प्रिंस थे उनका रिएक्शन उस लेटर को लेकर, और उनके रिएक्शन को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उनके पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन स्टिल 4th और 13th प्रिंस ने रिफ्यूज ही कर दिया था कि हमें पढ़ना ही नहीं है या फिर हमें रिसीव ही नहीं करना है जो लेटर उनके लिए था। हाँ, श्राइडनिक ने उसे देखने से भी मना कर दिया था कि हाँ भाई मेरे को दे जाओ। अब लेकिन इस चीज के अराउंड हम एक थ्योरी बना सकते हैं कि उस बंदे ने नैन एबिलिटी यूज कर ली होगी उसे रीड करने के लिए, बहुत स्पीड से जल्दी से उसने पढ़ लिया होगा वो, और उसकी इन्फॉर्मेशन शायद और भी ज्यादा इंटेंस थी, इसलिए उसने अपने बंदों से बोला कि इस पेपर को फेंक के मारो, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे इन्फो मिल चुकी थी अपनी नैन एबिलिटी यूज करके। नाउ दिस इज अ थ्योरी बेसिकली। अब जो क्रिएट करना चाह रहे थे हमारी टीम, वो डिस्ट्रस्ट बन चुका है सारे के सारे प्रिंस के बीच में। अब वो बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें 1000 चीजें सोचनी पड़ेंगी ना, किस पे ट्रस्ट करना किस पे नहीं। अब तुम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और अगर हम बात करें 13 प्रिंस की, मैरियम, उसे मूव कर चुके हैं एक रूम के फॉल्स वर्जन में, ऑब्वियसली उसके गार्डियन बीस्ट की एबिलिटी की वजह से, और उसके गार्ड्स को लिटरली उसके रियल रूम में भेज रखा है, जिससे बाकी के लोगों को ये लगे कि अभी भी वो प्रिंस अपने रूम में ही है, जबकि वो प्रिंस वहां पे है भी नहीं, वो अपने गार्डियन बीस्ट की वजह से कहीं और ही है। और अब फिगेत्सु रेस्ट कर रही है प्रॉपर्ली, क्योंकि तुम्हें याद हो बाशो ने टेम्परेली उसके स्पिरिट्स को हटा दिया था, क्योंकि उन स्पिरिट की वजह से उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन हो रही थी भाई, और वो उन स्पिरिट्स की वजह से सो भी नहीं पा रही थी अनलेस उसके साथ काचो रहती। और तभी रूम 1014 के अंदर कुरापेका डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे वॉर का रिजल्ट डेथ ही होने वाला है। इवन अगर हम बात करें सक्सेशन कॉन्टेस्ट की, तो कुछ प्रिंस तो ऑलरेडी असैसिनेट भी हो चुके हैं, और ये कोई विन विन सिचुएशन तो है नहीं, ये नो विन सिचुएशन है, या तो डेथ या फिर मर्डर, ये दो ही चीजें तुम्हारे पास। कुरापेका इस चीज में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। कुरापेका एक्सप्लेन करता है कि उसे उसकी परमिशन लगेगी भाई, जिससे वो अपने प्लान को इनेक्ट कर पाए, जिससे जो छोटे छोटे प्रिंस है, यंगर प्रिंस है, वो अनहार्म्ड
रहे हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, लेकिन फिर हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है ज़ेंगले, जो अभी तक स्टम्प्ड ही बैठा हुआ है कि कैसे उसका 9 बीस्ट और कॉइन्स कनेक्टेड है। वो स्टार्ट करता है 10 सिक्कों से और वो हैंड आउट करता है 3 सिक्कों को, और अब लिटरली कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल किसी न किसी वजह से एक सिक्का जिसकी वैल्यू है 1, वो सिक्का बोल रहा है उसकी वैल्यू 10। तो अब उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने गार्ड्स को बुला लेता है जिससे वो ब्रेनस्टॉर्म कर पाए कि हो क्या रहा है इन सिक्कों के साथ। भाई उसकी भी स्टेबिलिटी है, उसे समझ में नहीं आ रही है। अपने गार्ड्स को बुला के पूछ रहा है, ये देख के बताओ जरा क्या हो रहा है ये सिक्कों का। और उसके कुछ गार्ड्स बोलते भी हैं, कुछ आइडियाज बताते हैं अपने कि शायद इन सिक्कों की वैल्यू चेंज होती है हर 10 दिन में, या फिर जो कॉइन्स तुमने दिए हैं और लोगों को, हमें वो कॉइन्स देखने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा उनका बिहेवियर कहीं चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। और हाँ, शायद उसका भी चांस है कि इनकी वर्थ शायद बढ़ती चली जाएगी, जो वैल्यू एक पूरे महीने के बाद में या उसके बाद बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी ज़ेंग कंटेम्पलेट कर चुका है। वो सोच रहा है ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी सोच ही बैठा हूँ, और अब जो बचा हुआ वो है कि कांटेक्ट करो भाई कुरापिका को, बुलाओ उसे। क्योंकि सुनना ध्यान से क्या बोलता है ये, कुरापिका ही वो बंदा है जो बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एक्सपीरियंस्ड है अननोन नैन एबिलिटीज में। इसका मतलब ये हुआ चाहे वो एबिलिटी कुरापिका को भी ना पता हो, उसके बावजूद वो बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्म्ड है। हमारा कुरापिका, दैट्स हाउ यू नो उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ कितनी ज्यादा है। खैर अब वापस जाते हैं हम उस मिस्टीरियस कन्फ्रंटेशन पर, बेल्सामिको और हाइनबर्ग पर, और काइजर डिस्कस कर रहा होता है एक कॉलीग के साथ कि कैसे हाइनबर्ग की एबिलिटी मैस फेनिंग करती है, लेकिन जो बंदे उसकी एबिलिटी से अफेक्ट होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं कुछ टाइम बाद ही। लेकिन जो अनयूजुअल चीज है वो ये है कि एक तो उसके 10 फॉलोअर्स स्ट्रक हो रहे हैं, कोई और ही बंदा, चाहे वो बंदा उस प्लेस पर उस सेम टाइम पर मौजूद हो या ना हो, वो बंदा भी उसकी एबिलिटी से इफेक्ट हो रहा है। और चाहे काइजर कितना भी सोच ले कि ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, ये शायद बहुत बड़ी चीज हो सकती है उसकी एबिलिटी के बारे में, तो काइजर पूछने लगता है उस पर्सन के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में, एक सर्टेन बंदा जिसका नाम है वारियो बे। और प्लान के अकॉर्डिंग ही काइजर इंटरव्यू करता है वारियो को, जिससे वो और भी डिटेल्स निकाल पाए उससे। लेकिन उसे शांत करने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए वो उसे पावर्स के बारे में भी बताता है। हाँ, वही पावर्स जिसे हम नैन यूसेज बोलते हैं, और कैसे अगर तुम इस पर्टिकुलर शिप को, जिस शिप में ये सारे के सारे लोग अभी बोर्ड है, अगर इस शिप को तुम छोड़ते हो वो ट्रिगर होता है एज अ रेस्पॉन्स। अगर कोई नॉर्मल बंदा लीव कर रहा है और अगर कोई रॉयल लीव कर रहा है, स्ट्रेट अप डेथ। और काइजर ऑफर करता है एक एग्रीमेंट हाइनबर्ग के साथ, सेम जैसे टोपेपा और ज़ेंग ने किया है। मतलब ऑब्वियसली तब तक काइजर फिगर्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और वॉरियो ने अपने हाथ पे एक सिंबल दिखाता है जो कि उसका प्रूफ है कि वो एलाई है हाइनबर्ग के साथ, और उसके नैन के साथ भी कनेक्टेड है वो। और वो उसके बाद एक और चीज रिवील करता है, एंड वो क्या रिवील करता है कि हाइनबर्ग बहुत जल्दी मरने वाला है। एक चैप्टर है ये, मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर है हंटर हंटर का भी। क्या भाई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना। नॉर्मल स्टूडेंट मांगा कि ऑलमोस्ट 4 से 5 चैप्टर निपट जाएंगे इतनी इंफॉर्मेशन के अंदर। और उनकी कन्वर्सेशन कट करके हमें नेक्स्ट पैनल में बेंजामिन दिखाया जाता है, और वो बात कर रहा होता है बेल्सामिको के साथ, और वो डिस्कस कर रहे होते हैं असैसिनेशन के बारे में कि असैसिनेशन का प्रूफ कैसे होगा। और वो सामने से बोलता है कि उसका प्रूफ इवनिंग में, शाम को मिल जाएगा। लेकिन हम सबको बताया कि हाइनबर्ग कुछ ना कुछ तो प्लॉट कर रहा है, तो हाइनबर्ग की बॉडी माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ मरने के, लेकिन उसकी सोल अभी जिंदा है, और उसकी सोल माइट बी अलाइव है बेल्सामिको के अंदर। सरप्राइज सरप्राइज भाई, लिटरली तुम खुद सोचो, अगर ऐसा है तो इस पोजीशन में हाइनबर्ग मार्शल लॉ को अवॉइड कर देगा पूरी तरीके से। एक ये तो है ही है, सबसे बड़ा बोनस पॉइंट उसके लिए ये हो जाएगा कि वो प्रिंस बेंजामिन के बहुत पास चला जाएगा, और इससे हाइनबर्ग बेंजामिन को कभी भी लुढ़का सकता है। और जो कुरापिका की रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि उन्हें रिवील कर देना चाहिए जितना भी कंटेंट है प्रिंस वॉबल के लेटर के अंदर, क्योंकि जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, मतलब जितने भी बाकी के प्रिंसों को, जितने भी बंदों को वो लेटर मिला है सो कॉल्ड, उसमें काफी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन थी। और कुरापिका का प्लान ये भी है कि वो नैन ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखेगा, और वो स्पेशल सीक्रेट्स भी देगा जो भी बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है। लेकिन अगर तुम भूल चुके हो एक सर्टेन वन पर्सन के बारे में, सहल, सेकंड प्रिंस का गार्ड, जिसकी पूरी इंटेंशन है कि वो उसे मारना ही है प्रिंस वॉबल को नैन क्लासेस में, अपेरेंटली वो चीज एक्टिवेट होगी तब ये अपने आप को मार लेगी, जो काइंड ऑफ सिमिलर है लॉन्ग ही जैसा। और उसके सारे के सारे सिबलिंग्स कर्स्ड हैं और उन्हें एज पॉन्स यूज किया जा रहा है। और क्या पता भाई किस किस और का ये सेम प्लान हो, लेकिन वो रिस्क, जिस रिस्क के लिए कुरापिका इस लेटर को पब्लिक करना चाह रहा है, वो वही रिस्क है कि कुरापिका को देखना है कि कौन सा प्रिंस सामने आने वाला है, या फिर कौन सा प्रिंस ऑफर करेगा एक बार्गेन जिससे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पब्लिक ना किया जाए। और इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कुरापिका जा रहा होता है ज़ेंगली के रूम में, माइट भी उसके सिक्कों का जो सीक्रेट है उसे अनकवर करने के लिए। अब अगले चैप्टर में काफी सारे ओल्ड कैरेक्टर्स वापस देखने को मिलने वाले हैं हमें, और कुरापिका के सामने सेम चैलेंज आता है जिसमें कुरापिका को समझना होगा उन कॉइन्स का पैटर्न, उनकी पावर क्या है, उनका एक्चुअल पर्पस है क्या। और उन कॉइन्स को देखने के बाद कुरापिका भी ये बात बोलता है कि शायद ये कॉइन्स चेंज होते हैं हर 10 दिन बाद, जैसा इतनी देर से वो लोग एज्यूम भी कर रहे थे। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम आती है कि मनी बहुत ज्यादा बड़े सर्कुलेशन में है एट दिस पॉइंट, और इसीलिए कॉइन्स चेंज करते हैं जिससे एटलीस्ट वो मूव होते रहे, ना कि वो कॉइन इन्फिनिटली ग्रो करता रहे सिर्फ एक ही बंदे के लिए। समझे इसका मतलब वो पर्सन टू पर्सन मूव करता रहता है। लेकिन इस पोर्शन को प्रूव करने के लिए कुरापिका को पता है उन्हें वो जो कॉइन्स ऑलरेडी दे चुके हैं उन कॉइन्स को देखना पड़ेगा, उनके पैटर्न को देखना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है। फिर ज़ेंग का गार्ड बोलता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कॉइन है ये दूसरों से काफी अलग है, और यही तो प्रूफ होना चाहिए था, क्योंकि उस कॉइन की ना पर्टिकुलर तुम खुद देखो, उस कॉइन की एक साइड तो सेम है लेकिन दूसरी साइड पूरी चेंज हो चुकी है। तो
अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी ये कॉइन्स चेंज होते हैं डिपेंडिंग कि वो किसके पास है। तो कुरापेका जांग से बोलता है कि तुम ना सारे के सारे कॉइन्स को दे दो जिससे टेस्ट कर सके हम अच्छे से। फिर जांग फर्स्ट पर्सन जिसे वो देता है ये कॉइन, वो कोई और नहीं कुरापेका ही है, वो कुरापेका को देता है। तेरी थ्योरी ना, ले पकड़ पहला कॉइन। लेकिन कुरापेका भी जांग को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है और एक कॉइन अगर कुरापेका ले लेगा शायद वो कुरापेका को रिस्क में डाल सकता है इन फ्यूचर। लेकिन सामने जो जांग बैठा हुआ है वो तो एक ही पत्थर से दो चिड़िया मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो वो जो इतने टाइम से थ्योरी, वो जो थॉट सोचे जा रहे हैं इन कॉइन्स को लेकर, वो तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगी। लेकिन उसे फिर कुरापेका भी देखेगा क्योंकि वो उसका कॉइन है। देख रहे हो सारे के सारे चालाक लोमड़े भरे हुए हैं अबे। लेकिन कुरापेका मना करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई। लेकिन अगर कुरापेका बहुत ज्यादा मना करता कि नहीं चाहिए मेरे को, तो ऑब्वियसली जांग उसे काफी ज्यादा कम ट्रस्ट करने लग जाता कुरापेका पे। और ये पर्टिकुलर चीज उन जो पार्टनरशिप कुरापेका बनाने की कोशिश कर रहा है वो उसे तोड़ देगा, वो उसे रियून कर देगा एक तरीके से। क्योंकि कुरापेका एट दिस पॉइंट ये नहीं सोच रहा कि वो उसके लिए क्या गलत कर देगा, लेकिन वो कॉइन उसे क्या फोर्स कर सकता है करने के लिए, वो उसके बारे में सोच रहा है। क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, ना कि ये कि वो उसके लिए क्या हार्म करेगा। कुरापेका है भाई, वो इस बारे में डरेगा कि मेरे को क्या हो जाएगा, नहीं भाई। और वो ये कंसिडर भी करता है कि शायद ये कोई मैनिपुलेशन टाइप नैन एबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई एक बंदा उसे कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर अपने पास रखेगा, शायद उस नैन एबिलिटी से वो अफेक्ट हो सकते हैं। और शायद फिर कुरापेका को ऐसे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ जाएंगे जो कुरापेका रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब उसे हर हालत में फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल 10 दिन इतने ज्यादा नहीं है कि इतना ज्यादा नैन बिल्डअप हो जाए इस कॉइन के अंदर कि वो कुरापेका को मजबूर कर दे कि कुरापेका किसी को जान से मार दे या फिर अपने आप को जान से मार दे। मतलब ऐसे इतने ज्यादा इंटेंस टास्क के लिए ऑब्वियसली नैन बहुत ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर। वही कुरापेका बोल रहा है कि 10 दिन के अंदर इतना नैन नहीं बन पाएगा इसमें। या फिर शायद ये कॉइन्स अपनी जो ट्रू पावर है वो तब दिखाएंगे अगर इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट को अगर जांग जीत जाता है। अब इतनी सारी चीजों को सोचते हुए और कुरापेका को पता है कि जांग तो किंग नहीं बनने वाला है, तो इससे जो रिस्क है कुरापेका के लिए वो थोड़ा कम हो जाता है। सोच रहे हो मतलब कितना ब्लंटली उसने बोला ये तो किंग नहीं बनेगा, तो मेरा जो रिस्क है वो कम हो चुका है। और जैसे ही कुरापेका उस कॉइन को एक्सेप्ट करता है ना, वो कॉइन चेंज हो जाता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। फिर ना कुरापेका दोबारा वापस से देता है ये देखने के लिए क्या ये दोबारा चेंज होगा, क्योंकि एक बार तो कुरापेका ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चेंज हो गया, क्या ये सेकंड टाइम भी वो करेगा, तो कुरापेका देता है तो तब भी वो कॉइन चेंज होता है। लेकिन जो उसका नंबर है जो 1 हो गया था कुरापेका के पास जाते ही, वो अब 10 नहीं हो रहा है। जैसे पहले वो जांग के पास था तब वो 10 था, नहीं तो कुरापेका को थोड़ा और समय आता कि चल क्या रहा है यहाँ पे इन कॉइन्स को लेकर। लेकिन फिर कुरापेका सोचता है नहीं, मेरे को जो हाइपोथेसिस मेरे दिमाग में चल रही है वो मैं जांग को तो नहीं बताने वाला, वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और फिर जांग बोलता है कि वो काफी ज्यादा श्योर है कि उसकी एबिलिटी प्रिंस बेंजामिन को हर्ट नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियसली तुम डिटेल में जा सकते हो, लेकिन जो भी जांग बोल रहा है वो सारी चीजें एक तरीके से गलत है। वो कुरापेका को मिस डायरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कुछ हिडन मैसेज है दोस्तों। और ये एक ऐसी चीजें बोल रहा है ना जांग कि उन्हें सिर्फ कुरापेका ही समझ पाएगा, क्योंकि जैसे ही जांग ने बोला ना कि ये फर्स्ट प्रिंस को डेंजर नहीं कर सकता, उसका मतलब है कि कुरापेका को रखनी पड़ेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ उसके अंदर सीक्रेट हो। फिर कुरापेका सोचने लगता है, जो अभी तक वो सोच रहा था ना कि शायद उसका वो मैनिपुलेशन यूजर हो सकता है वो, फिर कुरापेका सोचता है कि जो जांग का गार्डियन बीस्ट है वो शायद यूज करता है कॉन्जरिंग, शायद इसीलिए ये कॉइन्स को इतने ज्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें रखना पड़ेगा जिससे वो बिल्डअप कर पाए एक सही अमाउंट ऑफ नैन। फिर कुरापेका काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है जो तुम्हारे एकदम ब्रेन फ्यूज कर देगा। उसे मैं थोड़ा स्किप करके थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। कुरापेका बोलता है कि 6 महीने बाद जो जांग के कॉइन्स हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी जिससे जांग अपनी नैन पावर को अनलॉक कर सकता है नेचुरल वे में। मतलब कि जो फोर्स्ड ओपनिंग करी थी ना, तुम्हें याद हो किलवा और गोन ने, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एकदम पेनलेस तरीके से नेचुरली होगा जिससे ही बंदा एक्वायर कर पाएगा नैन को, एज लॉन्ग एज जांग थोड़ा पेशेंट रहे, थोड़ा शांत रहे। और ऑब्वियसली उसके लिए जांग को सर्वाइव करना पड़ेगा इस सक्सेशन कॉन्टेस्ट को। अगर तुम बार बार भूल जाते हो तो सक्सेशन कॉन्टेस्ट चल रहा है। और जो पोर्शन कुरापेका तेज मतलब सबके सामने नहीं बोलता है वो ये है कि ये पर्टिकुलर चीज ना रिस्क फ्री है जांग के लिए, लेकिन उसका जो गार्डियन बीस्ट है ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ रिटर्न में तो चाहिए होगा। हंटर हंटर है यहाँ पे, ऐसी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता तुम्हें। शायद जो जांग के आसपास लोग रहते हैं उनकी लॉयल्टी चाहिए हो उसे। इसका मतलब हमें फिर से बताया जा रहा है ये चीज कि जांग तभी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स को गेन करेगा तब ये बंदा किंग बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारी चीजें घूम फिर के वहीं पहुंच रही है। वो तो कुरापेका ने पहले बोल दिया कि ये तो बनने नहीं वाला है, और उसके गार्ड्स को बताना कि वो उन्हें रिवॉर्ड करेगा तभी तब वो एक अच्छे से लॉयल बन के रहेंगे, ना कि उसे बिट्रे करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कुरापेका पागल नहीं है, उसे पता है और वो मेंशन भी नहीं करता ये बात। ये जो कर्जन पार्ट है ये लॉयल्टी वाला, कुरापेका ये चीज बोलता ही नहीं है सबके सामने। और ऑब्वियसली अभी तक एक बंदे ने अपना कॉइन रिवील ही नहीं किया है जो उन्होंने सबसे पहले दिन रिसीव किया था। कोविन टोबा जो बेंजामिन का गार्ड है वो उन्हें देख रहा होता है, सुन रहा होता है काफी फोकस से। मतलब ये सारे के सारे लोग ना एकदम ऐसे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कब कौन कहां से आके किसे मार जाएगा। और कंसिडरिंग कि इतना टाइम पास हो चुका है और उस बंदे ने अपना कॉइन अभी तक नहीं दिखाया, तो शायद वो ये चीज विद पर्पस कर रहे हैं। इसका मतलब जिस वो बंदे के पास वो कॉइन है जो दिखाना नहीं चाह रहा, उसे पता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो जांग को भी अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी ना पता चल जाए कि जांग का जो फुल एक्सटेंट है उसके नैन बीस्ट का वो कितना पावरफुल है। तो वो और कौन होगा? ऑब्वियसली वो किसी और प्रिंस के लिए काम कर रहा होगा। मतलब वो क्लियरली बोलता है कि ये जो गार्डियन बीस्ट है उसे जरूरत पड़ेगी लॉयल्टी की, और कुरापेका को लगता है हमारे
ये टोबा है, इसी के पास है वो कॉइन, और वो जानबूझ के सीक्रेट रख रहा है जंगली से। अब ऑब्वियसली कुरापिका की इन्फॉर्मेशन अबाउट नैन ये प्राइस के साथ आती है, और वो प्राइस क्या बोलता है कुरापिका कि अब तुम्हें प्रोटेक्शन में रखना होगा प्रिंस वॉबल को। फिर कुरापिका नोट करता है कि ये जो बेंजामिन है उस बंदे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जितना भी ज्यादा डिस्प्यूट होगा बाकियों के अंदर उसे उस डिस्प्यूट से सबसे ज्यादा बेनिफिट है। जितने ज्यादा माफिया मेंबर्स लड़ेंगे बेंजामिन का फायदा, क्योंकि यही चीज बेंजामिन को अलाउ करेगी कि वो स्पेशल मार्शल लॉ फोर्स कर पाए। और अगर ऐसा हो जाता है ये चीज सारे के सारे प्रिंस को एक हाउस अरेस्ट में डाल देगा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो रुकेगा रूम 1014 के अंदर, और पता है रूम 1014 में रुकने की वजह से और इवन रूम 1003 में मूव करने के लिए तुम्हें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कुरापिका और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या करें। कुरापिका को अपने इंट्यूशंस को ही यूज करना पड़ेगा जिससे कुरापिका नेविगेट कर पाए इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। फिर हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है, चीटो और उसकी पूरी टीम हेलबर्ग को लेके जा रही होती है, और चीटो ऑर्डर करती है एक ब्लड टेस्ट सीटी स्कैन हेलबर्ग के ऊपर। अब अगर तुम भूल गए हो तो हेलबर्ग अभी करंटली पजेस करता है बाल्समिस्को की बॉडी, और उसे चाहिए कि उसकी मदर रिफ्यूज कर दे ऑटोप्सी को, जिसकी वजह से उसकी ये डेथ, इसे ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये ऑर्गन फेलियर की वजह से खत्म हुआ है। फिर हेलबर्ग ये डिटरमिन करता है कि सिर्फ एक ही सोल रह सकती है एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उस सोल को प्रायोरिटी दी जाती है जिसने उसकी एबिलिटी एक्टिवेट करी है। अगर तुम भूल गए तो इसकी एबिलिटी है ना फोर्स सोल एक्सचेंज, जहां पे सोल एक स्वैप हो जाती है जहां पे उसके एरो का टारगेट होगा, और तब दो बॉडीज होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेन अवेक हो सकता है, मतलब एक ही ब्रेन जग सकता है एक टाइम पर। लेकिन डेथ अभी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुई है। ये रीजनेबल इनफ है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बॉडी को और माइंड को दोनों चीजों को मरना पड़ेगा जिससे तुम उस बंदे को कॉन्टेस्ट से हटा पाओ। अगर तुम बॉडी को मार दोगे माइंड जिंदा है, माइंड को मार दोगे बॉडी जिंदा है, समझ रहे हो ना एक रिलेशन। तो अगर एक बॉडी उसकी साइड से मर जाती है तो जो विक्टिम का माइंड है वो उसकी बॉडी वापस चला जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, विक्टिम के माइंड को, क्योंकि एबिलिटी वहां से चली है। इसका मतलब अगर इसकी बॉडी मर जाती है बेल्समिक वापस आ जाएगा और हेलबर्ग की सोल को फोर्सिबली खत्म होना पड़ेगा। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो एक सेडेटिव लेता है जिससे वो एटलीस्ट 10 घंटे तक अपने आप को मेंटेन रख पाए कंट्रोल के अंदर। फिर हेलबर्ग की बॉडी हॉस्पिटल में आती है, और उसकी बॉडी देख के ही तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो भाई गयो ये तो गयो। फिर हम देखते हैं स्ट्राइडनिक को, वो बंदा अब एंटर कर सकता है स्टेट ऑफ जेसु सिर्फ और सिर्फ 3.5 सेकंड के अंदर। जेल्को को समझ में नहीं आ रहा होता कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर कैसे रहा है, और हमारे फोर्थ प्रिंस का ऑरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है नॉन स्टॉप। फिर हमें बताया जाता है सेकंड ट्रेनिंग सेशन कल होगा, लेकिन अब इस बार प्रिंस कमिला के गार्ड वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, जिसपे कुरापिका सोचने लगता है कि लो एक और नई फसाद की जड़ आ चुकी है। फिर कुरापिका इंस्ट्रक्शंस देता है शिमानो को कि वो क्लोजली वॉच ओवर रखे प्रिंस पे और क्वीन पे। फिर हेलबर्ग की बॉडी ट्रेजिकली फेड अवे हो जाती है। हेलबर्ग वो बताता है बेंजामिन को 9th प्रिंस के फाइनल विशेस के बारे में। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि हेलबर्ग मर चुका है। फिर नोबुनागा बोलता है फिटान को और फिंक्स को कि शायद उन्हें अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी हेली फैमिली को लुकाने के लिए। फिर दोस्तों जिसका इतने सदियों से इंतजार हो रहा था वो हमें दिखाया जाता है हिसोका। वो भाई साहब मस्त अपने गेम ऑफ कार्ड्स खेल रहे हैं एक पोकर टेबल पे, और जैसे वो कैसीनो में घूम रहा होता है हिसोका बोलता है कि ये चींटियां ये ग्रुप ऑफ एबिलिटीज मेरे को टर्न ऑफ कर रही हैं। वो एक नॉर्मल पर्सन है इन दी एंड, और हमें पता है हिसोका के बारे में, वो 1-on-1 फाइट ही चाहता है, क्योंकि हिसोका के नजरिए से उस तरीके से मतलब 1-on-1 फाइट से तुम एक दूसरे को प्यार कर सकते हो टिल डेथ। हाँ हिसोका है तो ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी तुम्हें। फिर जो फेक हिसोका होता है वो देखता है रियल हिसोका को जो मस्त कैसीनो में आराम से घूम रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्रोलो इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारा बोनो ट्रांसफॉर्म हो जाए हिसोका के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा वाइल्ड गाइड बाहर रहेगा माफिया के सामने तो जो हमारा स्पाइडर्स ग्रुप है ये फुली डेडिकेट कर सकता है उसे पकड़ने के लिए। फिर बोनो रश करता है, साइड में ही बाथरूम में घुसता है वो, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आउल के अंदर, और उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेटामॉर्फोसिस ये उसे ना अलाउ करता है कि वो बंदा ट्रांसफॉर्म कर सके किसी भी बंदे के अंदर, लेकिन वो बंदा वो होना चाहिए जिससे इसने बात करी कभी इन पर्सन। और जितना ज्यादा टाइम इसने उस बंदे के साथ स्पेंड किया होगा उतना ज्यादा ही ये बंदा इस ट्रांसफॉर्म स्टेट में रह सकता है। और लिंच को पता चल जाता है कि ये कोई रियल हिसोका था नहीं, तो ऑब्वियसली बोनो को उसे मारना ही पड़ेगा। फिर हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बोनो ने नॉकआउट कर दिया था जैकरो को अनकॉन्शियस, और उसके जैसा ट्रांसफॉर्म हो गया था वो। फिर उसके बाद वो बंदा एक ऐसी फॉर्म ले लेता है एक ऐसी वुमेन की जो उसने जस्ट अभी मारा है, और उसने किसे मारा है, लिंच को। ऑब्वियसली वो लिंच के तरीके से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर जैकरो को थिएटर में जाने देता है वो, और ना वो सोच रहा होता है कि फिंक्स का ग्रुप हिसोका को पहले ही पकड़ लेगा, मतलब क्रोलो से पहले। अब क्रोलो क्यों है यहाँ पे, अगर तुम भूल गए हो तो क्रोलो यहाँ पे इसलिए घूम रहा है उस ट्रेजर के लिए जो उसे एक ऐसी एबिलिटी देगा जो हिसोका को जान से मार सकता है, क्योंकि तुम्हें याद हो तब इनकी बैटल हुई थी, क्रोलो ने जान से ही मार दिया था हिसोका को, मरने के बाद जिंदा हुआ है, बताओ याद हो गई। तो क्रोलो वही ट्रेजर ढूंढ रहा होता है। अब बोनो को पता है कि क्रोलो ने क्यों नंबर 9 स्पॉट को ओपन रखा था, और वो ये सोच रहा होता है कि अब शायद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी फाइनली। अब यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मतलब क्या था, क्या सोच रहा है ये। फिर कैनी विंग्स बोलता है हेली से उस बंदे ने इंस्टॉल किया एक नए बॉस को, जिसे सुन के नोबुनागा सोचने लगता है क्या सही में हेली है इस शिप के अंदर। अब ऑब्वियसली विंग्स को पता है मोरेना के बारे में, लेकिन उसे अभी करंटली नहीं पता कि वो है किस चीज के पीछे, उसे चाहिए क्या। फिर नोबुनागा नोट करता है कि इनका ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, सेम एज स्पाइडर्स, और नोबुनागा ये भी सोचता है कि वो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसी तरीके से वो ना ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को यूज कर रहे हैं जिससे वो इतनी ज्यादा ऑब्टेन कर पा रहे हैं सुपरनेचुरल पावर्स। ऑब्वियसली इतनी सारी पावर्स आ कहां से रही हैं उनके अंदर। फिर तो जायो बोलता है कि शायद ये हेली की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग अलग हैं, जो नॉर्मल जो कॉकेन माफिया है ये उसके जैसे नहीं
नहीं है। और 4 और जियो फुली कोऑपरेट करेंगे। और मेरी तुमसे सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि तुम क्रश कर दो हेली को। और फिर कैनी विंग सोचने लगता है कि शायद स्पाइडर्स मोरेना को भी ढूंढ लेंगे जल्दी, और ये चीजें एक्सेलरेट कर देंगी जो स्केड्यूल उसने अपने दिमाग में सोचा उस चीज को। फिर ये बंदा बोलता है कि शायद इन लोगों को यूज करना होगा जोकर कार्ड। जोकर कार्ड, अच्छा जोकर कार्ड, जो देखने से ऐसा लग रहा है कि कैनी विंग शायद मोरेना के साथ काम कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता है, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। और हमारा डॉगमैन जो लेवल 62 पर है, मोरेना चाहती है कि वो कुछ ढूंढे जिसका कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो, एक ऐसे बंदे को ढूंढे जो कि ऑब्वियसली डॉगमैन हमारा बहुत इजीली कर सकता है अपनी न्यू एबिलिटी को यूज करके। और हमारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ऑलरेडी उसमें टेबलारिस, डेमान और कोरोल ये सारे लेवल 51 को रीच कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग एकदम हाइपर चार्ज्ड है कि उन्हें रिवेंज लेना है हेनरिक का। फिर टोजायो गाइड करता है नोबुनागा के ग्रुप को कि वो लोग इनर लेयर्स में जा पाए इस बड़ी ब्लैक वेल के अंदर। फिर स्पाइडर्स डिटरमिन करता है कि शायद हेली ना यूज कर रही है वेस्ट ट्रीटमेंट एरिया को एज देयर किलिंग ग्राउंड। फिर नोबुनागा डिसाइड करता है कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो वार्निंग देता है फिंग्स ऑफ फेटान को युकोटानी के बारे में। अब उसके बारे में क्या, उसकी नैन एबिलिटी के बारे में। फिर हम देखते हैं हेनरी के ट्रांसमीटर को, और वो ना अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है हेली हाइडआउट्स में। और जैसे उन्हें पता चलता है कि लिंच मर चुकी है, हेनरी प्रोवोक करता है जैक्रो को कि क्या हुआ है। और फिर जैक्रो नोटिस करता है कि अरे लिंच तो काफी ज्यादा काम थी जो उसका कैरेक्टर है नहीं। जैसी वो सिचुएशन उसके बाद गुजरती है जिसपे हेनरिक सोचने लगता है शायद उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई और एज अ लिंच तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब वो ट्रांसफॉर्म कर गया होगा, जो कि हमें पता है वो कौन था। यही हेनरिक सोचने लगता है कि शायद वो कोई और होगा। फिर जैक्रो बोलता है कि लिंच ने उसे उठाया था, और वो बोलता है कि वो क्लियरली हिशोका था। फिर हेनरिक सोचने लगता है कि क्या मतलब हिशोका लिंच बनने की कोशिश कर रहा था, हिशोका एज अ लिंच ट्रांसफॉर्म हो रखा था, और शायद जैक्रो को उसने जिंदा छोड़ दिया जिससे ये लोग पूरा भटक जाएं इस पूरे रास्ते से, इन्हें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो फेक हिशोका हो। लेकिन अगर कोई भी केस हो, उन्हें अवेंज करनी ही होगी लिंच की डेथ किसी भी हालत में। फिर फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा होता है हैनबर्ग का। फिर हमारा क्रोलो कॉन्जर करता है एक सेलफोन उसकी स्किल हंटर को यूज करके, और इस सेलफोन से तुम एक आइडियल पार्टनर ढूंढ सकते हो अपना। अभी ऑब्वियसली ऐसे काम नहीं करता जैसा तुम इंटेंडेड हो, और क्रोलो सोचने लगता है कि शायद मुझे टियर 1 में जाना चाहिए और वहां यूज करूंगा मैं इसे। अब ऑब्वियसली क्रोलो कोई पागल इंसान नहीं है, उसे पता है कि यहाँ पे सक्सेशन कॉन्टेस्ट चल रहा है, और क्रोलो को यह भी पता है कि काकेन की 3 सीक्रेट ट्रेजर्स हैं। फिर हमें बताए जाते हैं वो 3 सीक्रेट ट्रेजर। सबसे पहला सीडर्न, जो कि एक रिचुअल वेस है जिसे यूज किया जाता है सक्सेशन बैटल पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। और दूसरा ट्रेजर लोटस एंकराइट, हाँ वो डिवाइन मम्मी जो ओवरसी करती है पूरे सक्सेशन कॉन्टेस्ट को, अच्छा क्या हो रहा है। और तीसरा है सॉर्ड ऑफ गुड ओमेन, जो कि एक सॉर्ड होती है जो नेक्स्ट किंग को दी जाती है। और ये ट्रेजर्स अगर टियर 3 में हो, टियर 4 में हो, टियर 5 में हो, उनका वहां उस पोजीशन पे होना कोई सेंस नहीं बनाता है। कि हम सबको पता है कि 3 ट्रेजर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है काकेन एम्पायर के लिए, तो उन्हें गार्ड भी उसी हिसाब से किया जाता है, उन्हें किंग से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। और क्रोलो को स्टील करना पड़ेगा आइटम जिससे वो इवॉल्व कर पाए स्किल हंटर को, जिससे फाइनली दी एंड कर पाएगा हिसोका का। और हिसोका जो ये बात बोलता है भाई साहब कि इवन दो अगर हिसोका उसे पहले मार देता है, मतलब अगर हिसोका क्रोलो को मार देता है, तब तक क्रोलो उन ट्रेजर्स तक पहुंचता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडर्स आगे हमेशा रहेंगे, स्पाइडर्स विल लिव ऑन। और यही एक चीज है जो क्रोलो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब वो पूरी सेरेमनी हो रही होती है अल्बर्ट की। फिर क्रोलो को पता चलता है कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो उसके रेंज में, लेकिन अब उसे पता चलता है कि अब वो लोग ऊपर हैं, ऊपर मतलब हायर टीयर्स में। और वही हमारा पूरा फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है, और हमें बताया जाता है कि अब डे 12 है और 1 PM हो रहा है ब्लैक वेल पर। श्रेडनिक के सोल्जर्स गैदर करते हैं 3rd टीयर में, जिससे वो डिस्कस कर पाए बोरन की एब्सेंस को, क्योंकि वो गायब रखा है ना। और वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि शायद ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद उसे अपडेट कर लिया गया हो। और एक बंदा स्पेकुलेट करता है कि शायद ये काम हेली ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा। फिर दूसरी जगह सीन कट होता है और बॉक्सन उठती है ऑब्वियसली हेली ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके सामने ही है मोरेना। और मोरेना उससे बोलती है हाँ ये हेली हाइड आउट है, और वो सीधा बोलती है कि वो चाहती है बॉक्सन ज्वाइन करे हेली को। अब इसे होने में जितना ज्यादा टाइम लेगा ना, उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा दोनों साइड्स के लिए। फिर वो उसे ऑफर करती है एक कॉम्प्रोमाइज कि वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो भी गेम के थ्रू। और मोरेना के हाथ में होते हैं 7 कार्ड और बॉक्सन के हाथ में होते हैं 5 कार्ड, और वो टर्न बाय टर्न एक दूसरे के कार्ड्स लेते हैं, और मोरेना को रेस्पॉन्ड करने होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी उसके कार्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर बॉक्सन अपने कार्ड्स को फ्लिप कर देती है, और उसे पता चलता है उसमें लिखा हुआ यस, नो और आर कार्ड। अभी आर कार्ड क्या है, ये आर कार्ड उसे अलाउ करता है कि वो एक कार्ड ले सकती है ग्रेवयार्ड में से, मतलब उसके पास 5 है ना, वो एक और कार्ड ऐड कर सकती है। और जो जोकर कार्ड है वो टर्न कर सकता है यस और नो को, और जो एक्स कार्ड है वो 0 रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला कार्ड है। और इसी तरीके से अगर तुम देख पा रहे होगे सारे के सारे कार्ड्स को, एक्स का कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, लेकिन जो बाकी के बचे हुए कार्ड्स हैं सारे के सारे, इसे उसके डिसीजन के साथ ही रहना होगा। तो अगर उसका लास्ट कार्ड यस होता है, उसे ज्वाइन ही करना पड़ेगा हेली ऑर्गेनाइजेशन को, कोई चॉइस नहीं उसके पास। और अगर नो आता है तो वो थोड़ा प्रेफरेबल है, लेकिन बॉक्सन यही सोच रही होती है कि नहीं इतनी इजीली तो नहीं जाने देंगे। फिर वो सोचने लगती है कि यस, नो और जोकर ये तीनों ही पॉइंटलेस हैं, तो उसे एक्स कार्ड ही चाहिए या फिर आर कार्ड। फिर मोरेना एक्सप्लेन करती है अपने कार्ड्स को। एक है एम कार्ड जिसमें मोरेना अपना गोल बताएगी, और एक है पावर कार्ड जिससे मोरेना अपनी पावर्स को एक्सप्लेन करेगी। फिर क्वेश्चन ए कार्ड जिससे बॉक्सन जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहती है वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकती है, लेकिन उन क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स या तो यस होगा या फिर नो। और क्यूबी कार्ड जो बॉक्सन को अलाउ करेगा, जिसमें वो बंदी पूछ सकती है मोरेना से मोर डिटेल्स के बारे में, जो क्यूए आंसर्स उसने दिए थे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ही आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है। इसका मतलब वो यस नो वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछ सकती है, लेकिन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक ही का पूछ सकती है। ये नहीं है कि सबका ही डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। फिर बॉक्सन पूछती है मोरेना से कि क्या वो चीट करेगी किसी मोमेंट पे इस गेम के अंदर। फिर मोरेना एक्सप्लेन करती है कैसा मेथड जिसमें एक बंदा थोड़ा आउटलाइन कर सकता है डिसीजन को, लेकिन फिर रीअश्योर करती है वो बॉक्सन को कि वो चीट नहीं करेगी इस गेम के दौरान। फिर जो डील कार्ड है वो अलाउ करेगा बॉक्सन को, जिससे बॉक्सन एक कार्ड मोरेना के ग्रेवयार्ड से ले सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे मोरेना की एक रिक्वेस्ट फुलफिल करनी होगी। लेकिन बॉक्सन की एक कंडीशन होती है इस गेम को खेलने की कि एटलीस्ट वो अपने खुद के जो फेस डाउन कार्ड्स हैं उनमें से पिक कर सकती है, जिसमें मोरेना एग्री करती है हाँ ठीक है। और इसके पूरी इंफॉर्मेशन के साथ गेम स्टार्ट होता है। भाई सोचो एक नॉर्मल ताश का गेम हंटर हंटर में किस लेवल क्या ले गए हैं भाई। बॉक्सन सबसे पहले चूज करती है एम कार्ड, जिससे मोरेना को अपना गोल एक्सप्लेन करना होगा। और मोरेना क्लियरली बोलती है कि मेरा गोल है डिस्ट्रक्शन ऑफ काकेन एम्पायर, और जैसे ही वो चीज हो जाएगी मैं उसके बाद पूरी कोशिश करूंगी डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी का। हम अभी तक कैमरा एंड्स के बारे में सोच रहे थे, वो तो एक अलग ही प्रजाति थी, कहां से आ रहे हैं ऐसे लोग। और मोरेना बोलती है ऐसा काम करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बॉक्सन को थोड़ा ठीक नहीं लगता है रेस्पॉन्स। बॉक्सन इज लाइक कुछ तो कमी है अभी। फिर मोरेना थोड़ा और एक्सप्लेन करती है अपने पास्ट के बारे में, और हमें पता चलता है जो रियल मोरेना प्लूटो थी वो लुढ़क चुकी है बहुत टाइम पहले। तो ये जो बंदी उसके सामने बैठी हुई है ना इतने टाइम से, जिसे हम मोरेना मोरेना बोल रहे हैं, ये कौन है? फिर ये बंदी सिर्फ और सिर्फ एज अ पोज कर रही है कि वो मोरेना है। अब भाई हम तो इसे ऑब्वियसली मोरेना ही बुलाने वाले हैं, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो जो मोरेना है ये कार्निवल ऑर्फन है, और ये जो काकेन एम्पायर है ये ना फेस्टिवल होल्ड करता है डिफरेंट ईयर्स में, जिस फेस्टिवल में वो ना डिफरेंट विलेजेस में जाते हैं और वो उस विलेज में डिवाइड कर देते हैं लोगों को, या तो वो एंटरटेनर है या फिर वो अदर्स हैं, मतलब दो ग्रुप्स में। और मोरेना बॉर्न हुई थी इसी घटिया से फेस्टिवल के थ्रू, और उसे मार्क किया गया था एज अ फ्लैश हेली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और पूरे 20 साल तक उसे ट्रीट किया गया था एज अ मीट। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है क्या? ऑब्वियसली इससे समझ जाओ कि शी वाज रेप्ड, अब्यूज्ड नॉन स्टॉप फॉर 20 इयर्स। हाँ, इतनी इंटेंस बैक स्टोरी है इसकी। और वो बोलती है कि काकेन बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला है अपने ये जो तरीके हैं घटिया। तो मोरेना ने असेंबल किए हैं कुछ ग्रुप ऑफ लोग जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, जिससे जो मोरेना के गोल्स हैं वो उसे अचीव कर पाए। और जैसे उसने अपने गोल्स एक्सप्लेन कर दिए, मोरेना बोलती है बॉक्सन को कि अपना नेक्स्ट कार्ड चूज करो, और बॉक्सन चूज करती है जोकर कार्ड। अब ऑब्वियसली ग्रेवयार्ड में जाएगा, और वो चूज करती है मोरेना का पावर कार्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? मोरेना को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपनी नैन एबिलिटीज, और मोरेना बताती है कि उसकी एबिलिटी उसे अलाउ करती है जिसमें वो बंदी पावर दे सकती है किसी को भी, लेकिन वो ये काम उन्हीं लोगों के साथ कर सकती है, मतलब उन्हीं लोगों को पावर दे सकती है जिनका गोल सेम हो जो मोरेना का है। मतलब बेसिकली सेम गोल होगा तो ये उन्हें पावर्स दे सकती है। वो एक तरीके से पेरेंट है जिसके एट दिस पॉइंट 22 चिल्ड्रन है। इसका मतलब उसने 22 लोगों को पावर्स दे रखी हैं, और जैसे जैसे उसके चिल्ड्रन, जैसे जैसे उसके बच्चे पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करते हैं, वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। पावर गिविंग एबिलिटी, युवा की याद आ रही है तुम्हें? और जैसे जैसे मोरेना बोलती जा रही है, बॉक्सन अपने बारे में सोचने लगती है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी काकेन में, और कैसे बॉक्सन को भी नहीं चाहिए थी ये सारी चीजें। मतलब अभी एट दिस पॉइंट ये बंदी भी एम्पथाइज कर रही है मोरेना को लेकर, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगी मर्डर एज एन ऑप्शन। फिर मोरेना बोलती है बॉक्सन से कि तुम ना एक स्पेशलिस्ट टाइप हो, और मेरा एक बंदा है जो कि ना इनहेंसर है, और उसने इनहेंस करी अपनी स्मेल एबिलिटी, वही हमारा डॉगमैन, उसी ने पता किया ये सब। और वो बोलते हैं उन्होंने काफी सारे स्पेशलिस्ट को आइडेंटिफाई किया इस ब्लैक व्हेल के ऊपर। तो जितना ज्यादा टाइम तक ये गेम चलता रहेगा तो ऑब्वियसली वो किसी और को भी ढूंढ सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर जाएगा। तो ऑब्वियसली यही चीज ये इतनी ज्यादा डेंजरस है बॉक्सन के लिए, जितना ज्यादा लंबा गेम चलता रहेगा, क्योंकि फिर बॉक्सन की नीड ही नहीं होगी ना, लोग वो किसी और को ढूंढ लेंगे जो स्पेशलिस्ट हो। फिर मोरेना बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट सीख सकता है किसी भी टाइप ऑफ नैन को, जिससे वो लोग ना हाइब्रिड एबिलिटीज बना सकते हैं। फिर गेम फिर से स्टार्ट होता है, और बॉक्सन सेलेक्ट करती है यस कार्ड, और उसे वो ग्रेवयार्ड में भेज देती है। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बॉक्सन ज्वाइन नहीं करेगी उन्हें, क्योंकि यस कार्ड तो अब टेबल से जा चुका है ना, उसने जोकर के बाद उससे हटा दिया। फिर मोरेना बोलती है कि एक डिफरेंस है नो में और एक्स में। नो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि वो डिक्लेयर कर रही है कि वो हेली को ज्वाइन नहीं कर सकती, और ऑब्वियसली अभी इतनी सारी बातों में वो उनके सारे सीक्रेट्स जान चुकी है, तो हेली ऑर्गेनाइजेशन को इसे मारना ही होगा फिर। और जो एक्स है वो इस पूरे गेम को वॉइड कर देगा, मतलब ये बंदी यहाँ से बिल्कुल फ्रीली जा सकती है। लेकिन ये जो एक्स कार्ड है ये कुछ ज्यादा डेट्रीमेंटल नहीं लग रहा है तुम्हें हेलीज को लेकर। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है यही एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो मोरेना की पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, और यही सेम तरीका है अगर जो बंदा ज्वाइन भी करना चाहता है तो उससे भी इसकी पावर और ज्यादा बढ़ रही है। जो रिस्क करते हैं अपनी लाइफ इस गेम में, जो अफेक्ट होता है मोरेना की एबिलिटीज का, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बॉक्सन सेलेक्ट करती है नेक्स्ट एक्स कार्ड, मतलब नो कार्ड, जो कि नो नहीं बोलना चाहिए, वो एक तरीके से डेथ कार्ड है, उसे सेलेक्ट करते मारे जाओगे तुम। और जो रिटर्न कार्ड है वही टेबल पे बचे हुए हैं अभी। और तभी एक साथ एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है, और वो अनाउंसमेंट क्या होती है गौर से सुनो, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है। भाई ये बहुत ज्यादा इंटेंस चीज है, और उस मैसेज को दोबारा रिपीट किया जाता है। फिर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सारे के सारे टीयर्स पर, और सारे के सारे रॉयल सोल्जर्स को वो राइट मिल चुका है अब कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं जिसको लेकर वो सस्पिशियस है, बिना किसी वार्निंग के। ये है मार्शल लॉ। फिर बॉक्सन सोचने लगती है शायद वो लोग टीयर 3 के ऊपर है, क्योंकि अगर ये लोग लोअर टीयर्स में होते तो ये अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती। तो ऑब्वियसली अब ये बॉक्सन के बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा अगर रॉयल आर्मी अभी आ जाती है और न्यूट्रलाइज कर देती है पूरी हेली ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन रॉयल आर्मी ये भी तो अज्यूम कर सकती है ना कि बॉक्सन उनके साथ है, मतलब हेलीज के साथ मिल चुकी है अब तक। फिर डील कार्ड को चूज किया जाता है, जिसका मतलब बॉक्सन रिटर्न कर सकती
खरीदती है एक कार्ड को ग्रेवयार्ड से, अगर वो मोरेना की एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है तो। और वो रिक्वेस्ट क्या होती है कि उसे किस करना होगा मोरेना को। फिर मोरेना एक्सप्लेन करती है कि ऐसी 3 कंडीशंस हैं उसकी एबिलिटी को वर्क करने के लिए। सबसे पहला, यस इन द नेगोशिएशन। सेकंड, एक किस के थ्रू, मतलब एक किस से वो सामने वाले को इन्फेक्ट कर देगी। नंबर 3, वो ना प्रेजेंट होने चाहिए तब कोई भी हेली मेंबर मर्डर कमिट करता है। फिर बॉक्सन सोचने लगती है कि शायद इन्होंने सारे के सारे स्पीकर्स तोड़ डाले जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था अभी इस पूरे हाइड आउट में, जिसका मतलब ये किसी भी फ्लोर पे हो सकते हैं। फिर बॉक्सन अग्री करती है किस के लिए, और मोरेना बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। और इसके साथ बॉक्सन डिसाइड करती है एक्स कार्ड को वापस लेने के लिए। लेकिन मोरेना को देखने जो कार्ड फेस डाउन है वो क्या है, क्योंकि क्या पता ड्यूरिंग किस जो तुम्हारे हेंचमैन है, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो स्वैप कर दें उसके कार्ड्स को, मतलब उसके कार्ड्स चेंज कर दें, चीटिंग कर दें। और मोरेना भी उसे अलाउ कर देती है कि हाँ चलो देख लो। और फिर हमें पता चलता है कि हेली ने चीट नहीं किया किसी भी तरीके से। फिर बॉक्सन चूज करती है नेक्स्ट कार्ड, और वो कौन सा कार्ड होता है, एक्स कार्ड। अरे भाई जिससे वो सीधा ग्रेवयार्ड में चला जाता है। फिर बॉक्सन चूज करती है Q&A कार्ड, और वो कोशिश करती है कि वो पिन डाउन कर सके इस हाइड आउट की लोकेशन को। लेकिन हमें पता चलता है कि ये किसी टीयर पर ही नहीं है, ना ही 1, ना ही 2, 3, 4, 5 किसी पे नहीं है ये। फिर बॉक्सन फील करती है वाइब्रेशंस, और उसे लगता है कि ये शायद टीयर 2 और 3 के बीच में होगा। इसका मतलब मोरेना ने इस एरिया को पहले से ही प्लान करके रखा था, तब ब्लैक व्हेल बनाई जा रही थी। सोचो कंस्ट्रक्शन टाइम पे। और ना टोटल 5 एंट्रेंसेस हैं जिससे तुम हाइड आउट में पहुंच सकते हो, और टोटल कितने 21 मेंबर्स। फिर बॉक्सन सोचने लगती है कि क्या कोई भी तरीका है जिससे मोरेना अपने गोल को चेंज कर सकती है। लेकिन मोरेना को उसकी बात सुन के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और बोलती है नहीं, मैं तो डिस्ट्रॉय ही करूंगी सारी चीजों को, आई डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। और अब बस 2 कार्ड्स बचे हैं गेम में। फिर बॉक्सन स्लाइड करती है एक कार्ड जो उसे नहीं चाहिए, वो मोरेना की तरफ देती है उस कार्ड को, और एक अपने पास रखती है जो उसे चाहिए। फिर वो ना फ्लिप करते हैं अपने कार्ड्स को सेम टाइम पर, और गुड चांस की वजह से बॉक्सन के पास आता है रिटर्न कार्ड। इसका मतलब ये कोई भी कार्ड ले सकती है अपने ग्रेवयार्ड में से और अपने हाथ में वापस ले सकती है। फिर मोरेना कांग्रेचुलेट करती है उसकी जॉब पर, क्या भाई क्या बढ़िया कार्ड्स खेले तुमने। और फिर बॉक्सन अपोलोजाइज करती है कि मैंने क्रश कर दिया आर कार्ड को एक्साइटमेंट में। और मोरेना के सरप्राइज में बॉक्सन यूज करती है आर कार्ड को जिससे वो रिटर्न करे यस कार्ड उसके हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ, वो चाहती है कि वो हेली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। अब बॉक्सन देखने में तो एकदम ओके लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोच रही होती है कि वो ये नहीं चाहती है करना। और मोरेना थोड़ी डिसअपॉइंट होती है कि बॉक्सन ने चीट किया, क्योंकि बॉक्सन ने ना मार्क कर दिया था रिटर्न कार्ड को पहले ही। अब ऑब्वियसली ये गेम पार्ट है मोरेना की एबिलिटी का, एक मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट किक इन हो गया था उसके अंदर, जिससे बॉक्सन सिर्फ और सिर्फ यस ही चूज कर सकती थी अगर वो चीट करती है। मतलब ये जो गेम खेल रहे थे इसका ये एक प्लॉट ट्विस्ट था कि अगर ये चीट करती है तो इस पे ये कंडीशन लागू हो जाएगी, या तो वो यस को चूज करेगी या फिर वो नो चूज किया मर गए, या तो सिर्फ तो बचा क्या यस, तो उसने यस चूज किया। तो अभी एट दिस पॉइंट या तो ज्वाइन कर लो या मर जाओ। फिर बॉक्सन कंफर्म करती है कि मैं ज्वाइन करूंगी हेली ऑर्गेनाइजेशन को, और बाकी हेली मेंबर्स के सारे लोग ताली बजा रहे होते हैं। और मोरेना बोलती है तब तक तुम जिंदा हो और हमारी तरफ हो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले, और जो भी लोग तुम्हें पसंद है या फिर तुम्हारे डियर है। और मोरेना बोलती है मेरी जो एबिलिटी है वो है एक तरीके से कंटेजन, एक गेम मैप की तरह, वो ना इंस्टॉल हो जाती है तुम्हारे अंदर अपने आप, और तुम्हारे पूरे प्ले डेटा को कंट्रोल करती है मोरेना। और इसी वजह से मोरेना को हमेशा पता रहेगा तुम्हारे लेवल के बारे में, तुम्हारे पॉइंट्स कितने हैं एट दिस पॉइंट, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और तुम्हारा स्टेटस क्या है। और बॉक्सन एकदम फ्री है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो इनकी कुछ भी यूज में नहीं रहती है तो वो इसे मार देंगे। ऑब्वियसली किलिंग उनका पार्ट ऑफ गोल है ही है, मारना उन्हें सब कुछ है, उन्हें सब कुछ वो उनके में ना ये नहीं है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के सबको मार देंगे, उनके गोल में सबको मारना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी मरेगी। मतलब अलग ही लेवल का क्रेजी पागलपंती होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर ये थॉट सोचने के लिए। और जैसे ही एबिलिटी इंस्टॉल हो जाती है उसके अंदर, बॉक्सन ये एज्यूम करती है कि उसकी सारी की सारी कन्वर्सेशन उन सबको भी सुना जाएगा, तो उसे अटेन करनी होगी पावर अगर उसे हेली ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाना होगा। और बॉक्सन जा ही रही होती है उससे पहले उसे थोड़ा और जानना हेली के बारे में मोरेना के थ्रू। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन के सोल्जर्स एक रूम ढूंढ लेते हैं जो पहुंचता है हेली हाइड आउट में, और जो स्क्वाड 3 है वो डील करेगा हेली के थ्रू। और बेंजामिन बोलता है कि जो जांगली और लजारस है उनके वेयरअबाउट्स अभी तक पता ही नहीं है, और बेंजामिन के पास है 9.5 घंटे, वो एक ऑनसेट कोमा में चला जाएगा क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होगा ना TS के 17 से। लेकिन अभी इन्फेक्ट कैसे हुआ है ये चीज अभी तक हमें नहीं बताई गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा लाइकली है कि हाइलबर्ग की वजह से हुआ होगा ये, वही जो मरा था बंदा जिसकी सेरेमनी हुई थी। और अगर बेंजामिन को अगर हम देखते हैं एज अ सक्सेसर टू द थ्रोन, तो टेक्निकली वो अपने थ्रोन को दे सकता है अपने बच्चे को उसके मरने से पहले। फिर वो बंदा बोलता है कि सिर्फ 4 पेरेंट्स बचे हैं, और उसे कन्फ्रंट करते हैं फिर काइजर, बोडेबाय और साइदम। और बेंजामिन बोलता है उनसे कि जो रीजन है मार्शल लॉ का वो एक बायोलॉजिकल अटैक की वजह से है जो ऑर्केस्ट्रेट किया है स्ट्रैडनिक ने और हाइलबर्ग ने मिलके। और वो बोलता है कि मैं लेवरेज दूंगा उन प्रिंसेस को जो टियर 1 में, जिससे वो यूनिफाई कर पाए गवर्नमेंट की ब्रांचेस को, और इस तरीके से वो सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। फिर बोडेबाय उसके पास जाता है और बेंजामिन से बोलता है कि तुम काफी पेल दिख रहे हो, लेकिन बेंजामिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर काइजर ये सोचने लगता है शायद बेंजामिन इन्फेक्टेड है सेम वायरस से जिससे हाइलबर्ग इन्फेक्टेड था, और अब बेंजामिन अपने पूरे अग्रेशन को निकालना चाहता है सारे के सारे लोगों पे। और काइजर बोलता है मेरे पास अभी भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बेसिकली बेंजामिन ये सोच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन मैं इसे पुश कर देता हूँ, मैं एक और दिन मतलब एक नई सुबह देख पाऊंगा, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है ना बेंजामिन। अब काइजर के पास कौन सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है दोस्त? सोचो, इस पॉइंट पे हमारे सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। हाँ, हमारे पास अभी तक यहीं तक हंटर के चैप्टर्स आए हैं, ये लास्ट था 410 चैप्टर।
इसी के साथ ही हमने पूरी की पूरी हंटर हंटर की मांगा आफ्टर एनिमे कंप्लीट कर दी है। तो अभी तक हंटर हंटर की मांगा यहीं तक आई है, लास्ट चैप्टर यही था। इसके बाद के रिसेंट चैप्टर्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द। आई नो इस वीडियो में बहुत सारी कमियां थी, कहीं कहीं पे बीजीएम ऊपर नीचे हो रहा था, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी दिक्कत थी, मेरे को पहले से पता है। और आगे की वीडियोस में आई ट्राई माई बेस्ट टू डू बेटर। और जो वन पंच मैन फैंस है मैं बता दूं, अब कोई ब्रेक नहीं लगेगा। ये हंटर हंटर का इसलिए लगा था क्योंकि काफी सारे लोगों ने बोला था कि हंटर हंटर की वीडियो डालो, हंटर हंटर की वीडियो डालो, तो ये मैं डाल रहा हूं। इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है अनटिल और अनलेस कोई कुछ और रिक्वेस्ट हो जाती है या फिर कुछ और हम वीडियो बनाते हैं। अब हम स्ट्रेट अप वन पंच मैन की मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे अगर डेली वीडियोस डालोगे तो, जो कि सही बात नहीं है। अगर मैं डेली लॉन्ग वीडियोस डालूंगा ना, और जिस स्पीड से जिस पेस के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें ज्यादा चैप्टर है नहीं। वन पंच मैन के मैं ऑलरेडी 70 समथिंग चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर, तो ज्यादा चैप्टर उसमें बचे ही नहीं है। आफ्टर एनीमे मार्च के मिड तक, मतलब 15 से 20 मार्च तक वन पंच मैन खत्म हो जाएगा अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो। और उसके बाद हम कागुराबाची करेंगे। इनफैक्ट कागुराबाची इस समय ज्यादा बड़ा है वन पंच मैन की मांगा से, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कवर कर चुका हूं। जो बची है वन पंच मैन की मांगा और जो कागुराबाची की मांगा बची है, उस कंपैरिजन के हिसाब से कागुराबाची में तो 100 चैप्टर से भी ज्यादा है। वन पंच मैन में मुश्किल से 70 चैप्टर के आसपास बचे हैं। तो जल्दी से वन पंच मैन खत्म करते हैं, फिर कागुराबाची, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी मांगा या फिर मानवा एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली तब ये मांगा खत्म होगी वन पंच मैन की, तभी पूछूंगा। कागुराबाची खत्म होगी, मैं आराम से पूछूंगा। जो हाईएस्ट कमेंट होगा, जिसकी लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, मैं वही डालूंगा। और ऐसे ही अब हम कवर करने वाले हैं, लाइक एक स्टार्ट करेंगे, उसे पूरा कंप्लीट करके हटेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोली थी बात कि भाई ना फ्लो टूट जाता है, हाइप वो बनी नहीं रहती, क्योंकि अगर तुम हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो उसकी और दूसरी वीडियो किसी और की आ रही है, तीसरी वीडियो किसी और की आ रही है, तो वो फ्लो नहीं बन पाता। हम चाहते हैं आप डेली एक ही मांगा या फिर मानवा की वीडियो डालो, तो अब ऐसा ही करने वाला हूं। खैर मिलते हैं कल वन पंच मैन की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।